पसंद आए तो रुकने से पहले अध्याय 50 तक जरूर पढ़ें, ये निश्चित रूप से रोमांचक होगा। विशेष कथन, इस कहानी के मुख्य पुरुष और महिला पात्र अपने रिश्ते के समय व्यस्त थे। मुख्य पाठ नीचे है। भाइयों, मैं वापस आ गया हूँ। छोटे से घर में थके हुए चेहरे वाले एक सुंदर युवक ने अपना वेबकैम चालू किया। अरे आज इतनी जल्दी क्यों? कुछ गड़बड़ है दोस्तों? स्ट्रीमर ठीक नहीं लग रहा। मेरे अनुभव के आधार पर शायद कल रात ज्यादा काम करने की वजह से है। इतनी जल्दी? वाकई सुंदर होना फायदेमंद होता है। पहली ही मुलाकात में किसी के साथ लव होटल के कमरे में चले गए। खैर ज्यादा काम का बोझ था। चैट में जानी पहचानी आईडी देखकर यान शियाओ की तकी हुई आंखों में थोड़ी गर्माहट लौट आए। बस करो भाई, मेरे पैसे और मेरी भावनाओं का धोखा हो गया है, वह गुस्से से चिल्लाया। यान शियाओ एक पोकेमोन गेम स्ट्रीमर है। कल रात क्यूशी महोत्सव चीनी वैलेंटाइन डे पर उसने अपनी 3 साल पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपना स्ट्रीम जल्दी खत्म कर दिया था, इसलिए उसके पुराने फैंस ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि कल रात क्या हुआ था। लेकिन उन्होंने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। हे भगवान दोस्तों, ये बात सबको पता चल गई। जल्दी से सबको बताओ। रुको, मैं पूरे हॉस्टल को जगा दूंगा। नहीं, मैं स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर जाकर सबको फोन करूंगा। जरा रहम करो, अभी तो सुबह के 8 बजे हैं। यान शियाओ रुको, कोई मुझे दिलासा क्यों नहीं दे रहा? मुझे दिलासा? पैसे ठगे जाने की बात छोड़ो, यौन उत्पीड़न की बात तो छोड़ो। मैं सड़क पर किसी से भीख मांगू कि वो मुझे ठगे तो भी कोई नहीं सुनेगा। हमारा सुझाव है कि आप राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी ऐप डाउनलोड कर लें। अगली बार जब आप लाइव हो तो मैं आपको उत्तरी म्यांमार की किसी जल कोषागार में नहीं देखना चाहता। स्ट्रीमर, क्या आप यौन उत्पीड़न की प्रक्रिया को विस्तार से समझा सकते हैं ताकि हम अगली बार ठगी से बच सकें? मुझे तो तुम्हें रोकने की भी जहमत नहीं उठानी। तुम्हें लगता है कि तुम ठगी से बच सकते हो, तुम तो खुद ही ठगी को न्योता दे रहे हो। लेकिन स्ट्रीमर, मुझे क्यों नहीं बताते? मेरा एक दोस्त है। यह आदमी तो साफ तौर पर सीरियल स्कैमर है। ये तो अपराधी है, पता नहीं इसने कितने लोगों को ठगा है। स्ट्रीमर, तुम्हें अभी अस्पताल या अभियोजक कार्यालय जाना चाहिए, कहीं तुम्हें कोई बीमारी न लग जाए। आखिरी संदेश देखकर यान शियाओ दंग रह गया। अरे नहीं, मेरे भाई की मौत भी ऐसे ही हुई थी। कितना दुखद था। अब मैं भी लगभग मर ही गया हूँ। बस आंसू ही आंसू। हे भगवान, ऊपर से तो बहुत बड़ी जानकारी मिली है। हे भगवान, एक जवान लड़का खुला घूम रहा है, सब लोग उससे दूर रहो। यान शियाओ चुप हो गया। डेटिंग का उसे ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए वह भी भोला भाला लड़का था और पिछले 3 सालों से वह बेहद सजग और मददगार रहा था। हालांकि वे कभी मिले नहीं थे, फिर भी उसने अपने बच्चे का नाम सोच लिया था। कल सबसे पहले उन्होंने उसे खूब शराब पिलाई और जब वह बेहोश हो गया तो उसके कपड़े उतारकर उसे सिर्फ डायपर पहनाकर यातना दी गई। दुर्भाग्य से वह इतना नशे में था कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उसे कुछ भी याद नहीं था। वह बस पीठ दर्द के साथ जागा और बिस्तर पर कुछ बेर के फूल पड़े थे। उसके फोन पर दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ फिर कभी नहीं लिखकर उसे ब्लॉक कर दिया। उसने अपना पैसा और प्यार दोनों खो दिए। अभी इसके बारे में सोचकर दुख का एक गहरा घाव हो जाता है। जाहिर है, एहतियात के तौर पर वह अपने थके हारे शरीर को घसीटते हुए एक छोटे से अस्पताल पहुंचा। परामर्श कक्ष में प्रवेश करते ही यान शियाओ ने सीधे सीधे कहा, डॉक्टर साहब, मैं प्रजनन क्षमता की जांच करवाने आया हूं। डॉक्टर ने ऊपर देखे बिना ही कहा, पहले नीचे जाकर एक्सरे करवा लीजिए। ठीक है, एक्सरे के कितने पैसे लगेंगे? 250। ये देखकर कि डॉक्टर की जांच करने की कोई इच्छा नहीं है, यान शियाओ के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आजकल ऐसा ही होता है, चाहे आप बीमार हो या ना हो, पहले एक्सरे करवाना ही पड़ता है। कुछ देर बाद यान शियाओ एक्सरे लेकर लौटा और घबराते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, क्या आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? डॉक्टर ने उसकी तरफ एक नजर डाली और कहा, तुम एक नौसिखिए यहाँ क्या कर रहे हो? यान शियाओ चौंक गया। क्या उसे देर से एहसास हुआ? बिस्तर पर रखे बेर के फूलों से टमाटर जैसी गंध आ रही थी। उफ, यान शियाओ ने राहत की सांस ली। तो क्या आप कृपया जांच कर सकते हैं कि कोई और समस्या तो नहीं है? डॉक्टर ने कुछ देर सोचा, फिर से हिलाया, तुम्हारी हालत बहुत ही दुर्लभ है। अरे क्या बीमारी? कितना खर्च आएगा? यान शियाओ के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने कल क्यूशी उत्सव में अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी और अब उसके पास बस कुछ 100 युआन बचे थे। उसने सोचा था कि जांच मुश्किल नहीं होगी, लेकिन सच में एक समस्या थी। ये तो गरीबी है। डॉक्टर ने एक्सरे में छाती की तरफ इशारा किया। देखिए, ये टीबी की वजह से होने वाली सूजन है, मैं सर्जरी करवाने की सलाह देता हूँ। यान शियाओ चौंक गया। तो दुर्लभ से आपका मतलब क्या है? डॉक्टर ने दर्द भरे भाव से कहा, आपके जितना बड़ा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इकलौता ही देखा है। यान शियाओ, अगर मैं इसे न निकलवाऊं तो क्या कोई समस्या होगी? ज्यादा कुछ नहीं, बस किसी बुजुर्ग महिला की मदद करने के बाद ठगी हो जाना, व्यापार में सब कुछ खो देना या किसी रिश्ते में पैसे और यौन शोषण का शिकार हो जाना। यान शियाओ की आंखें तेजी से फड़क उठी। पैसे और यौन शोषण शब्द से बहुत चुभे। उसने आगे कहा, क्या इसे निकलवाने से फायदा होगा? बिल्कुल होगा। पिछली बार एक बुजुर्ग मेरे पास आया था और उसने इसे निकलवा दिया था। उसके बाद उसने हमारे अस्पताल से पैसे ऐंठने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि हमने उसके उतक का ज्यादा हिस्सा निकाल दिया था। अंत में उसने सर्जरी का शुल्क भी नहीं दिया और लाखों का मुनाफा कमा लिया। यान शियाओ, क्या इसका असर इतना तुरंत होता है? यान शियाओ की झिझक देखकर डॉक्टर ने उसे समझाने की कोशिश तेज कर दी। तभी कई और डॉक्टर अंदर आए और यान शियाओ को लगभग धकेलकर ऑपरेशन टेबल पर लेटा दिया गया। डॉक्टर को चमकता हुआ स्केलपेल निकालते देख यान शियाओ घबराकर बोला, ओह डॉक्टर, क्या सफलता दर ज्यादा है? बेशक, क्या आप देख नहीं सकते कि हम सब जिंदा हैं? ओह, ये तो अच्छी बात है। यान शियाओ ने राहत की सांस ली, फिर एकदम जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आपका मतलब है हम सभी डॉक्टरों की अंतरात्मा निकाल दी गई है? डॉक्टरों की अंतरात्मा निकालना बेईमान डॉक्टर, हे भगवान। यान शियाओ चौंक गया। अचानक उसकी पीठ के निचले हिस्से में ठंडक सी दौड़ गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब ठंडा स्केलपेल उसकी कमर तक पहुंच गया। यह अंतरात्मा निकालने की सर्जरी नहीं थी, ये तो मानो उसकी किडनी ही काट दी गई थी। बिना किसी झिझक के यान शियाओ अस्पताल के बिस्तर से उछली, कई डॉक्टरों को लात मारकर हटाया और खुली खिड़की से बाहर कूद गई। उसकी हरकतें सहज और सुंदर थी और जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर अलविदा कहा, बाय बाय। सर्जन चौंक गया और उसे याद दिलाया, अरे ऑपरेशन रूम 18वीं मंजिल पर है। यान शियाओ ने नीचे देखा। जमीन से कई मीटर ऊपर होने के कारण उसे चक्कर आ रहा था और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हालांकि उसकी आवाज पहले ही बंद हो चुकी थी। एक तेज हवा चली और धड़ाम की आवाज के साथ यान शियाओ बेहोश हो गई। अरे आलसी, उठो। यान शियाओ के कानों में एक मधुर आवाज गूंजी। उसने नींद में ही अपनी आंखें खोली और सहज रूप से झटके से जाग गई। तुम्हारी अंतरात्मा मोटी है, तुम्हारा पूरा परिवार मोटा है। गुलाबी बालों और गुलाबी आंखों वाली एक लड़की ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यान शियाओ, तुम क्या कह रहे हो? मोटापे का पछतावा? मैं? लड़की ने अपनी उंगलियों को देखने की अपनी असाधारण क्षमता पर ध्यान दिया, जिससे उसे परेशानी हो रही थी। क्या ऐसा हो सकता है? यान शियाओ को उसके आकार से घृणा हो रही हो। छोटी मिल्क, उसे मारो। नाय, लड़की के बगल में खड़ी बड़ी गुलाबी और काली गाय ने अपना खुर उठाया और यान शियाओ की ओर जोर से मारा। यान शियाओ चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वह उस अस्पताल के कमरे में नहीं है जहां वह लेटा हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, गाय के खुर ने उसके कोमल चेहरे पर जोरदार प्रहार कर दिया।
आज 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 हम बकवास करने का यही फल मिला। उठो और काम पर लग जाओ, वरना मिल्टन गुस्सा हो जाएगी। लड़की ने अपनी बाहें मोड़ ली। उसका लहजा आदेशात्मक था। यान शियाओ एक पल के लिए जम गया। फिर उसे एहसास हुआ कि वह फिर से सपना देख रहा है। 6 साल पहले जिस दिन उसने इमारत से छलांग लगाई थी, उसी दिन उसका पुनर्जन्म हुआ था। पोकेमोन की वह दुनिया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। और उसके सामने खड़ी गोरी लड़की कोई और नहीं बल्कि जोतो क्षेत्र के गोल्डन रोड सिटी जिम की जिम लीडर शियाओ कियान थी। प्रीवियस अध्याय 100 में अतिवृद्धि शल्य चिकित्सा द्वारा हटाने की अनुशंसा की जाती है। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुक शेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर बुक्स और लिटरेचर बुक थीम मर्चेंडाइज बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म बुक्स डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोन टील 0.81 यानामी एनालोगो टोमेटोन टील एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 2 मेरी बचपन की प्रेमिका दूध का जार। शियाओक्सी ने लाल धारियों वाला सफेद कार्डिगन, सादे कैजुअल शॉर्ट्स, काले और बैंगनी धारीदार मध्यम लंबाई के सूती मोजे और मैचिंग चंकी स्नीकर्स पहने थे, जिससे उसका लुक जीवन लग रहा था। मूमो का दूध पीकर बड़ी होने के कारण उसकी त्वचा असाधारण रूप से गोरी थी और पास आने पर हल्की सी दूधिया खुशबू महसूस की जा सकती थी। शियाओक्सी की यादें यान शियाओ के मन में ताज़ा हो गईं और उसकी आंखों में एक जानी पहचानी सी झलक दिखाई दी। इस दुनिया में उसका अपना रूप भी यान शियाओ ही था और जब वह पुनर्जन्म लेकर आया तब उसकी उम्र 14 साल थी। उसके माता पिता का जन्म के कुछ समय बाद ही देहांत हो गया था और उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया था। बचपन से ही वह शक्तिशाली प्रशिक्षकों का प्रशंसक था और दुनिया के शीर्ष प्रशिक्षकों में से एक बनने का सपना देखता था। इसलिए वह चुपके से अनाथालय से भाग गया और अपनी विकास योजना शुरू की। सामान्य परिवारों के विपरीत जो अनाथ कर नहीं चुकाते थे, उन्हें पोकेमोन प्रोफेसर से स्टार्टर पोकेमोन नहीं मिल सकते थे। इसलिए यान शियाओ के लिए ट्रेनर बनने का सबसे सफल विकल्प बग कैचर बनना था। आखिरकार कमजोर बग टाइप पोकेमोन उन गिने चुने पोकेमोन में से हैं जिन्हें हाथ से पकड़ा जा सकता है। हालांकि ट्रेनर की स्थिति को पूरी तरह समझने के बाद वह निराश हो गया, क्योंकि ट्रेनर बनना बेहद खर्चीला है। एक साधारण पोकेबॉल की कीमत 500 येन है, एक डिब्बे साधारण पोकेमोन के खाने की कीमत 1000 येन है और यह एक छोटे पोकेमोन के लिए सिर्फ एक हफ्ते का ही खाना है। इसमें लड़ाई की चिकित्सा खर्च, प्रशिक्षण उपकरणों की लागत, पोषण पूरकों की लागत आदि शामिल नहीं है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ट्रेनर बनने का उसका सपना कितना असंभव है। जब भी उसे अपने पूर्ववर्ती के कठिन अनुभव याद आते, यान शियाओ आह भरता। इसमें कोई हैरानी नहीं कि पिछले जन्म में कीड़े पकड़ने वाला गली मोहल्लों को लूटता था। फिर भी उसके पूर्वज ने हार नहीं मानी, बल्कि अपने तरीके से पैसे कमाने का रास्ता चुना। कम उम्र के कारण वह कोई औपचारिक काम नहीं कर सकता था और जोतो क्षेत्र के सबसे समृद्ध शहर गोल्डन रोड सिटी में भीख मांगकर ही गुजारा करता था। पोकेमोन की दुनिया में लोग एक तरह की अति अंतरात्मा से ग्रस्त प्रतीत होते हैं, इसलिए भीख मांगकर भी वह अपना जीवन यापन कर पाता है और अच्छी खासी रकम बचा भी लेता है। 14 साल की उम्र में वह हमेशा की तरह उपनगरों की एक गली में बैठा था। उसके सामने एक टूटे हुए कटोरे में कुछ खुले सिक्के बिखरे पड़े थे। उसने एक एक करके सिक्के और नोट निकाले और उन्हें जमीन पर गिनने लगा। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसने 3000 युआन बचा लिए थे, जो 6 पोकेबॉल की कीमत थी। इसका मतलब था कि उसके पास एक योग्य पोकेमोन ट्रेनर बनने की सबसे बुनियादी संभावना थी। शायद अत्यधिक उत्तेजना के कारण वह वहीं बेहोश हो गया और उसके शरीर में समाई आत्मा पृथ्वी के किसी प्राणी में परिवर्तित हो गई। और इसी दिन यान शियाओ की मुलाकात उस लड़की से हुई जो उसके सामने थी। कृपया क्या आप मुझे घर का रास्ता बता सकती हैं? शियाओ कियान ने हाथ जोड़कर थोड़ा झुककर यान शियाओ की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए थे। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण उस युवती ने यान शियाओ के अत्यधिक दबाव को महसूस किया और लगभग अकारण ही मान गई। काफी रात हो चुकी थी। शियाओ कियान का घर मांजन शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े फार्म हाउस पर था। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, इसलिए दोनों को आधी रात तक घर का रास्ता नहीं मिला। इस प्रकार यान शियाओ और शियाओ कियान का परिचय हुआ। इसके बाद उसने अपने पूर्ववर्ती की वसीयत को आगे बढ़ाया और भीख मांगकर धन इकट्ठा किया, साथ ही इस दुनिया के बारे में जानकारी भी जुटाई। हालांकि वह हमेशा अनजाने में उसी चौराहे पर अपना कटोरा रख देता था जहां वे पहली बार मिले थे और शियाओ कियान महीने में लगभग 10 दिन रास्ता भटक जाती थी और उसे घर छोड़ने का अनुरोध करती थी। सालों बीतने के साथ दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। शियाओ कियान का लक्ष्य एक शक्तिशाली नॉर्मल टाइप ट्रेनर बनना था और अपने मिल्टन के साथ शिखर पर पहुंचना था। एक ऐसा लक्ष्य जिससे यान शियाओ, जिसकी महत्वाकांक्षाएं भी लगभग वैसी ही थी, बहुत ईर्ष्या करता था। आखिरकार इतने बड़े फार्म के साथ शियाओ कियान निसंदेह गोल्डन रोड शहर और यहां तक कि जोतो क्षेत्र की सबसे धनी युवती थी। हालांकि अपने थोड़े से स्वाभिमान को बचाने के लिए यान शियाओ ने कभी उसे मदद नहीं मांगी और वर्षों तक दिन प्रतिदिन भीख मांगता रहा। कभी कभी वह अपने जान पहचान वालों से छोटे मोटे काम मांगकर कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लेती थी और अपने सपनों के लिए बचत करती रहती थी। जब वह 18 साल की हुई तो शियाओ कियान अचानक रोते हुए यान शियाओ के पास आए। शियाओ कियान वैसे तो बहुत रोती थी, लेकिन यान शियाओ ने उसे पहली बार इतना फूट फूट कर रोते देखा था। वह बेकाबू होकर सिर्फ रही थी। उसके बगल में खड़े बिग मिल्क कैन के कान भी झुके हुए थे। वह भी बहुत दुखी लग रहे थे। काफी देर तक उसे दिलासा देने के बाद यान शियाओ को आखिरकार पता चला कि क्या हुआ था। उसके दादा गोल्डन रोड जिम के पूर्व प्रधानाध्यापक हॉवर्ड का देहांत हो गया था और तब से वह भी उन्हीं की तरह अकेली रह गई थी। यान शियाओ, क्या तुम मेरे फार्म पर मेरी मदद कर सकते हो? मैं अकेले ये सब संभाल नहीं सकती। पिछले कुछ वर्षों के अनगिनत ऐसे ही दृश्य यान शियाओ के मन में फिर से कौंध गए। उसे याद नहीं था कि शियाओ कियान ने उसे कितनी बार आमंत्रित किया था। पहले वह इसे एक दोस्त की मदद समझता था और कभी हाँ नहीं कहता था, लेकिन इस बार उसने धीरे से सिर हिलाया। उसके आंसू भरे चेहरे को देखकर उसके लिए मना करना असंभव हो गया। शियाओ कियान का रोना बंद हो गया। उसके चेहरे पर राहत के भाव आ गए। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। उसने ये वाक्य यान शियाओ से सीखा था। तब से यान शियाओ एक गर्वित मिल्टन फार्म प्रबंधक बन गया। हालांकि यान शियाओ को दूध दोहने में रुचि थी, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वह फार्म पर केवल छोटे मोटे काम ही कर पाता था। इसलिए उसका दैनिक काम मुख्य रूप से घास और बेर डालना, पोकेमोन का खाना तैयार करना और मिल्टन की दिनचर्या को नियंत्रित करना था। केवल शियाओ कियान की गाय को ही कभी कभार अभ्यास के लिए दोहा जाता था। शियाओ कियान उसे हर महीने 5000 युआन देती है, जिससे वह व्यस्त और संतुष्ट रहता है। यह उसकी पिछली कमाई से कहीं अधिक है। रहने और खाने का खर्च मिलाकर यान शियाओ ने अच्छी खासी रकम बचा ली है। बस यात्रा के सही समय का इंतजार कर रहा है। जल्दी करो, अभी भी ख्यालों में खोए हो। सच में शियाओ कियान यान शियाओ को बिस्तर से खींचती है, फिर कुछ कपड़े उठाकर उस पर फेंकती है। तुम्हारे पास 5 मिनट है, वरना मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगी। ठीक है, यान शियाओ जवाब देता है। उसकी निगाहें अपने सामने खड़ी खूबसूरत युवती पर पड़ती हैं और वह दंग रह जाता है। सुबह की रोशनी में वह लड़की दमकती हुई प्रतीत होती है। पिछली जिंदगी में जिस स्त्री ने उसे मोहित किया था, उससे कहीं अधिक सुंदर, जो सौंदर्य प्रसाधनों का परिणाम थी। सालों तक देखते रहने के बाद भी यान शियाओ बार बार चोरी छिपे देखती रही। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? शियाओ कियान चौंक गई। फिर उसे कुछ याद आया। उसने कमर पर हाथ रखे और शरारती अंदाज में आंख मारी। क्या तुम मेरी मासूमियत पर मोहित हो गई हो?
उसकी यह सरल सी हरकत बेहद आकर्षक थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ ने सिर झुका लिया, जवाब देने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उठ गई। इससे शियाओ कियान मुंह फुला बैठी। शियाओ कियान के फार्म में लगभग 50 दूध के टैंक थे और वह हर दिन देर दोपहर तक व्यस्त रहती थी। उसके बाद ही उसे कुछ देर के लिए लड़ाई का अभ्यास करने का समय मिलता था। तुलना में यान शियाओ के पास करने को बहुत कम था। उन्हें खिलाने के अलावा उसे बस समय समय पर दूध के टैंकों की स्थिति की जांच करनी होती थी। उसने फावड़े से घास उठाए और उसे चारे की नाली में डाला, फिर उसमें विभिन्न पेड़ों के फलों का रस मिलाया। यान शियाओ ने हर कदम को बारीकी से देखा। ये रेसिपी उसने एक किताब से मिली जानकारी के आधार पर बनाई थी और न केवल मिल्क टैंक्स को बल्कि शियाओ कियान को भी ये बहुत पसंद आई। कभी कभी तो उसे आश्चर्य होता था कि क्या ये लड़की सचमुच कोई विशालकाय बच्ची है जो भेस बदल कर आई है। न केवल वे दिखने में और रुचियों में एक जैसी थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन्होंने उनकी सीमाओं को भी पार कर लिया हो। अगर यान शियाओ को कोई बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाता तो 4 विकल्प A, B, C, D भी पर्याप्त नहीं होते। अपने पिछले जीवन के पेशेवर शब्दों में उसे बच्ची जैसी दिखने वाली विशालकाय खांसी खांसी कहा जाता था। अमी और शियाओ कियान प्रीवियस अध्याय 2 मेरी बचपन की प्रेमिका दूध का जार। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर बुक्स बुक मार्केटिंग सर्विसेज पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स ई बुक रीडर डिवाइस डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोम टील विशु 0.81 यानामी एन लोगो टोमेटोम टील एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 3 मास्टर प्रशिक्षण प्रणाली। शियाओक्सी के झुककर अपना चेहरा उससे सताने की छवि उसके मन में कौंध गई और यान शियाओ की नाक में जलन होने लगी। उसने तुरंत अपना ध्यान दूसरी ओर कर लिया। एक छायादार जगह ढूंढकर वह अपनी भविष्य की योजनाओं पर विचार करने लगा। यान शियाओ अब वयस्क हो चुका था और उसका 20वां जन्मदिन बस कुछ ही दिनों में आने वाला था। लीग द्वारा भाग लेने की यही अधिकतम आयु थी। लीग के टूर्नामेंट नियमों के अनुसार 10-20 वर्ष की आयु के प्रशिक्षक बिना किसी प्रतिबंध के क्षेत्रीय प्रशिक्षक टूर्नामेंट में भाग ले सकते थे। इससे अधिक आयु वालों को दोबारा आवेदन करने के लिए पिछले टूर्नामेंटों में शीर्ष 64 से ऊपर का स्थान प्राप्त करने का रिकॉर्ड होना आवश्यक था। प्रशिक्षक बनना स्वाभाविक रूप से एक जोखिम भरा पेशा था और लीग प्रतिभाहीन प्रशिक्षकों को इस क्षेत्र में आने से हतोत्साहित करती थी। इसलिए ये वर्ष यान शियाओ के लिए अंतिम अवसर था। वह इस अंतिम वर्ष में पूरी ताकत लगाने के लिए पैसे बचा रहा था। मूर्ति भींचते हुए यान शियाओ की आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था। अब जब वह इस दुनिया में आ ही गया था तो पृथ्वी से आया हुआ इंसान होने के नाते वह भला कुछ कर क्यों नहीं पाता। मेरे पास वो सारे वरदान क्यों नहीं है जो पुनर्जन्म लेने वालों को मिलते हैं। यान शियाओ ने आसमान की ओर देखा, मानो आसमान से बारिश की एक बूंद गिरने की उम्मीद कर रहा हो। वह सालों से इंतजार कर रहा था पर कुछ नहीं हुआ था। शायद वह अब तक का सबसे साधारण पुनर्जन्म लेने वाला था। तभी अचानक उसकी नजर एक प्यारी सुंदर चेहरे पर पड़ी। यान शियाओ, क्या तुम आकर गाय धोने में मेरी मदद कर सकते हो? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शियाओ कियान ने विनती की। उसके हाथ ऐसे जुड़े हुए थे जैसे उनकी पहली मुलाकात हो। तुम्हारी मदद? यान शियाओ चौंक गया। उसकी नजर अनायास ही शियाओ कियान के सुडौल स्तनों पर पड़ गई। शियाओ कियान के उलझन भरे चेहरे को देखकर ही उसे अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। उसका मतलब था बड़े दूध के टैंक से दूध निकालना, ताज़ा दूध। यान शियाओ ने गंभीरता से कहा, अहम तो बड़े दूध के टैंकरों पर नजर रखना, मैं गाय के खुर नहीं खाना चाहता। उसकी सहमति देखकर शियाओ कियान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। जल्दी ही वह यान शियाओ को गौशाला ले गई जहां दूध से भरी कई बाल्टियां पहले से ही मौजूद थीं। बस 1 दर्जन और बची हैं, चलो शुरू करते हैं। शियाओ कियान ने बड़े दूध के टैंकरों को कतार में खड़ा किया और यान शियाओ एक खाली बाल्टी लेकर आया। फिर उसे अपने पिछले कुछ सालों के दूध धोने के अनुभव याद आए। शियाओ कियान के चेहरे पर थकान देखकर यान शियाओ ने आह भरी और अनिच्छा से पास के एक बड़े दूध के टैंकर को उठाया और जोर से दबाया। बड़ा दूध का टैंकर दर्द से चिल्लाया और एक खुर ने यान शियाओ को जमीन पर पटक दिया। ये ठीक नहीं है, तुम्हें धीरे से शुरू करना होगा और धीरे धीरे दबाव बढ़ाना होगा, शियाओ कियान ने बगल से निर्देश दिया। यान शियाओ ने अपना सिर खुजाया और उठ खड़ा हुआ। फिर से कोशिश करने का मन बना लिया। भविष्य में पोकेमोन की मालिश करने के लिए इसे एक अनुभव के तौर पर इस्तेमाल करने का सोचा। अरे इतनी जोर से मत दबाओ, धीरे धीरे करो, बराबर दबाव डालो। हाँ बस यही चाहिए। यान शियाओ की तेजी से हो रही प्रगति को देखकर शियाओ कियान मुस्कुराए। मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने हुनरमंद हो। लेकिन यान शियाओ हैरान दिख रहा था। सच कहूं तो ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। एक कुशल फार्म मैनेजर को पहले मिल्टन को आराम देना चाहिए, तभी तो दूध अपने आप निकलेगा। यान शियाओ ने अनजाने में शियाओ कियान की तरफ देखा, फिर काम जारी रखा। काश उसने मुझे ये तकनीक पहले ही बता दी होती तो मैं तो माहिर बन गया होता। लेकिन अगर शियाओक्सी दूध धोने में इतनी माहिर है तो क्या उसकी तकनीक भी कमाल की नहीं होगी। यान शियाओ के विचार कहीं दूर भटक गए। वह तो ये भी सोचने लगा कि क्या उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच की दूरी को 2 हाथों से नियंत्रित किया जा सकता है। अंततः अपने चेतन चिंतन में दोनों ने दिन का काम समाप्त कर लिया। आखिरकार हो गया। शियाओक्सी ने अंगड़ाई ली जिससे उसके सुडौल शरीर की झलक साफ दिखाई दी। यान शियाओ ने तुरंत नजरें हटा ली। तभी एक बड़ा मिल्टन पास आया और अपने सिर से उसके हाथ को सहलाया। बच्चिया ने आंखें सिकुड़ी, मानो वह काफी संतुष्ट दिख रही हो। यान शियाओ, क्या मैंने अपनी कला से एक बच्चिया को जीत लिया? जब वह इस बात पर आश्चर्यचकित हो रहा था तभी उसके दिमाग में एक मशीनी आवाज गूंजी। डिंग, होस्ट को पोकेमोन मिल्टन की स्वीकृति मिल गई है। 3 मास्टर पॉइंट दिए जा रहे हैं। मास्टर ट्रेनिंग सिस्टम सक्रिय हो रहा है। सक्रियण पूर्ण, कृपया जांच करें। प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह सिस्टम। यान शियाओ की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। आखिरकार मैं यान शियाओ आखिरकार इस दिन का इंतजार कर रहा था। हा। उसने उत्साह से शियाओ कियान को कसकर गले लगा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। शियाओ कियान शर्मा गई और धीरे से बोली, यान शियाओ, मुझे दर्द हो रहा है। ओह, मुझे माफ करना, मैं बस बहुत उत्साहित था। यान शियाओ को तब अपनी बाहों में एक अजीब सी अनुभूति हुई और उसने जल्दी से शर्माती हुई लड़की को छोड़ दिया। रुको, बाद में रात के खाने पर आना याद रखना। शियाओ कियान ने अपने कपड़े समेटे और घबराकर भाग गई, जबकि यान शियाओ लड़की की शर्मिंदगी से पूरी तरह बेखबर सिस्टम का अध्ययन करता रहा। सिस्टम, तुम किस काम के हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हेलो, क्या तुम वहां हो? सिस्टम, तुम्हारे घर में आग लगी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या तुम मेरी बात सुनोगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा हो सकता है? मैं बस भ्रम में था। यान शियाओ थोड़ा परेशान था और लापरवाही से बड़े दूध के टैंक के सिर को सहला रहा था। अगले ही पल वह जम गया क्योंकि उसके सामने एक सूचना पैनल दिखाई दिया। बड़ा दूध का टैंक क्लब 30 उन्नत विशेषता, जल्दी उठने वाला, नींद के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध, जागने का समय आधा। स्नेह 100 अधिकतम 255, धारण की गई वस्तु कोई नहीं। प्रतिभा 401, जातीय अधिकतम 490, कौशल लुढ़कना, निपुण दूध पीना, निपुण गोल करना, निपुण माउंट टाइप प्रेस सीखा हुआ।
विवरण: यह एक बड़ा दूध का टैंक है जिसे सोना पसंद नहीं है, लेकिन फार्म मैनेजर यान के प्रभाव में जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत विकसित कर ली है। शियाओ। अरे, यान शियाओ दंग रह गया। एक पेशेवर पोकेमोन गेम स्ट्रीमर होने के नाते उसे अच्छी तरह याद था कि मिल्टन के परिवार में जल्दी उठने की क्षमता नहीं थी। और विवरण के अनुसार ये क्षमता मिल्टन ने तब विकसित की थी जब यान शियाओ ने उसके सोने का समय निर्धारित किया था। क्षमता बदली जा सकती है। यान शियाओ चौंक गया। उसके मन में एक साहसिक विचार आया, महान आलसी राजा। अगर ऐसा होता तो वह एक अभूतपूर्व राह बना सकता था। उसकी याददाश्त के अनुसार हालांकि इस दुनिया में भी प्रशिक्षक और पोकेमोन स्तर थे, लेकिन उनका कोई माप नहीं था। इसका मतलब था कि सिस्टम ने उसे पोकेमोन की स्थिति देखने की क्षमता प्रदान कर दी थी। इतने लंबे समय से मिल्टन पोकेमोन की देखभाल करते हुए यान शियाओ जानता था कि यह क्षमता एक तरह से चीट कोड थी। कल्पना कीजिए कि पोकेमोन को पकड़ते समय उसकी स्थिति और पसंद को स्पष्ट रूप से समझ पाना, और उसे प्रशिक्षित करते समय उसके कौशल स्तर को स्पष्ट रूप से देख पाना। आप तो सिर्फ उसके पिछले हिस्से को देखकर ही बता सकते हैं कि पोकेमोन बाध रहा है या मजाक कर रहा है। ये सब पूर्ण ज्ञान और व्यक्तिगत अनुकूलन के बारे में है। लड़ाई के दौरान आपको प्रतिद्वंद्वी के मूव पूल की स्पष्ट जानकारी भी मिल जाएगी, जैसे पोकर के खेल में आपके कार्ड खुल जाते हैं। सचमुच सिस्टम के साथ तो सुअ भी उड़ सकता है। यान शियाओ ने टिप्पणी की और फार्म में मौजूद कई मिल्टन पोकेमोन का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, जिससे उसे काफी जानकारी प्राप्त हुई। सबसे पहले आंकड़े देखने की इस क्षमता में मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। इसे बार बार देखने से यान शियाओ को चक्कर और सिर हल्का महसूस होने लगता था, और दूरी बढ़ने के साथ ऊर्जा भी तेजी से कम होती जाती थी, इसलिए इसका बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा सिस्टम के वर्गीकरण के अनुसार पोकेमोन के स्तर निम्नतम से उच्चतम तक इस प्रकार हैं: शुरुआती, जूनियर, मध्यवर्ती, वरिष्ठ, एलीट, जिम। प्रत्येक स्तर एक श्रेणी को दर्शाता है। उदाहरण के लिए एक 30वें स्तर का मिल्टन वरिष्ठ श्रेणी में पहुंच गया है। फार्म में केवल एक ही जिम स्तरीय मिल्टन है जो पूर्व जिम लीडर का है और 53वें स्तर का है। 60वें स्तर और उससे आगे के स्तरों के बारे में यान शियाओ का अनुमान है कि वे एलीट 4 चैंपियन या मास्टर हो सकते हैं, लेकिन यह अवलोकन के बाद ही पता चलेगा। प्रीवियस अध्याय 3 मास्टर प्रशिक्षण प्रणाली। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुक शेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर बुक क्लब किट बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर बुक रिव्यू सर्विस बुक्स और लिटरेचर बुक ई बुक रीडर डिवाइस बुक्स डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोम टील 0.81 यानामी एनालोगो टोमेटोम टील एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 4 मास्टर की लॉटरी। उसने अपना ध्यान वापस टैलेंट सेक्शन पर केंद्रित किया। टैलेंट की अधिकतम सीमा 490। क्या ये बेस स्टैट नहीं है? यान शियाओ ने भौहें चढ़ाईं। उसे याद आया कि मिल्टन का बेस स्टैट 490 था। गेम के नियमों के अनुसार प्रत्येक जीव का व्यक्तिगत मान अलग अलग होता है और बेस स्टैट उसकी प्रजाति से संबंधित होते हैं। ऐसा लगता है कि यह टैलेंट और बेस स्टैट का संयोजन है। सरल शब्दों में मिल्टन की प्रजाति के लिए अधिकतम टैलेंट मान 490 है, लेकिन यह विशेष मिल्टन टैलेंट के मामले में उतना उत्कृष्ट नहीं था। इसका मान केवल 401 था। इसके अलावा यान शियाओ को पता था कि कौशल दक्षता को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: सीखा हुआ, निपुण, कुशल और उत्कृष्ट। पुराने जिम लीडर के मिल्टन ने राउंड और रोल के उत्कृष्ट स्तर के संयोजन में महारत हासिल कर ली थी, जिससे वह रोलिंग करते समय इच्छानुसार टिक कर सकता था। तो संयोजन चालें बनाने के लिए निपुणता ही पूर्व शर्त है। यान शियाओ ने अपनी टूटी सहलाई धीरे धीरे सीखी हुई जानकारी को आत्मसात करते हुए फिर उसने अपना ध्यान कैरीड आइटम्स सेक्शन की ओर मोड़ा। इस दुनिया के बारे में उसकी समझ के आधार पर ऐसा लगता था कि कोई भी प्रशिक्षक युद्ध में आइटम नहीं लाता था। यान शियाओ के दिमाग में पावर सैश, ग्लोइंग डस्ट, बज हेलमेट, लेफ्ट ओवर और कई अन्य पावर अप आइटम की छवियां भर आईं। अगर मैं युद्ध में आइटम ला सकता तो क्या मैं अपने विरोधियों को आसानी से हरा नहीं देता? बेशक यह भी संभव था कि यान शियाओ अभी तक मुख्य प्रशिक्षक समुदाय में शामिल नहीं हुआ था और आइटम लाने की अवधारणा को नहीं समझता था। सोच में डूबे हुए यान शियाओ का ध्यान अचानक भटक गया। अगले ही पल उसने 4 बटनों वाला एक भविष्यवादी दिखने वाला विकल्प बॉक्स देखा: मिशन, पोकेमोन, इन्वेंटरी और लॉटरी। तब उसे एहसास हुआ कि सिस्टम इंटरफेस को देखने के लिए उसे एकाग्रता की आवश्यकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पोकेमोन और इन्वेंटरी दोनों सेक्शन खाली थे। यान शियाओ ने मिशन पैनल खोला, जहां केवल एक मिशन चुपचाप पड़ा हुआ था। मुख्य कहानी: एक यात्रा पर निकलें। आवश्यकता: एक स्टार्टर पोकेमोन प्राप्त करें और यात्रा पर निकलें। पुरस्कार: शुरुआती उपहार पैक, एक स्टार्टर पोकेमोन। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? यान शियाओ सोचने लगा। इतने वर्षों की मेहनत के बाद उसने लगभग 200,000 ली कॉइन जमा कर लिए थे, जो ब्लैक मार्केट से स्टार्टर पोकेमोन खरीदने के लिए भी पर्याप्त थे। हालांकि बेचे गए अधिकांश पोकेमोन शिकारियों के बचे हुए थे। उनकी प्रतिभा न केवल कमजोर थी, बल्कि उनमें मानसिक समस्याएं भी हो सकती थीं। लेकिन अब सिस्टम के डिटेक्शन फंक्शन की मदद से वह जंगली पोकेमोन में से बेहतर पोकेमोन को आसानी से अलग कर सकता था। ये पैसा उसके यात्रा खर्चों के लिए बिल्कुल सही था। जंगली प्रजातियां, यान शियाओ सोचने लगा। जोतो क्षेत्र में यान शियाओ के लिए सबसे आकर्षक पोकेमोन शायद चंद पौराणिक टायरानाइडर था। अगर बाकी सब कुछ नाकाम हो जाए तो ब्लैक रॉक सिटी की ड्रैगन गुफा से ड्रैगन टाइप का बच्चा पोकेमोन मिलना भी काफी अच्छा रहेगा। लेकिन वो बस इसके बारे में सोच ही रहा था। आखिर एक टॉप टियर स्टार्टर पोकेमोन भी तो एक और कल्पना ही थी। सिर हिलाते हुए यान शियाओ ने लॉटरी पैनल खोला। पैनल बहुत ही साधारण था। बीच में सिर्फ एक पीले भूरे रंग का बटन था जिस पर लॉटरी शुरू करें लिखा था। जिज्ञासावश यान शियाओ ने बटन दबा दिया। डिंग, मास्टर लॉटरी के लिए 10 मास्टर पॉइंट्स चाहिए। आपका बैलेंस पर्याप्त है, कृपया रिचार्ज करें। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्क्रीन के बीच में आए रिचार्ज प्रॉम्प्ट को देखकर यान शियाओ दंग रह गया। ये चीज उसे अपने पिछले जीवन में खेले गए पेटूविंग गेम्स की तरह क्यों लग रही थी? एक पल हिचकिचाने के बाद यान शियाओ ने रिचार्ज बटन पर क्लिक किया। वह देखना चाहता था कि रिचार्ज कैसे काम करता है। डिंग, 70,000 एलायंस को इन 7 मास्टर पॉइंट्स में बदल दिए गए हैं। कृपया लॉटरी में भाग लेने की पुष्टि करें। यान शियाओ, अरे रुको, इस रिचार्ज के लिए तो पुष्टि की भी जरूरत नहीं है। सीधे पैसे काट लिए। और मेरे पैसे कैसे काटे? मेरा बैंक कार्ड तो अभी भी मेरी जेब में है। तभी यान शियाओ के फोन पर एक मैसेज आया। डिंग, आपके टोमेटो बैंक कार्ड से 70,000 युआन काट लिए गए हैं। भुगतान सफल रहा। यान शियाओ ने गुस्से में गाली दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह उसकी 10 साल से ज्यादा की बचत थी, लगभग आधी खत्म। ये कैसा टोमेटो बैंक है? क्या इसे लेन देन के लिए मेरी सहमति की जरूरत नहीं है? लंबे भावनात्मक उथल पुथल के बाद यान शियाओ आखिरकार चुप हो गया। सिस्टम ने पैसे काट लिए हैं और शायद वो हमेशा के लिए चले गए हैं। अब वो सिर्फ लॉटरी में किस्मत आजमाने की दुआ कर सकता है। लॉटरी की पुष्टि हो गई। लॉटरी शुरू हो रही है, कृपया प्रतीक्षा करें। यान शियाओ ने देखा कि लॉटरी का आइकन अलग अलग चीजों के बीच स्क्रॉल करने लगा। पोकेमोन के अंडे, हाथ में पकड़ने वाली चीजें, खास चीजें, बेरी, ट्रेनिंग डिवाइस और यहां तक कि मेगा स्टोन और जेड क्रिस्टल भी। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक पूरी तरह से विकसित पोकेमोन का अंडा।
लेजेंडरी पोकेमोन सबसे अच्छा रहेगा, मिथिकल पोकेमोन भी चलेगा, स्यूडो लेजेंडरी पोकेमोन भी ठीक है। यान शियाओ खुद से बुदबुदाने लगा। डिंग, लॉटरी पूरी हुई, बिगिनर एनर्जी क्यूब क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट प्राप्त हुआ। बिगिनर एनर्जी क्यूब क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट, इसका उपयोग करके एनर्जी क्यूब क्राफ्टिंग कौशल प्राप्त करें। बिगिनर एनर्जी क्यूब बनाने में 100% सफलता दर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ अपने हाथ में रखे कागज को देखता रहा, काफी देर तक अवाक रहा। लेजेंडरी या स्यूडो लेजेंडरी स्टार्टर पोकेमोन की तो बात ही छोड़ो, मुझे तो अभी तक एक साधारण पोकेमोन का अंडा भी नहीं मिला। लेकिन ये चीजें तो फायदेमंद होनी चाहिए, है ना? यान शियाओ ने अपनी याददाश्त खंगाली, लेकिन उसे एनर्जी क्यूब की कीमत याद नहीं आई। आखिरकार ये चीजें आम लोगों के लिए विलासिता की वस्तु हैं और समाज के निचले तबके से होने के कारण उसका इसे न खरीद पाना स्वाभाविक था। एनिमे में ऐश और उसके दोस्त भी इसका बहुत कम इस्तेमाल करते थे, वे ज्यादातर अपने पोकेमोन को साधारण खाना ही खिलाते थे। ताली बजाते ही यान शियाओ के हाथ से ब्लूप्रिंट गायब हो गया और फिर उसके दिमाग में एनर्जी क्यूब बनाने के बारे में ढेर सारी जानकारी आ गई। इसमें बेरीज का अनुपात, शहद, फूलों की पंखुड़ियां, नदी का पानी और अन्य सहायक सामग्री, साथ ही एनर्जी क्यूब ब्लेंडर का उपयोग करने का तरीका आदि शामिल थे। तो बात ऐसी है, यान शियाओ ने हैरानी से कहा, एनर्जी क्यूब वास्तव में अत्यधिक सांद्रित ऊर्जा से बने क्रिस्टल होते हैं। सिर्फ मिलाकर और भूनकर बनाए गए सामान्य भोजन की तुलना में ये क्यूब पोकेमोन के लिए पचाने और अवशोषित करने में निस्संदेह बहुत आसान होते हैं। हालांकि मिलाने की शक्ति, आवृत्ति और सामग्री का अनुपात, ये सभी एनर्जी क्यूब की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। मिश्रित या परस्पर विरोधी ऊर्जा वाले घटिया उत्पाद सामान्य पोकेमोन भोजन से कमतर होते हैं, यही कारण है कि एनर्जी क्यूब अत्यंत मूल्यवान है। मैं ट्रेनर तो नहीं बना, लेकिन मैंने पहले ब्रीडर में एक स्किल पॉइंट हासिल कर लिया है। जब मुझे कुछ खाली समय मिलेगा तो मैं शहर में इसे आजमा सकता हूँ। ढलते सूरज की तेज रोशनी पड़ रही थी और यान शियाओ को अचानक तेज भूख लगने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी तक रात का खाना नहीं खाया है। रेस्तरां पहुंचते ही शियाओकियान ने आज के व्यंजन पहले से ही परोस रखे थे, कुलाट प्लेटें, एग रोल, स्टेक, चीज पिज्जा, स्वरल सुशी, मिनी आइस पार्फे और भी बहुत कुछ। यान शियाओ थोड़ा हैरान हुआ, क्या आज कोई खास दिन है? इतना स्वादिष्ट खाना क्यों? शियाओकियान ने अपने माथे से पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बस शायद मैं आज बहुत खुश हूँ। उसकी मुस्कान देखकर यान शियाओ को अंतरात्मा ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। लेकिन शियाओकियान के बुरे इरादे क्या हो सकते हैं? क्या उसने अपनी छाती पर लिखा बड़ा सा शब्द नेकी नहीं देखा? यान शियाओ ने और कुछ नहीं पूछा, उसे जबरदस्त भूख लगी थी। वह झपटा एक एग रोल उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया, फिर स्टेक, पिज्जा और बाकी खाना भी खा लिया। कुछ देर तक खाना जल्दी जल्दी खाने के बाद यान शियाओ ने देखा कि शियाओकियान चुपचाप उसे देख रही थी और अपनी चॉपस्टिक को चुभी नहीं रही थी। उत्सुकतावश उसने पूछा, तुम क्यों नहीं खा रही हो? प्रीवियस अध्याय 4, मास्टर की लॉटरी। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, बुक क्लब किट, बुक्स, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोम टील V0.81, यानामी एन लोगो, टोमेटोम टील, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 5 उबाव है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे मत पढ़ो। शियाओक्सी ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी निगाहें यान शियाओ के चेहरे पर टिकी रहीं, जिनमें कुछ अस्पष्ट सा भाव था। नहीं, तुम कुछ अजीब से व्यवहार कर रही हो। छी। शियाओक्सी मुस्कुराए, अपनी टुडी हाथ पर टिकाकर, और गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें वो सपना याद है जो हमने एक दूसरे से वादा किया था? गल्प। यान शियाओ ने मुंह में खाना निकला और सिर हिलाया, मुझे याद है, तुम दुनिया की सबसे ताकतवर नॉर्मल टाइप पोकेमोन एक्सपर्ट बनना चाहती थी और मैं दुनिया में सबसे ऊपर खड़ा होकर सबसे ताकतवर ट्रेनर बनना चाहता था। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मुमकिन है? बिल्कुल, अगर हम मेहनत करें तो ये सब सच हो जाएगा। यान शियाओ ने सहज भाव से कहा। सूरज ढलने के बाद की सुनहरी रोशनी में लड़की का चेहरा कुछ धुंधला सा लग रहा था। सालों साथ बिताने के बाद यान शियाओ को एहसास हो गया था कि शियाओक्सी अब थोड़ी उदास लग रही है। उसने पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? हम नहीं। शियाओक्सी ने सिर हिलाया, थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, क्या आप मुझे बाद में डिपार्टमेंट स्टोर ले जा सकते हैं? मैं साथ ही रेडियो स्टेशन पर हुताओ से भी मिलना चाहती हूँ। चूंकि शियाओक्सी थोड़ी भुलक्कड़ है और उसे दिशाओं का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए जब भी वे बाहर जाती है उसे हमेशा यान शियाओ की जरूरत होती है। हुताओ उसका सबसे अच्छा दोस्त है और मानजिन रेडियो में ब्रॉडकास्टर है। कोई बात नहीं, यान शियाओ ने सहमति में सिर हिलाया। आजकल शियाओक्सी अक्सर खाने के बाद उसके साथ खरीदारी करने के लिए कहती है, आज तो बस रेडियो स्टेशन पर एक और स्टॉप है। ठीक है। शियाओक्सी मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। खाना कुछ अजीब से माहौल में खत्म हुआ। दोनों ने फार्म का गेट बंद किया और साथ में डिपार्टमेंट स्टोर चली गईं। यान शियाओ, हमेशा की तरह प्रवेश द्वार पर मेरा इंतजार करना। शियाओक्सी ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया और बड़ी सहजता से डिपार्टमेंट स्टोर में प्रवेश कर गई। यान शियाओ अभी भी अपनी नोटबुक में कुछ लिख और चित्र बना रहा था। वह अपनी टीम बना रहा था और बिना किसी कमजोरी के संतुलित लाइनअप तैयार करना उसके लिए बेहद जरूरी था। पोकेमोन लीग का नवीनतम टूर्नामेंट शुरू हो चुका था और उसे जल्दी करनी थी। आज शियाओक्सी कुछ ज्यादा ही सुस्त लग रही थी। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत गया और उसे पता भी नहीं चला। आखिरकार वह मुस्कुराते हुए बाहर आई, जबकि सेल्स क्लर्क उसे कुछ पुष्टि कर रहा था। बस कल सुबह सबसे पहले इसे मूमो रेंज पर पहुंचा देना। क्लर्क को निर्देश देने के बाद शियाओक्सी ने यान शियाओ को अपने साथ खींचते हुए कहा, चलो चलें। ठीक है। यान शियाओ की नोटबुक में दर्जनों नाम लिखे हुए थे, जिनमें उसके सपनों के काल्पनिक पौराणिक पोकेमोन और कुछ शक्तिशाली सामान्य पोकेमोन भी शामिल थे। शियाओक्सी ने उसकी ओर देखा। यान शियाओ, तुम्हें कौन से पोकेमोन पसंद है? मुझे तो कोई भी पोकेमोन पसंद है। नहीं, तुम्हें एक चुनना होगा। ठीक है, मेरा पसंदीदा मिल्टंग है और मेरा पसंदीदा टाइप नॉर्मल है। तुम्हारा क्या ख्याल है? यान शियाओ ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। रुको, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ये साफ तौर पर मेरी पसंद है। शियाओकियान को पहली बात सुनकर खुशी भी नहीं हुई थी कि उसे एहसास हुआ कि यान शियाओ से मजाक कर रही थी। हाँ, कभी कभी बड़ी छाती दिमाग नहीं वाली बात पूरी तरह सही नहीं होती, बस थोड़ी धीमी है। यान शियाओ, मार खाना चाहती हो क्या? मिल्टंग, माउंट का स्लैम का इस्तेमाल करो। ... दोनों रास्ते भर एक दूसरे से मजाक और छेड़छाड़ करते रहे। थोड़ी देर रेडियो स्टेशन देखा और फिर फार्म लौट आए। रात हो गई। यान शियाओ बिस्तर पर लेटा अपने भविष्य के सपने देख रहा था। सिस्टम हासिल करने के बाद वह अपनी यात्रा शुरू करने के लिए और भी उत्सुक हो रहा था। हालांकि उसे इस बात का पता नहीं था कि ऊपर उसके कमरे में शियाओकियान बड़े दूध के बर्तन को पकड़े हुए धीरे धीरे रो रही थी। छोटे दूध, क्या तुम्हें लगता है यान शियाओ जल्द ही जा रहा है? बड़े दूध के बर्तन ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, उसे दिलासा देते हुए। लेकिन अगर मैं उसे जाने नहीं देना चाहती तो? अगर वह चला गया तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। लेकिन उसने अपने सपने के लिए इतनी मेहनत की है, मैं अपने कारण उसे कैसे रोक सकती हूँ? बड़े दूध के बर्तन ने अपना पेट थपथपाया। उफ, मैं नहीं खाऊंगी, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। शियाओकियान ने बड़े दूध के बर्तन के दूध पीने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बिस्तर से उठी और खिड़की के पास जाकर आसमान में पूरे चांद को निहारने लगी। चांदनी में नहाया हुआ उसका प्यारा चेहरा एक पवित्र आभा से दमक रहा था।
रात के आकाश के नीचे फैली विशाल धरती को निहारते हुए वह मन ही मन बुदबुदाई, यान शियाओ, तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। कोई है क्या? मूमू रेंज पर डिलीवरी आ गई है, कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए। सुबह सुबह यान शियाओ डिलीवरी मैन की आवाज से जाग उठा। अपने बिखरे बालों को सहलाते हुए वह रेंज के गेट पर गया और डिलीवरी स्लिप पर हस्ताक्षर कर दिए। और तुरंत ही उसकी नींद पूरी तरह गायब हो गई। उसने सोचा था कि सामान थोड़ा ही होगा, लेकिन डिलीवरी मैन ने लगभग आधा ट्रक खाली कर दिया था। सामान के ढेर को देखकर यान शियाओ के होंठ अपने आप ही हिल गए। वाकई एक छोटी अमीर लड़की जो चाहे कर सकती है। जैसे ही वह ये सब देखने वाला था, शियाओ के यान उसके पीछे से चिल्लाए, आह, मत देखो। छोटी लड़की बेचैनी से सो रही थी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे और वह नींद में लग रही थी। उसके पजामे के बटन ठीक से बंद नहीं थे, जिससे यान शियाओ के नजरिए से उसकी चिकनी सफेद त्वचा की झलक दिख रही थी। तुम वापस सो जाओ, इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। शियाओ के यान ने बिना कुछ कहे यान शियाओ को उसके कमरे में धकेल दिया और फिर एक एक करके अपना सामान अपने स्पेशल बैग में पैक करने लगी। बिस्तर पर लेते हुए यान शियाओ के दिमाग में बार बार वह गहरी क्लीवेज घूम रही थी जो उसके दिल से निकल नहीं रही थी। बाल बाल बच गई, उसे लगभग पता चल ही गया था। शियाओ के यान अपने खास स्पेशल बैग को लिए खरीदे हुए सामान के साथ बार बार अपने कमरे में आती जाती रही। आखिरी चक्कर पूरा करने के बाद उसने अपने सामने रखे सामान के ढेर को देखा और आह भरी, लगता है मैंने गलती से बहुत ज्यादा खरीद लिया। अब मैं इन सब का क्या करूंगी? तुम्हारा क्या मतलब है कि ये सब इसमें नहीं आ रहा? यान शियाओ चलकर पास आए और उसने अपनी लिस्ट में लिखी चीजों को देखा। अरे तुम इतनी धीरे क्यों चल रही हो? क्या तुम मुझे डराना चाहती हो? शियाओ के यान डरे हुए खरगोश की तरह उछल पड़ी। लेकिन यान शियाओ पहले से ही अनपैक की गई चीजों में खोई हुई थी। 3 साइज के मोटे ट्रैवल टेंट, चारों मौसमों के लिए अलग अलग मटेरियल से बने 4 तरह के टिकाऊ स्लीपिंग बैग, एक हाईटेक इग्निशन डिवाइस, होएंडेवन कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित नवीनतम रनिंग शूज, कजुनारी बाइसिकल शॉप से एक सुपरसोनिक और माउंटेन बाइक, लीग द्वारा निर्मित एक जिम ट्रेनिंग डॉल, 6 महीने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला पोकेमोन फूड, हर प्रकार की दुर्लभ बेरीज, सैटेलाइट संचार वाला एक टोमेटो में 60 वीडियो फोन, गोल्डन इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे का पूरा एक केस और जल, अग्नि, गरज, पति, सूर्य, चंद्रमा, प्रकाश, अंधकार और बर्फ के लिए विकास पत्थरों के 3 सेट। और ठीक बीच में काले और सुनहरे रंग से जगमगाती 6 शानदार गेंदें। ये तो उफ, मैंने तुमसे कहा था कि इसे मत देखना, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने की योजना बना रही थी। शियाओक्सी ने थोड़ा मुंह बनाया, थोड़ी नाखुश लग रही थी। रुको, मतलब ये सब मेरे लिए है। प्रीवियस अध्याय 5 उबाव है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे मत पढ़ो। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोम टील V0.81, यानामी एन लोगो, टोमेटोम टील, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 6, जब तक आप उस्ताद नहीं बन जाते तब तक आपको वापस आने की अनुमति नहीं है। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है। खुश नहीं हो रही? लड़की ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। नहीं, ये बहुत महंगे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती, यान शियाओ ने मना करते हुए सिर हिलाया। शियाओ के यान ने गाल फुलाए और हमेशा की तरह कमर पर हाथ रखकर बोली, मैं बॉस हूँ, फैसले में लेती हूँ, मुझे इन्हें मानना ही होगा। क्यों? अरे क्योंकि मैंने इन्हें बनाने में महीनों मेहनत की है। ये शानदार गेंदें अनमोल हैं, मुझे हर शनिवार इन्हें खरीदने जाना पड़ता था और सिर्फ 6 खरीदने में ही मुझे पूरे 3 महीने लग गए। शियाओ के यान ने नखरे से कहा। सुबह की रोशनी में उसके थोड़े गोलमटोल चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ दिख रहे थे। यान शियाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। पिछले कुछ दिनों से शियाओ के यान के असामान्य व्यवहार का अब एक वाजिब कारण समझ में आ गया था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि खाना बनाना नापसंद करने वाली शियाओ के यान आजकल इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही थी। उसे ये भी समझ आ गया कि कल रात का खाना इतना भव्य क्यों था। वह हमेशा डिपार्टमेंट स्टोर में इतनी देर क्यों बिताती थी। तुम्हारा मतलब मैं से क्या है? इतनी मेहनत से खाना बनाने के बाद कुछ लोगों ने धन्यवाद तक नहीं कहा। मेरा मतलब है, क्या तुम कल रात हुई थी? यान शियाओ ने हाथ बढ़ाकर उसके गालों को सहलाने की इच्छा जताई। शियाओ के यान की आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं और वह पीछे हट गई। नहीं, बस सुबह उठते ही जम्हाई आ गई थी। यान शियाओ ने उसे देर तक निहारते हुए देखा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, चलिए क्या हम साथ में घूमने चलें? अपने पिछले जीवन में उसने कभी प्यार नहीं किया था। उसका एकमात्र रिश्ता धोखे से टूट गया था, जिसमें उसे पैसे और प्यार दोनों नहीं मिले थे, जिससे वह भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो गया था। लेकिन सामने खड़ी लड़की ने उसे एक अलग ही एहसास दिलाया, जैसे सूखे रेगिस्तान में मीठे पानी का झरना फूट पड़ा हो। इसलिए सहज ही उसने उसे आमंत्रित किया। शियाओ के यान की आंखें पहले तो चमक उठी, उसका चेहरा उत्साह से भर गया, लेकिन फिर उसने मुश्किल से सिर हिलाया। नहीं, मैं अब गोल्डन रोड जिम की प्रधानाध्यापक हूँ, मैं यूं ही इधर उधर नहीं घूम सकती। मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं जिम की विरासत को आगे बढ़ाऊं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ चुप रहा। वह जानता था कि शियाओ के यान के लिए उसके दादाजी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, मेरी बात सुनो, मना मत करो। शियाओ के यान ने एक बैग उठाया और यान शियाओ की बाहों में थमा दिया। अंदर कुछ चीजें हैं, आराम से देख लो। खुदाओं ने मुझे आज बाहर जाने को कहा था, मैं अब जा रहा हूँ। ओह, यान शियाओ ने शियाओ के यान को देखा, जिसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। उसका दिल भारी था। उसने रोने वाली बच्ची के बनावटीपन को जाहिर नहीं होने दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उमड़ते आंसू, होठों पर सच्ची मुस्कान का अभाव, इन सब ने उसे उसके दिल की बात साफ साफ समझा दी। वह उसे बताना चाहता था कि दोस्तों जरूरी नहीं है कि वे साथ में सफर कर सकते हैं, साथ में अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, या यूं कहें कि वह कुछ भी नहीं कर सका। उसे शियाओ के यान से कुछ भी मांगने का कोई हक नहीं था, नहीं उसके पास उसे दोजो मास्टर का पद छोड़ने के लिए मजबूर करने की क्षमता थी। कम से कम अभी तो उसकी ताकत इसकी इजाजत नहीं देती थी। यान शियाओ ने गहरी सांस ली। उसके दिल में गुलाबी बालों वाली लड़की की छवि और भी गहरी होती जा रही थी। जब मैं उदास महसूस कर रहा था, तभी मेरे बैग से एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई और हल्के संगीत के बीच उताव की आवाज सुनाई दी। नमस्कार दोस्तों, सिटी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। ये कार्यक्रम यंशुओडॉन और टोमेटो फ्री नॉवेल्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित है। यंशुओडॉन पर वीडियो देखें, टोमेटो पर उपन्यास पढ़ें। यान शियाओ थोड़ी देर रुकी, फिर अपने बैग से एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर निकाला। आज हमें एक रहस्यमयी मेहमान का पत्र मिला। वह रेडियो के माध्यम से अपने सबसे खास व्यक्ति को अपने दिल की बात बताना चाहती है। यान शियाओ म्यूजिक प्लेयर बंद करने ही वाली थी कि अचानक शियाओ के यान की आवाज सुनाई दी। मुझे इस तरह आपसे विदा लेते हुए बहुत दुख हो रहा है। 6 साल पहले उस रात हमारी पहली मुलाकात हुई थी। आप तब उतने सुंदर नहीं थे, लेकिन बहुत साफ सुथरे थे। उस साधारण से कोने में बैठने से भी मुझे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ था। मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। तब से दिशा का मेरा भयानक ज्ञान कुछ हद तक सुधर गया है। कम से कम जब भी मैं रास्ता भटक जाती हूँ तो मुझे चौराहा याद आ जाता है। और सौभाग्य से तुम हमेशा मेरे साथ होती थी। 3 साल पहले मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया। तब भी जब मैं रो रही थी तुम ही मुझे घर तक छोड़ने आई थी। शायद तब से तुम ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बन गई हो। यान शियाओ की निगाहें खाली थी, उसकी भावनाएं लगातार बिखर रही थी और फिर से बन रही थी। शियाओक्सी, वो ऐसा कैसे कर सकती थी?
मुझे पता है कि आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है और ये तुम्हारे सपनों को साकार करने की शुरुआत का दिन भी है। मैं इस दिन के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी कर रही थी। तो कृपया मेरे दिए हुए उपहारों को मना मत करना, ठीक है? मुझे माफ करना, शायद हमने एक दूसरे से जो सपने देखे थे वे यहाँ धीरे धीरे ही पूरे हो पाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम और मैं दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करोगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। अब तुम अपना बैग खोलो। शाओक्सी की आवाज़ धीमी पड़ गई और हुताओ ने माइक लेकर आगे कहा, अब हम इस मेहमान की विशेष फरमाइश पर एक गाना बजाएंगे। द गोल इज टू बी अ पोकेमोन मास्टर। पोकेमोन गेट डेज। सबसे दिल को छू लेने वाली धुन यान शाओ के कानों में गूंज उठी। उसे याद आया, यह उसका पसंदीदा गाना था। बैग खोलते ही एक लिफाफा नजर आया। अरे प्यारी यान शाओ, जब तक तुम ये पत्र देखोगी इसका मतलब है कि तुम मेरा फैसला समझ गई हो। दादाजी और तुम्हारे कारण ही मैं इतने सालों तक इतना खुशहाल जीवन जी पाया हूँ और अब संतुष्ट होने का समय है। अब से मैं अपने प्रयासों से तुम्हारे और दादाजी के सपनों को पूरा करने की उम्मीद करता हूँ। क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं बताती कि तुम्हें कौन से पोकेमोन पसंद है, कितनी कंजूस हो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक हवाई टिकट तैयार कर दिया है। तुम इसका इस्तेमाल करके दूसरे क्षेत्रों में अपने पसंदीदा पोकेमोन ढूंढ सकती हो। कैसा लगा? पसंद आया ना? ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम एक नौसिखिया उन्हें आसानी से पकड़ सको, मैंने दादाजी का मिल्टन भी अपने बैग में रख लिया है। इतना समय साथ बिताने के बाद ये तुम्हें एक उपयुक्त शुरुआती साथी ढूंढने में मदद करेगा। वैसे मैंने चारों मौसमों के लिए कोट और अंडरवियर भी तैयार कर लिए हैं। तुम्हारे पुराने कपड़े तो बहुत छोटे हो गए हैं, उन्हें पहनकर बाहर जाना मुझे शर्मिंदा कर देगा मिस शियाओकियान। लोग सोचेंगे कि हम इन्हें खरीद नहीं सकते। अंत में आपकी यात्रा मंगलमय हो। मास्टर बनने तक वापस मत आना। हम शियाओक्सी। यान शियाओ। उसने उनके बिछड़ने के अनगिनत दृश्य सोचे थे, लेकिन यह वह दृश्य था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आश्चर्य, भावना और तड़प एक साथ उसके दिल में उमड़ रही थी। उसने लिफाफा खोला और एक कार्ड निकाला। ये टोमेटो एयरलाइंस का असीमित वैश्विक यात्रा टिकट था, जिसका मतलब था कि यान शियाओ किसी भी गंतव्य को चुन सकता था और एक निश्चित अवधि के भीतर कितनी भी बार उड़ान भर सकता था। इसके अलावा उसके बैग में चारों मौसमों के लिए उपयुक्त कई कपड़े थे जो टिकाऊ सामग्री से बने थे और यान शियाओ को पसंद आने वाले कैजुअल स्टाइल के थे। एक कोने में एक पुराना पोकेबॉल था, पुराने जिम लीडर का मिल्टन। यान शियाओ ने चुपचाप सब कुछ अपने सिस्टम बैग में रख दिया। अब खाली कमरे को देखकर उसका दिल भी खाली महसूस कर रहा था। शाओक्सी के सुंदर चेहरे के बारे में सोचते हुए वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना फोन निकालकर कॉल कर दिया। प्रीवियस अध्याय 6। जब तक आप उस्ताद नहीं बन जाते तब तक आपको वापस आने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक्स और लिटरेचर, बुक थीम मर्चेंडाइज, बुक, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, बुक, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटॉन टेल V0.81 यानामी एन लोगो टोमेटॉन टेल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 7 विदाई और प्रस्थान पहला पड़ाव होइन। हे कैसी हो? कुछ ठीक है, पर मेरी वजह से ट्रिप कैंसिल मत करना। शाओक्सी की आवाज़ नाक से निकलने वाली भारीपन से भरी थी। साफ था कि वो इतनी बेफिक्र नहीं थी जितनी दिखती थी। यान शाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहती थी कि मेरा पसंदीदा पोकेमोन कौन सा है? हम कौन सा है? पहले शायद मुझे पक्का पता नहीं था, पर अब पता है, ये मिल्टन है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फोन की दूसरी तरफ शाओक्सी की गुलाबी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। और मैंने अपनी ट्रेनिंग टीम चुन ली है। हम शाओक्सी की आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी। चलो नॉर्मल टाइप पोकेमोन मास्टर बनने का लक्ष्य रखते हैं। इस तरह हम दोनों अपने सपनों को एक साथ पूरा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। यान शियाओक्सी से बेहतर कोई नहीं जानता था कि यान शियाओ अपने सपने को लेकर कितना बेताब था, और वह ये भी समझती थी कि इस दिखने में सरल से फैसले के पीछे 10 साल से भी ज्यादा की तैयारी छिपी थी। उसने उसके लिए एक कठिन रास्ता चुना था। आखिरकार वाह कहते हुए रोने वाली बच्ची अपने आंसू नहीं रोक पाई और फूट फूट कर रोने लगी। यान शियाओ ने दरवाजा खोला और देखा कि प्रसारण वैन फार्म के बीचों बीच खड़ी है। अगले ही पल दरवाजा खुला और शियाओ की आन लड़खड़ाते हुए बाहर निकली और उसकी बाहों में गिर पड़ी। मुझे इससे नफरत है। मैं रोने वाली नहीं थी। यान शियाओ, तुम कितने निर्दयी हो। उसकी छाती पसीने से भीग गई और यान शियाओ ने सख्ती से हाथ बढ़ाकर उसके छोटे से गुलाबी सिर को हथेली से ढक लिया। पता चला कि वह कहीं गई ही नहीं थी। खेलने जाने का उसका बहाना सरासर झूठ था। काफी देर तक रोने के बाद शियाओक्सी धीरे धीरे शांत हुई। उसकी आंखें लाल और गंभीर थीं और उसने कहा, तुम्हें एक ज्यादा ताकतवर पोकेमोन चुनना चाहिए। नॉर्मल टाइप के पोकेमोन आसानी से नहीं मिलते। ये बात सच थी। सभी पीढ़ियों के शीर्ष पोकेमोन को देखे तो नॉर्मल टाइप के पोकेमोन उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, और जो सचमुच शीर्ष स्तर के थे वे लगभग जिम लीडर ही थे। एलीट 4 की स्थापना 9वीं पीढ़ी तक नहीं हुई थी, जिसमें केवल एक जिम लीडर था, और वह भी एक साथ कई पदों पर रहने वाला। लेकिन यान शियाओ ने अपना फैसला कर लिया था और उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं हमारा सपना पूरा करूंगा। ये हमारा वादा है। शियाओक्सी चौंक गई, फिर प्यारी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हम। उसने अपनी आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो यान शियाओ। यान शियाओ ने अपनी उंगली से उसकी नाक को हल्के से छुआते हुए कहा, आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। कुछ घंटों बाद शियाओक्सी और हुताओ के साथ यान शियाओ गोल्डन रोड हवाई अड्डे पर पहुंचे। होइन तक इतनी दूर क्यों जाना? क्या कांटों में घूमना बेहतर नहीं होता? अकाने के चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर कुरुमी ने कहा। यान शियाओ कुछ समझा नहीं वाले थे कि अकाने ने आगे बढ़कर हौसला बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। ठीक है। यान शियाओ मुस्कुराए, ये देखकर कि आमतौर पर रोने वाली ये लड़की काफी परिपक्व हो गई थी। अच्छा, तो मैं जाऊं? वह जाने के लिए मुड़ी। उन्हें जाते हुए देखकर अकाने के भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ आया और उसकी नजर धुंधली हो गई। हे यान शियाओ। वह उसे पुकारने से खुद को रोक नहीं पाए। यान शियाओ पीछे मुड़ा और सालों से जानी पहचानी उस लड़की को चुपचाप देखने लगा। तुमने कहा था कि तुम्हें मिल्टन पसंद है, क्या ये सच है? उसकी सिस्कियां सुनकर यान शियाओ के दिल का सबसे कोमल हिस्सा पिघल गया। उसने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़कर लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। उसका हाथ उसके कोमल सिर पर फिरा, उसकी कोमलता को महसूस किया और उसकी अनोखी खुशबू को धीरे से सूंघा। उसने धीरे से उसकी टुड्डी उठाई। उसका थोड़ा गोलमटोल चेहरा पहले से ही आंसुओं से भीगा हुआ था। उनकी नजरें मिली। शियाओ की गुलाबी आंखों में शर्म झलक रही थी, लेकिन उसने नजरें नहीं हटाई। वह यान शियाओ के जवाब का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे एक सुंदर चेहरा धीरे धीरे पास आता हुआ दिखाई दिया। शियाओ तुरंत तनाव में आ गई। उसका रोना भी रुक गया। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। हे भगवान, यान शियाओ, वह मुझे चूमने वाला है। मैं क्या करूं? क्या मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए? सोच में डूबी हुई तभी आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर एक गर्म चुंबन पड़ा। धीरे धीरे यान शियाओ ने उसके गालों से आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं जा रहा हूं।
वहां पहुंचकर तुम्हें बता दूंगा कि मैं सुरक्षित हूं। वह शालीनता से मुड़ गया और शियाओ के आने से जाते हुए खाली निगाहों से देखती रह गई। यान शियाओ के पूरी तरह गायब हो जाने के बाद ही शियाओ के आने ने प्रतिक्रिया दी। नाई ताओ ताओ, यान शियाओ ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हुताओ चुप रहा, शायद, लेकिन मन ही मन वह करा रहा था, मैं अकेला हूं और मेरा पेट भरा हुआ है और तुम अभी भी इस बात पर परेशान हो रही हो कि तुमने सवाल का जवाब दिया या नहीं। धिक्कार है, एक तो चुपचाप बातें करता है, दूसरी भोली भली और भावनाओं से अनजान। भला इनके बीच प्यार कैसे पनप सकता है? प्यार मेरे जीवन में कब आएगा? हुताओ ने आंख भरी और हैरान शियाओ के आन को अपने से दूर खींच लिया। हवाई अड्डे के कोने पर यान शियाओ ने उन्हें जाते हुए देखा और राहत की एक हल्की सी सांस ली। सच कहूं तो इतनी सुडौल और प्यारी लड़की को अपने हाथों में लिए हुए आकर्षित होना नामुमकिन नहीं है। उसने सीधे जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर उसने वो दो शब्द कह दिए तो वह हमेशा के लिए उसके साथ फंस जाएगा। हिम्मत, यान शियाओ ने मुट्ठी भींच ली। अगर उसमें किसी चैंपियन जैसी ताकत होती तो वो उस लड़की को हमेशा के लिए अपने पास रख सकता था। उसने उसकी खुली पीठ की तरफ देखा। मुझे 3 साल दो, मैं जरूर वापस आऊंगा और अपना बड़ा सा दूध का टैंक ले जाऊंगा। ये कहकर यान शियाओ आत्मविश्वास से प्रतीक्षालय में दाखिल हो गई। यान शियाओ ने होइंग को अपना पहला गंतव्य चुना। चूंकि उसने नॉर्मल टाइप पोकेमोन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था, इसलिए 670 के बेस टेट टोटल वाला स्लेकिंग उसके लिए जरूरी था। स्लेकिंग परिवार की बात करें तो इसके जबरदस्त 160 अटैक और इसकी अनोखी स्लेकिश क्षमता का जिक्र करना जरूरी है। गेम में स्लेकिश क्षमता के कारण स्लेकिंग हर बारी के बाद सुस्त अवस्था में चला जाता है, जिससे वह मूव्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता और निष्क्रिय रूप से अपना बचाव करने के लिए मजबूर हो जाता है। डेवलपर्स स्लेकिंग को संतुलित करने के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि असल दुनिया में पोकेमोन असीमित क्षमता वाले जीव हैं। गेम में मिल्टन की अर्ली बर्ड क्षमता से यह बात स्पष्ट होती है और एनीमे में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पोकेमोन गेम के स्थापित नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसी कारण यान शियाओ ने होइंग क्षेत्र जाने का फैसला किया। वहां एक विशेषज्ञ मौजूद था जो जनरल टाइप पोकेमोन का माहिर था और स्लेकिंग परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षित करने में विशेषज्ञता रखता था। 2 दिन बाद पेटलबर्ग शहर, होइंग क्षेत्र। हमेशा की तरह पेटलबर्ग शहर के जिम लीडर सेंडी अपने पिछवाड़े के ग्रीन हाउस में व्यस्त थे। वे लिब्रा बैज धारण करने वाले होइंग क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली जिम लीडर थे। वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और उन्हें एलिट 4 का उत्तराधिकारी माना जाता था। वे एडवांस जनरेशन की नायिका में के पिता भी थे। माफ कीजिए, क्या कोई घर पर है? पेटलबर्ग शहर के जिम के बाहर एक लंबा आकर्षक युवक खड़ा था। ये यान शियाओ था जो जोतो से आया था। आ रही हूँ, भूरे बालों और नीली आंखों वाली एक खूबसूरत महिला ने दरवाजा खोला। क्या आप जिम को चुनौती देने आए हैं? यान शियाओ ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह मिकी माँ मित्सुको थी। मित्सुको, प्रीवियस अध्याय 7 विदाई और प्रस्थान, पहला पड़ाव, होइंग। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, रैंडम नॉवल जनरेटर, बुक क्लब किट, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर, बुक, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, बुक्स और लिटरेचर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोम टील V0.81 यानामी एन लोगो टोमेटोम टील। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 8 प्रशिक्षु बनना। नमस्ते मित्सुको नीचान, मैं श्री चिसातो से मिलना चाहती हूँ। क्या ये ठीक है? मित्सुको पहले तो चौंक गई, फिर मुंह ढकते हुए मुस्कुराए। ओहो हो, मैं 30 साल की हो चुकी हूँ, मुझे बहन कहना कितना प्यारा है। अंदर आ जाए, चिसातो के घर। वह मुड़ी और अंदर चली गई। यान शियाओ ने अपनी नाक खुजलाई और उसके पीछे पीछे गया। सचमुच किसी को आंटी की तरह बहन कहना उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। चिसातो, एक छोटा भाई आपको ढूंढ रहा है। मित्सुको की आवाज पर चिसातो पिछवाड़े से पोकेमोन खाने की बाल्टी लेकर लौटा। यान शियाओ को देखकर उसने भौहें ऊपर उठाई। माफ कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अपने सामने खड़े आदमी को देखकर यान शियाओ थोड़ा घबरा गया। उसका यहाँ आने का उद्देश्य सीधा सा था, चिसातो से एक बेहद प्रतिभाशाली स्लेकिंग प्राप्त करना और साथ ही स्लेकिंग को पालने की उसकी विधि जानना। एक अनुभवी पोकेमोन प्रशंसक होने के नाते यान शियाओ अच्छी तरह जानता था कि चिसातो का स्लेकिंग अपनी सुस्ती की क्षमता को कुछ हद तक काबू में कर सकता है और यह उसका सबसे बड़ा राज था। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे कियानली का विश्वास जीतना आवश्यक था। नमस्कार श्रीमान कियानली, मेरा नाम यान शियाओ है। मेरा लक्ष्य नॉर्मल टाइप पोकेमोन मास्टर बनना है, इसलिए मैं आपसे कुछ समय के लिए सीखना चाहता हूँ। आशा है कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे। यान शियाओ ने जानबूझकर झुककर और गहराई से प्रणाम करते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कियानली कुछ नहीं बोले, बल्कि चुपचाप कुछ देर तक उन्हें देखते रहे और फिर पूछा, तुमने कहा कि तुम्हारा लक्ष्य नॉर्मल टाइप पोकेमोन मास्टर बनना है। काफी महत्वाकांक्षी। तुम्हारे पोकेमोन कहाँ हैं? मुझे उन्हें दिखाओ। ओह, यान शियाओ ने कुछ उदास होकर अपने होंठ सिकुड़े और कहा, मैंने अभी तक कोई पोकेमोन नहीं पकड़ा है। कियानली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तो तुम लगभग 20 साल के हो, है ना? अब ट्रेनर बनने का रास्ता अपनाना थोड़ा देर हो गया है। मेरी सलाह है कि तुम कोई स्थिर नौकरी ढूंढ लो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ चुप रहा। वह जानता था कि कियानली सही कह रहा है। उसके वर्तमान रास्ते पर सफलता की संभावनाएं सचमुच बहुत कम थी, लेकिन सपनों को संभावनाओं से नहीं बांधना चाहिए। यान शियाओ की निगाहें दृढ़ हो गईं और उसने फिर से झुककर कहा, कृपया मुझे एक मौका दीजिए, मैं पूरी लगन से पढ़ाई करूंगा। वह बेशक अपने पिछले अनुभवों का इस्तेमाल सहानुभूति पाने के लिए कर सकता था या मदद पाने के लिए शियाओ कियान के साथ अपने रिश्ते का जिक्र भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद यह एक आदमी का हास्यास्पद घमंड था, या यूं कहें कि यह यान शियाओ का अटूट हौसला था। कियानली की आंखों में एक चमक आई। यान शियाओ के दृढ़ चेहरे में उन्हें आशा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वे स्वर्गीय राजा चुनौती की तैयारी में जुटे थे और अपने शिष्य को सिखाने में ज्यादा समय नहीं देना चाहते थे। उन्होंने सिर हिलाकर धीरे से कहा, कृपया वापस जाए। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, मित्सुको ने बीच में ही टोकते हुए कहा, यान शियाओ, आपका लहजा जाना पहचाना सा लग रहा है। आप कहाँ से हैं? उन्होंने कियानली को एक नजर देखा। कियानली ने आह भरी। वे जानते थे कि उनकी पत्नी कुछ हिचकिचा रही है। यान शियाओ ने मित्सुको की ओर कृतज्ञता से देखा, जिसने उनकी बची कुची गरिमा को बचाए रखा था, और कहा, आह, मैं जोतो क्षेत्र के मांजिन शहर से हूँ। ये तो बड़ा संयोग है। यहाँ आने से पहले हम कुछ समय मांजिन शहर में रहे थे, तो हम लगभग एक ही शहर के हैं। मित्सुको यान शियाओ से बातें करने लगी और वह भी बीच में बोल पड़ा, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसका प्रशिक्षु बनने का प्रयास शायद असफल हो गया था। मित्सुको उसे ज्यादा दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके संकोच को प्यार से दूर करने की कोशिश की। चिसातो ने सिर हिलाया और ग्रीन हाउस में काम पर लौटने ही वाला था कि तभी पिछवाड़े से एक गुलाबी बिल्ली का बच्चा दौड़कर बाहर आया। शियांग म्याओ बाएं। घर में एक अजनबी को देखकर चंचल और शरारती बिल्ली का बच्चा यान शियाओ के कंधे पर कूद गया। म्याऊं। वह यान शियाओ के सिर पर 2 बार कूदा, फिर फिसलकर उसकी बाहों में गिर गया। शियांग म्याओ, ये तो बहुत बदतमीजी है, नीचे उतरो। मिज़ुको ने उस छोटे से बच्चे को वापस लेने की कोशिश करते हुए कहा। यान शियाओ चौंक कर रुक गया। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही पोकेमोन था जिसे मूल कहानी की नायिका मैंने पकड़ा था। इसका चंचल और ऊर्जावान स्वभाव ही इसकी पहचान थी।
कोई बात नहीं, ये बहुत प्यारा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मानो उस छोटे से जीव को चिढ़ाने ही वाला हो। लेकिन स्किटी ने फुर्ती से उसका हाथ चकमा दिया और यान शियाओ के बैग पर कूद गया। उसने हल्के से सूंघा, उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी, उसे खाने की खुशबू आ रही थी। म्याऊं, स्किटी की पूंछ से अचानक तारों की रोशनी निकली, ये स्विफ्ट था। एपेक्स, स्किटी रुक जाओ, कियानली ने सही समय पर पोकेबॉल फेंककर हमले को रोक दिया। अगले ही पल यान शियाओ के बैग से एक लाल रोशनी निकली और मिल्टन ने अपना खुर उस छोटे से जीव के माथे पर रखकर उसके हमले को रोक दिया। म्याऊं, वह थोड़ा मुस्कुराया, ममूद दूध की बोतल निकाली और उस छोटे से जीव को दे दी। स्किटी ने खुशी खुशी बोतल खोली और उसे चाटने लगी। ये अंकल डे का मिल्टन है। चिली ने मिल्टन को देखते ही पहचान लिया। अंकल डे, क्या ये अंकल हॉवर्ड हैं? मित्सुको को भी एहसास हुआ। हॉवर्ड अकाने के दादाजी का नाम था। बच्ची, अंकल डे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? चिली ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हॉवर्ड के सबसे भरोसेमंद पोकेमोन के तौर पर उन्हें इसे इतनी आसानी से किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं सौंपना चाहिए था, और उन्हें याद भी नहीं था कि हॉवर्ड का ऐसा कोई पोता भी था। यान शियाओ ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और मिल्टन के बारे में बताने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। ये सुनकर कि इसे अकाने से अस्थायी रूप से उद्धार लिया गया था, दंपति को राहत मिली और उन्होंने हॉवर्ड के निधन पर अपना दुख व्यक्त किया। श्रीमान चिली, बहन मित्सुको, आज आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। मैं चलता हूँ। यान शियाओ ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया और जाने की तैयारी की। इसी क्षण चिली ने उसे पुकारा, एक मिनट रुको, चूंकि अकाने तुम्हें पसंद करती है इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। यान शियाओ ने ऊपर देखा और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। तुम मिल्टन के साथ मेरे हाइपरएक्टिव साकी से लड़ो, परिणाम चाहे जो भी हो, अगर मुझे ये प्रक्रिया पसंद आई तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगी। कैसा रहेगा? ये सुनकर यान शियाओ ने अपने बगल में खड़े हाइपरएक्टिव साकी की ओर देखा। हाइपरएक्टिव साकी लव 54 मध्यम जिम लीडर, मिल्टन से एक स्तर ऊपर, लेकिन अजय नहीं। ठीक है, यान शियाओ के चेहरे पर अभूतपूर्व आत्मविश्वास झलक रहा था। हालांकि उसने इस दुनिया में कभी युद्धों का नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन अपने पिछले जीवन में वह पोकेमोन गेम का एक अनुभवी खिलाड़ी था जिसने हजारों घंटे गेम खेला था। युद्ध तो उसकी खासियत थी ही। कुछ ही क्षणों में यान शियाओ और कियानली युद्ध के मैदान के विपरीत छोर पर खड़े थे, जबकि मित्सुको रेफरी के स्टैंड पर खड़ी थी। अगला मुकाबला गोल्डन रोड शहर के यान शियाओ और पेटलबर्ग शहर के जिम की कियानली के बीच होगा। नियम है 1 बनाम 1, मुकाबला शुरू। दोनों ने एक साथ अपने पोकेबॉल फेंके। एपेक्स, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, कृपया मिल्टन। यान शियाओ को इस दुनिया के युद्ध के नियम याद आ गए। अपने पिछले जीवन में एनीमे की बाद की पीढ़ियों की तरह औपचारिक द्वंद्व में प्रत्येक खिलाड़ी को अधिकतम 4 चालों का उपयोग करना होता था। इससे अधिक चालें चलने पर हार मान ली जाती थी। दरअसल एनीमे की बाद की पीढ़ियों ने इस नियम का पूरी तरह पालन किया, न कि उस युद्ध मानक का जो हैश ने कांटो की यात्रा के दौरान अपनाया था। उसे याद आया कि ऑरेंज आइलैंड्स में शीर्ष रैंक वाले यूजी से लड़ते समय ड्रैगनाइट ने 11 मूव्स का इस्तेमाल किया था। ये तो अविश्वसनीय था। इस दुनिया में आने से पहले यान शियाओ को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। आखिरकार पोकेमोन इतने सारे मूव सीख सकते हैं, उन्हें केवल 4 तक सीमित करने से लड़ाई की तीव्रता कम हो जाएगी। यहाँ आने के बाद ही उसे पूरी बात समझ आई। प्रीवियस अध्याय 8 प्रशिक्षु बनना। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक्स और लिटरेचर, बुक्स, बुक रिव्यू सर्विस, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, रैंडम नॉवल जनरेटर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमटेल V 0.81, यानामी एनालोगो, टोमेटोमटेल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 9 प्रशिक्षकों के अस्तित्व का अर्थ। संक्षेप में, एक पोकेमोन का मूव पूल एक भंडार होता है। युद्ध में रणनीति बनाना, प्रतिद्वंद्वी की टीम का मुकाबला करने के लिए मूव्स का चुनाव करना, मूव कॉम्बिनेशन का चतुराई से उपयोग करना और प्रतिद्वंद्वी को अनुपयुक्त मूव्स चुनने के लिए मजबूर करना, ये सभी कौशल एक प्रशिक्षक के लिए आवश्यक है और यही युद्ध का असली सार है। अन्यथा यदि सभी पोकेमोन सब्स्टिट्यूट, प्रोटेक्ट, एंडोर, लाइट स्क्रीन और रिफ्लेक्ट का उपयोग करते तो युद्ध अनिवार्य रूप से लंबे और देखने में नीरस हो जाते। यदि हम इसकी तुलना किसी उदाहरण से करें तो ये कुछ हद तक अतीत की स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं के समान है। प्रशिक्षक रणनीति बनाने वाले कोच की तरह होता है और 6 पोकेमोन नायकों को नियंत्रित करने वाले खिलाड़ियों की तरह होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक विशेष हीरो होता है जो पोकेमोन के पसंदीदा मूव से मेल खाता है। प्रशिक्षक की भूमिका दैनिक प्रशिक्षण देना है, जिससे पोकेमोन अपने मूव्स में महारत हासिल कर सकें और अपने मूव पूल का विस्तार कर सकें। साथ ही उनके बीच संबंध भी मजबूत हो, जिसके परिणामस्वरूप युद्धों में और भी प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई कोच खिलाड़ियों को अपने हीरो पूल को बढ़ाने और उनके साथ अच्छा तालमेल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि लड़ाई के दौरान खिलाड़ी कोच पर पूरा भरोसा कर सकें और रणनीति को सख्ती और कुशलता से लागू कर सकें। इस सिद्धांत को समझकर यान शियाओ ने खेल में रणनीतिक गेम प्ले का रोमांच भी महसूस किया। प्रतिद्वंद्वी की चालों का अनुमान लगाना और स्विचिंग व रक्षात्मक रणनीतियों का इस्तेमाल करना निस्संदेह बुद्धि की लड़ाई है, जो उच्च स्तरीय प्रशिक्षकों के लिए वास्तव में आवश्यक गुण है। नहीं तो अगर यह सिर्फ पोकेमोन की ताकत की बात होती तो क्या कोई भी चैंपियन स्तर का पोकेमोन उठाकर चैंपियन नहीं बन जाता। ये प्रशिक्षक के स्तर के महत्व को उजागर करता है। एक वास्तव में शक्तिशाली प्रशिक्षक के हाथों में सभी पोकेमोन स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रशिक्षक उन्हें जीत दिला सकता है। इसके विपरीत एक नासमझ प्रशिक्षक को अपने पोकेमोन से केवल प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए यान शियाओ ने रणनीति पर विचार करना शुरू किया। उसने अभी 2 पोकेमोन की चालों की समीक्षा की थी। दर्जनों चालें देखकर उसके सिर में झंझनाहट होने लगी। मैंने उन्हें लिखा नहीं है, कहीं आप मुझे बकवास न समझ लें। दूसरे शब्दों में, युद्ध में उसे अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला करने या उसे दबाने के लिए उपयुक्त चालें चुननी थी। तो तुम पहले जाओ। कियानली ने बाहें मोड़ ली और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ ने काफी देर सोचने के बाद कहा, मिल्की राउंड का इस्तेमाल करो। ये सुनकर मिल्टन के एक बड़ी गुलाबी गेंद की तरह सिकुड़ गया। उसका शरीर बढ़ी हुई रक्षा शक्ति से चमक उठा। इस चाल की दक्षता असाधारण स्तर की थी। मिल्टन ने तुरंत अपनी शक्ति बढ़ा ली। अपना सर्वश्रेष्ठ कॉम्बो इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हो? कियानली ने एक भौं उठाई। फिर से इस्तेमाल करो। फिर से प्रतिद्वंदी को प्रोत्साहित करने के लिए ताली बजाना, जिससे उसे लगातार 3 बार उसी कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा सके। यह अप्रत्यक्ष नियंत्रण का एक रूप है। कियानली का विचार सीधा साधा था। मिल्टन के सिग्नेचर राउंड जोड़ रोल कॉम्बो का सामना करते हुए उसे बस सही समय का इंतजार करना था ताकि उसे तोड़कर फिर से हमला जारी रख सके। बंदर ने खुशी से ताली बजाई, जबकि मिल्टन ने राउंड कॉम्बो का इस्तेमाल जारी रखा, खुद को समेट लिया और स्थिर हो गया। कियानली ने मौके का फायदा उठाते हुए आदेश दिया, इस तरह आगे बढ़ो। बॉडी बिल्डिंग के बाद सबसे शक्तिशाली ट्रूची फिस्ट का इस्तेमाल करो। बॉडी बिल्डिंग में बॉडी बिल्डिंग मुद्रा अपनाने से आक्रमण और रक्षा क्षमताएं बढ़ती हैं। तारांकन और फिस्ट 150 की शक्ति वाला एक फाइटिंग टाइप शारीरिक हमला है। इसके लिए पूर्व चार्जिंग और उपयोगकर्ता के पूरे शरीर की ताकत से एक जोरदार प्रहार करना आवश्यक है। तारांकन और फिस्ट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन इसकी कमजोरी स्पष्ट है। चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान यह आसानी से बाधित हो जाता है।
हालांकि चिरी इस अवसर का लाभ उठाकर नियंत्रण हासिल कर लेता है और साथ ही अपने अंतिम प्रहार से पहले अपनी शक्ति को भी बढ़ाता है। फाइटिंग टाइप के हमले नॉर्मल टाइप मिल्टन के खिलाफ दोगुने प्रभावी होते हैं। यह हमला मिल्टन के लिए शायद असहनीय होगा। पास खड़ी मिजुको ने चिरी को तिरस्कार भरी नजर से देखा। भले ही वह अभी अनुभवहीन बच्चा है, लेकिन उसकी गंभीरता निराशाजनक हो सकती है। तारांकन आओ। अति सक्रिय बंदर अपने शक्तिशाली हाथों को घुमाते हुए आगे बढ़ा। बॉडी बिल्डिंग से मजबूत हुआ उसका मांसल शरीर कुछ हद तक खूंखार लग रहा था, धूल उड़ा रहा था, लेकिन उसकी मुट्ठियों की चकाचौंध भरी चमक को छिपा नहीं पा रहा था। मिल्की, राउंड अप का इस्तेमाल करते रहो। भयानक आभा से अभिभूत होने के बावजूद यान शियाओ आश्चर्यजनक रूप से शांत रहा। उसकी निगाहें मिल्टन पर टिकी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में, जिसे केवल वही सुन सकता था, खुद से कहा, मिल्की, 95 HP, 105 रक्षा, 100 गति, हाइपरएक्टिव एपेक्स, 80 आक्रमण, 90 गति। समान परिस्थितियों में मेरी गति थोड़ी अधिक है। 3 राउंड अप से रक्षा 2.5 गुना बढ़ जाती है, जबकि प्रतिद्वंद्वी का आक्रमण 1.5 गुना बढ़ जाता है। दोहरा लाभ मतलब 3 गुना नुकसान। गणना यह है कि यह इस हमले को आसानी से झेल सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर यान शियाओ के चेहरे पर एक बार फिर शक्तिशाली आत्मविश्वास से भरी आभा झलक उठी। उसने दृढ़ता से घोषणा की, मिल्की, इस चीपंच को झेलो। बूम! शब्द पूरे होने से पहले ही लंबे समय से तैयार की गई टूची फिस्ट जोर से नीचे गिरी। बैंग! गोलाकार मिल्कन, जो अब पूरी तरह से गोल हो चुका था, हवा में बहुत ऊपर उछला और अखाड़े के किनारे की दीवार से टकराकर उसमें गहराई तक धंस गया। मकड़ी के जाले की तरह तेजी से बारीक दरारें फैल गईं और एक झटके में दीवार चकनाचूर हो गई। धुआं उठता रहा, जिससे मिल्कन का रूप छिप गया, जबकि अतिसक्रिय बंदर जोर जोर से हौंट रहा था, यहाँ तक कि अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करना भी उसके लिए काफी बोझिल था। मिल्क ड्रिंक का प्रयोग करो। यान शियाओ की आवाज अचानक धुएं के बीच से सुनाई दी। मिल्क ड्रिंक उपयोगकर्ता से दूध निकालकर अधिकतम स्वास्थ्य का 50% तक पुनः प्राप्त करता है। वास्तव में ये दक्षता के आधार पर सहनशक्ति का एक हिस्सा बहाल करता है। क्या क्यानली दंग रह गया? क्या मिल्टन ने अपनी लड़ने की क्षमता नहीं खोई थी? हाइपरएक्टिव बल कप का इस्तेमाल करो। उसकी प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज थी। अगर टूची फिस्ट भी प्रतिद्वंद्वी को तुरंत नहीं हरा सकता, तो एकमात्र विकल्प था आक्रमण स्तर बढ़ाकर अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ाना। इसी क्षण धुआं छट गया और मिल्टन घावों से लथपथ अपनी जगह पर खड़ा था। जैसा यान शियाओ ने अनुमान लगाया था, वह गिरा नहीं था। यान शियाओ मुस्कुराया और प्रशंसा करते हुए बोला, शाबाश मिल्टन, अपने रूप बदलने के साथ ही लुढ़क जाओ, फिर पाउंस का इस्तेमाल करो। इसी क्षण यान शियाओ ने आखिरकार अपना तीसरा कौशल, अपना असली घातक आक्रमण दिखाया। पाउंस 80 की शक्ति वाला एक फाइटिंग टाइप शारीरिक आक्रमण है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी आक्रमण शक्ति की गणना इसके अपने रक्षा स्तर के आधार पर की जाती है। दूसरे शब्दों में, रक्षा स्तर जितना अधिक होगा, आक्रमण उतना ही शक्तिशाली होगा। अपने पिछले जीवन में आयरन डिफेंस पाउंस बिल्ड एक बहुत लोकप्रिय रणनीति थी, लेकिन मिल्टन का आयरन डिफेंस नहीं सीख सकता था, इसलिए यान शियाओ ने इसके बदले शेप शिफ्टिंग को चुना। यह पाउंस है। क्यानली ने सोचा था कि वह मिल्टन के सिग्नेचर रोलआउट को चुनेगा, लेकिन अब 4 रक्षात्मक बक्स के बाद उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि हाइपरएक्टिव वेब उसे झेल नहीं पाया। आगे बढ़ो हाइपरएक्टिव वेब, अपनी ताकत दिखाओ, चीफिस्ट का इस्तेमाल करो। हाइपरएक्टिव वेब की मुट्ठी से एक बार फिर चकाचौंध भरी रोशनी निकली, जबकि यान शियाओ शांत भाव से मिल्टन को तेजी से गोलाकार में बढ़ते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में मिल्टन का घमंड झलक रहा था, बल्कि बुद्धिमत्ता की चमक थी। उसके पास एक आखिरी चाल बची है। वह कौन सी स्किल चुनेगा जिससे बाजी पलट जाए? मिल्टन अपने प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचते ही अपनी भुजाएं फैलाकर हाइपरएक्टिव वेब पर ऐसे झपटा जैसे कोई बाहर गिर रहा हो। इस समय हाइपरएक्टिव वेब का चीफिस्ट पूरी तरह से चार्ज हो चुका था और मिल्टन के बेल के खुर से सीधे टकराया। बूम! दोनों एक साथ हवा में उछल गए, जमीन पर 2 गहरे निशान छोड़ते हुए फिर से जमीन पर गिरे। अगले ही पल क्यानली ने अपने अंतिम पंजे दिखाए। अब दोगुना बदला लो। अजेक्स, सृष्टिकर्ता देवता। प्रीवियस अध्याय 9, प्रशिक्षकों के अस्तित्व का अर्थ। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, रैप और हिप हॉप, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोम टील V0.81, यानामी एन लोगो, टोमाटोम टील, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 10, मैंने आपकी भविष्यवाणी का अनुमान लगा लिया था। दोहरा बदला, ये क्यानली का अपनी हताशा में आखिरी तुरुप का पता था, और यही उसकी असली निर्णायक चाल भी। दोहरा बदला, प्रतिद्वंदी की शक्ति उधार लेकर पिछले हमले में हुए शारीरिक नुकसान का दुगुना वापस लौटाना। ये कुछ हद तक चलपूर्ण चाल थी, और अति सक्रिय बंदर, जिसके साथ उसका वर्षों का मौन संबंध था, उसके इरादों को भली भांति समझ गया था। इसलिए शुरुआती टकराव के दौरान उसने जानबूझकर अपनी कुछ शक्ति रोकी और बड़े दूध की टैंक की शक्ति का उपयोग करके उसे हवा में उछाल दिया और साथ ही पलटवार भी किया। माफ करना, मैं ये दौर जीत गया, क्यानली ने मन ही मन सोचा और थोड़ी माफी मांगते हुए यान शियाओ की ओर देखा। अनजाने में उसने वास्तव में अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी, और इस स्थिति में जानबूझकर अपनी शक्ति रोककर हारना यान शियाओ का अपमान होता। इसके अलावा एक शिक्षक अपने छात्र से हारकर कैसे पढ़ा सकता है? वह एक शिक्षक के रूप में अपना अधिकार कैसे स्थापित कर सकता है? इसलिए उसे ये लड़ाई जीतनी ही थी। हाँ, उसने पहले ही मन तय कर लिया था कि युद्ध के बाद वह इस प्रतिभाशाली रणनीतिकार को अपने संरक्षण में लेकर उसे लगन से प्रशिक्षण देगा। धड़ाम! ये सोचते हुए अति सक्रिय बंदर की चमकती लाल भुजाएं मिल्टन के शरीर पर जोर से टकराईं और बचा हुआ धुआं और धूल फिर से उठकर पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया। कुछ देर तक अखाड़े में कोई हलचल न देखकर चिसातो मुस्कुराई और बोली, लगता है अब मेरी बारी है। मिल्टन, आखिरी हमला। एक धीमी धड़ाम की आवाज के साथ अति सक्रिय बंदर धुएं में उड़ता हुआ जमीन पर जोर से गिरा, स्पष्ट रूप से बेबस। चिसातो, मिजुको। यान शियाओ ने ठीक वैसे ही शरारती मुस्कान बिखेरी जैसे उसने अपने पिछले जन्म में लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने प्रतिद्वंदी का नाम पढ़ा था। माफ कीजिए श्री चिसातो, मुझे आपके दोहरे प्रतिशोध का पूर्वाभास था। मिल्टन का आखिरी दांव जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, वह है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन, शरीर की पूरी ताकत लगाकर महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करना, घातक प्रहार होने पर भी अपनी अंतिम शक्ति को बचाए रखना और लड़ने की क्षमता को न खोना। होल्ड ऑन, ये कब हुआ? क्या आपने इसका इस्तेमाल किया? क्यानली दंग रह गया, वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह स्पष्ट रूप से जीत गया था। इस लड़के ने धोखा दिया। यान शियाओ आगे बढ़ा और बड़े मिल्टन के सिर को सहलाते हुए बोला, अभी आखिरकार मैंने इस बड़े मिल्टन को 3 साल तक पाला है। थोड़ी बहुत बातचीत की कला तो स्वाभाविक है ना? वह मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। दरअसल उसने शुरुआत से ही कई रणनीतियां सोच रखी थीं। शेप शिफ्ट और रोलिंग का संयोजन निश्चित रूप से शक्तिशाली था, लेकिन क्यानली को इससे पूरी तरह सावधान रहना था। इसलिए उसने जानबूझकर शेप शिफ्ट का इस्तेमाल करके एक मौका बनाया और उसका प्रतिद्वंदी बड़ी आसानी से इसका फायदा उठाते हुए सीधे 3 कौशल प्रकट कर दिए, वन मोर अटैक, बॉडी बिल्डिंग और टूची फिस्ट। सच कहूं तो आक्रामक टूची फिस्ट देखकर यान शियाओ थोड़ा घबरा गया था, लेकिन जब बड़े दूध की टैंक ने सफलतापूर्वक इसका सामना कर लिया तो उसकी जीत का फॉर्मूला पूरा हो गया। एकमात्र अनिश्चितता प्रतिद्वंदी के अंतिम कौशल की थी। वह पूरी तरह से निश्चित तो नहीं था, लेकिन 80% संभावना थी कि यह एक चमत्कारिक वापसी होगी या दोहरा बदला, इनमें से एक।
यही कारण है कि उसने दूध के डिब्बे को गोल करने का आदेश देने के बाद रोलिंग अप्रोच का इस्तेमाल नहीं किया। रोलिंग अप्रोच से विरोधी के ची पंच को गति से चार्ज करने में बाधा आ सकती है, लेकिन विरोधी 2 बार बॉडी स्कल्पिंग का इस्तेमाल करेगा और एक झपट्टा उसे तुरंत खत्म करने के लिए काफी नहीं होगा। उस समय जब उसकी चारों क्षमताएं उजागर हो जाएंगी तो वह आसानी से हार जाएगा। जब मिल्क कैन पूरी ताकत में न हो तो उसे खत्म करने के लिए विरोधी को सिर्फ एक डबल स्ट्राइक की जरूरत होगी। इस लड़ाई ने यान शियाओ को रणनीतिक कमान का रोमांच फिर से महसूस करने का मौका दिया, एक ऐसा एहसास जो उसने लंबे समय से नहीं जिया था और उसे पोकेमॉन लड़ाइयों की एक बिल्कुल नई समझ मिली। कौशल का उपयोग करना, चकमा देना, टक्कर मारना, लड़ाई में सही समय का ध्यान रखना, सहनशक्ति का कम होना, ये सब चीजें उसे रोमांच से भर देती थी। उसने शुरू में वोलर को रोककर रखने का फैसला इसलिए किया था ताकि वह देख सके कि कीयानली लड़ाई में अवसरों का कैसे फायदा उठाता है, जिससे वह नकल करके सीख सके। अन्यथा जल्दबाजी में किया गया हमला उसकी कमजोरियों को ही उजागर कर देता। यही सोचकर यान शियाओ ने इस बहुमूल्य अनुभव को याद किया और मिल्टेंग के सिर पर थपथपाते हुए कहा, शाबाश मिल्टेंग, तुमने शानदार काम किया। मिल्टेंग ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए उसे एक कप मुंह दूध दिया। ये यान शियाओ के प्रदर्शन को स्वीकार करने का उसका तरीका था। लड़ाई खत्म, विजेता है गोल्डन रोड शहर के यान शियाओ और मिल्टेंग। जैसा वादा किया था, कोई न कोई यान शियाओ को अपना शिष्य बनाएगा। मिजुको की थोड़ी शरारती आवाज सुनाई दी, जिससे कीयानली का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुमने इस लड़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम रणनीति में इतने माहिर होगे। मेरे साथ आओ। इतना कहकर कीयानली ने अपने हाथ पीछे किए और एक गुरु की तरह शान से पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। उसके दिखावे पर मत जाओ, वह अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा है। हा। मिजुको की बेबाक आवाज पीछे से आए। कीयानली अचानक लड़खड़ा गया। यान शियाओ, जल्दी करो। पत्नी, तुम कम बोलो। यान शियाओ के लिए दोपहर का खाना भी बनाना याद रखना। मिजुको ने अपना मुंह भन लिया और हंसते हुए बोली, देखो देखो, अधीर हो रहे हो, है ना? पफ। यान शियाओ भी हंसे बिना नहीं रह सका, फिर कीयानली के कहने पर पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। डिंग, उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी को सफलतापूर्वक चुनौती दी, विशेष आक्रमण प्रतिभा मूल्य 1 गुना प्राप्त हुआ। डिंग, उपलब्धि पूरी हुई, पहली लड़ाई में जीत, मास्टर पॉइंट्स 10 गुना प्राप्त हुए। यान शियाओ दंग रह गया, क्या वह इस तरह प्रतिभा मूल्य प्राप्त कर सकता है? पिछली जांचों के आधार पर प्रतिभा मूल्य व्यक्तिगत मूल्य F और आधार आंकड़ों का संयोजन होता है। दूसरे शब्दों में, क्या वह इस विधि से किसी पोकेमॉन को उसके अधिकतम प्रतिभा मूल्य तक बढ़ा सकता है? हे भगवान, क्या यह इतना शक्तिशाली है? यान शियाओ ने आश्चर्य से कहा। क्या? कीयानली उलझन में पीछे मुड़ी। खैर, मुझे कहना होगा, स्वामी, आपके बगीचे का डिजाइन वास्तव में बहुत अच्छा है। हाँ, सच में। मित्सुको और बाकी लोगों ने कहा था कि मुझे कोई पसंद नहीं है। कीयानली अपने शिष्य को इतना समझदार देखकर प्रसन्न हुआ। एक समझदार, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली युवक को शिष्य के रूप में कौन मना कर सकता है? कुछ देर बाद वह यान शियाओ को एक बड़े पेड़ के पास ले गया। पेड़ का मोटा तना स्लेकिंग, एपिक्सिस और साकुयाकी से ढका हुआ था। स्पष्ट रूप से ये स्लेकिंग परिवार का घोंसला था। कीयानली जमीन पर बैठ गया और बोला, मुझे अपने अनुभवों के बारे में बताओ ताकि मैं तुम्हारी पढ़ाई की योजना बनाने में तुम्हारी मदद कर सकूं। यान शियाओ उसके बगल में बैठ गई और संक्षेप में अपनी 18 साल की उम्र में अपना सब कुछ झोंक देने की लंबे समय से चली आ रही योजना के बारे में बताया। अरे यार, तुम्हें ये बात पहले कह देनी चाहिए थी। मैं कोई ना समझ नहीं हूँ। कितना अफसोस। कीयानली ने आह भरी। उसके अनुसार यान शियाओ ने 8 साल बर्बाद कर दिए थे। अगर वे 8 साल पहले मिले होते तो वह शायद अब तक एक शीर्ष खिलाड़ी या चैंपियन भी बन चुका होता। खैर, कोई बात नहीं, कम से कम मैं अपने सपने की ओर मजबूती से बढ़ रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारे अवसर हैं। कीयानली ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बहुत खूब। क्या तुम्हें कोई स्टार्टर पोकेमॉन चाहिए? मैं तुम्हारे लिए एक का इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारे शिष्य बनने के उपहार के रूप में। आओ, ये रहा। यान शियाओ ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए कीयानली की ओर देखा। दरअसल गुरुजी, मैं आपसे मिलने इसी कारण आया हूँ। मैं स्लेकिंग को अपना स्टार्टर पोकेमॉन चुनना चाहता हूँ। स्लेकिंग और स्लेकिंग प्रीवियस अध्याय 10 मैंने आपकी भविष्यवाणी का अनुमान लगा लिया था। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, रैप और हिप हॉप, बुक क्लब किट, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, बुक्स, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, बुक थीम मर्चेंडाइज, बुक, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटॉम टील 0.81, यानामी एनालोगो, टोमेटॉम टील, एवटार, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 11 सिनों में आगमन। नहीं, मैं असहमत हूँ। ये सुनकर कीयानली ने भौहें चढ़ा ली और तुरंत सिर हिला दिया और मेट्रो में बैठे किसी बुरे आदमी की तरह यान शियाओ को देखने लगा। यान शियाओ ने सोचा था कि वह आसानी से उसकी बात मान लेगा, लेकिन यह अप्रत्याशित जवाब था। क्या इसका मतलब यह था कि उसकी यहाँ की यात्रा व्यर्थ थी? उसकी नाराजगी देखकर कीयानली ने उसे दिलासा देते हुए कहा, सामान्य परिस्थितियों में अगर तुम स्लेकिंग को प्रशिक्षित करते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन ये तुम्हारा अंतिम वर्ष है और लीग को चुनौती देने में कम से कम आधा साल लगेगा। स्लेकिंग जैसे पोकेमॉन को लड़ाकू स्तर तक तैयार करना वाकई बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए जोखिम बहुत ज्यादा है। यान शियाओ ने भौहें चढ़ा ली और उसे एहसास हुआ कि उसका सोचना वाकई कुछ हद तक ना समझी भरा था। हाँ, पिछले 3 वर्षों में उसने अपने मिल्टेन पोकेमॉन में से एक को अर्ली बर्ड क्षमता के साथ प्रशिक्षित किया था, लेकिन ये क्षमता दर्जनों मिल्टेन पोकेमॉन में से केवल एक में ही दिखाई दी और इसमें 3 साल लगे। कौन गारंटी दे सकता है कि वह 1 साल में स्लेकिंग को अच्छे स्तर तक प्रशिक्षित कर पाएगा? ये सोचते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। मुझे एक ऐसा पोकेमॉन ढूंढना चाहिए जिसे पूरी तरह से प्रशिक्षित करके एक कुशल योद्धा बनाना आसान हो, ताकि वह मेरा शुरुआती साथी बन सके। वैसे, कीयानली ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम्हें स्लेकिंग सच में पसंद है तो मेरा सुझाव है कि तुम अपने चौथे स्लेकिंग के बाद इसे प्रशिक्षित करना शुरू करो, ताकि तुम्हारे पास 3 पूरी तरह से प्रशिक्षित योद्धा हों। इससे टूर्नामेंट में अच्छी रैंकिंग हासिल करना आसान हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए एक प्रतिभाशाली स्लेकिंग ढूंढ दूंगी और तुम उसे छोटी उम्र से ही प्रशिक्षित कर सकते हो। कैसा रहेगा? यान शियाओ मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। अगले कुछ दिनों में यान शियाओ प्रतिदिन कीयानली के साथ रहकर उसकी युद्ध तकनीकें सीखने लगा, जैसे कि पोकेमॉन के स्वभाव के अनुसार रणनीति बनाना, सामान्य प्रकार के हमलों को निखारना और युद्ध में अवसरों की तलाश करना। चाहे ये तकनीकें उपयोगी हो या न हो, यान शियाओ ने लगन से अध्ययन किया। आखिरकार उसकी युद्ध विधियां उसके पिछले जीवन के बारी आधारित खेलों से आई थी, लेकिन वास्तविक युद्ध केवल बारी बारी से हमला करने के बारे में नहीं होते। यदि आप काफी तेज हो तो आप अपने प्रतिद्वंद्वी को हमलों के संयोजन से हरा सकते हैं। हर दिन शियाओ कियान उसे वीडियो कॉल करती, जिसका उद्देश्य उसे सुधार करने और अपने सपनों को जल्दी हासिल करने के लिए प्रेरित करना होता था। यान शियाओ धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनता और हर कॉल के बाद वह प्रेरणा से भर जाता, मानो वही उसकी प्रेरणा का स्रोत हो। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यान शियाओ ने शियाओ कियान द्वारा उसके लिए व्यवस्थित किए गए पोकेमॉन भोजन को बेचकर कुछ पैसे कमाए। उसने कुछ समय कीयानली के साथ रहकर युद्ध नीति, युद्ध तकनीक और पोकेमॉन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की योजना बनाई थी और खाना जल्दी ही खराब हो जाता। एनर्जी क्यूब बनाने की तकनीक में महारत हासिल करने के बाद उसका अपने पोकेमॉन को साधारण खाना खिलाने का कोई इरादा नहीं था।
पढ़ाई से फुर्सत के समय में यान शियाओ पोकेमोन सेंटर से एनर्जी क्यूब ब्लेंडर उधार लेकर एनर्जी क्यूब बनाता था। सौभाग्य से शियाओकियान ने कई तरह की उच्च गुणवत्ता वाली बेरीज तैयार रखी थी, जिससे उसे प्रयोग करने और गलतियां सुधारने का भरपूर मौका मिला। अंततः उसने निम्नलिखित बुनियादी एनर्जी क्यूब प्राप्त किए। स्टेमिना एनर्जी क्यूब, जिसे ऑरेंज बेरी, एप्पल बेरी और मंच बेरी को मिलाकर बनाया जाता है, जो पोकेमोन की स्टेमिना को तेजी से बहाल करता है। डुअल अटैक एनर्जी क्यूब, जिसे लिची बेरी, लांजा बेरी और ड्रैगनफ्लाई बेरी को मिलाकर बनाया जाता है, जो पोकेमोन के अटैक और स्पेशल अटैक स्टैट्स को प्रभावी ढंग से बढ़ाता है। और रक्षा, आक्रमण और गति बढ़ाने वाली वस्तुओं के विभिन्न संयोजन। जल्द ही शियाओकियान द्वारा तैयार किया गया बेरी उपहार पैक खत्म हो गया और यान शियाओ के पास प्रत्येक प्रकार के 200 पावर क्यूब जमा हो गए, जो कि अतिरिक्त उत्पादन माना गया। इस शुल्क से यान शियाओ अंततः अपने आर्थिक संकट से मुक्त हो गया। आखिरकार पावर क्यूब बेरी की समतुल्य मात्रा से कम 5 गुना अधिक मूल्यवान होते हैं, इसलिए वह आसानी से बेरी खरीद सकता था, क्यूब बना सकता था और उन्हें फिर से बेच सकता था। एक महीना बीत गया और क्यानली के कुशल मार्गदर्शन में यान शियाओ के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति हुई। और आज वह दिन था जब वह रवाना हुआ। तुमने अचानक सिनो जाने का फैसला क्यों किया? होइन में ही क्यों नहीं घूमे? तुम्हारे गुरु तुम्हें पहले एक बैच दे सकते थे। मिजुको ने यान शियाओ का बैग पैक करते हुए बताया। यान शियाओ हल्की सी मुस्कुराए। दंपति सचमुच उसका बहुत ख्याल रखते थे। उदाहरण के लिए क्यानली को ही ले लो, पिछले महीने तो उसकी ज्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई थी, फिर भी जब भी उसे समय मिलता वह यान शियाओ को बुलाकर उसे बारीकी से निर्देश देता था। मित्सुको हमेशा समय पर खाना बनाती थी और यान शियाओ को कभी भी किसी काम में मदद नहीं करने देती थी। उसके शब्दों में, अगर तुम मुझे शिक्षक की पत्नी कहते हो तो इतनी विनम्रता मत दिखाओ। मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने शिक्षक को तकद दो, यही सबसे अच्छा है। शिक्षक की पत्नी, मैं आपको अक्सर फोन करके बता दूंगा कि मैं सुरक्षित हूँ। ये तो न्यूनतम है, फिर भी अक्सर मिलने आना, ठीक है? मित्सुको ने कहा। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें शिक्षक की पत्नी कहता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें उसकी मां बनना है। क्यानली ने बीच में टोकते हुए कहा, फिर यान शियाओ की तरफ देखा। खूब मेहनत करो, मुझे शर्मिंदा मत करो। जी, यान शियाओ ने जोर से सिर हिलाया, फिर अपना बैग कंधे पर टांगा और चला गया। उसके पीछे मित्सुको की थोड़ी रुंधी हुई आवाज और क्यानली के दिलासा भरे शब्द सुनाई दिए। यान शियाओ समझ गया कि उसे इस दुनिया में एक और परिवार मिल गया है। फिर वह और भी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ गया। अगला पड़ाव, सिन्नो। यान शियाओ ने सिन्नो को 2 कारणों से चुना। पहला, उसने सिन्नो क्षेत्र से एक पोकेमोन को अपने पहले पोकेमोन के रूप में पकड़ने का फैसला किया। दूसरा, उसे अनजाने में के ठिकाने का पता चल गया था। वह इस समय जोतो में ग्रैंड फेस्टिवल में हिस्सा ले रही थी। यान शियाओ के वर्षों के अवलोकन के आधार पर यह दुनिया एनीमे की समय रेखा के अनुसार चलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे समय सिन्नो लीग को चुनौती दे रहा है। वह किसी अवसर को छीनने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह बस अपने बड़े भाई और उस रहस्यमय पौराणिक पोकेमोन डाकरो की शक्ति को देखना चाहता है। सिन्नो क्षेत्र। 3 दिन बाद सिन्नो क्षेत्र में ईडन सिटी के पश्चिम में स्थित ईडन फॉरेस्ट के प्रवेश द्वार पर एक हल्की सी आवाज के साथ माउंटेन बाइक रुक गई। यान शियाओ कूदकर नीचे उतरा, सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड पर नजर डाली और सिर हिलाया। आखिरकार यहाँ पहुंच ही गया। ईडन फॉरेस्ट। पिछले कुछ दिनों में वह हवाई जहाज से सिन्नो पहुंचा था और फिर साइकिल से यहाँ तक आया था। अब शुरू करते हैं। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ पहले से तैयार किया हुआ पावर क्यूब निकाला। ये लिचिया क्यूब से युक्त पावर क्यूब था, जिसकी वजह से इसमें एक अनोखी सुगंध थी। यान शियाओ का लक्ष्य एक ऐसा पोकेमोन था जिसे लिचिया क्यूब्स पसंद थे। ब्रिली। जी हाँ, यही यान शियाओ का अपने शुरुआती साथी के लिए अंतिम चयन था। ब्रिल का अंतिम विकास लोपुन्नी है, जो न केवल दिखने में एक आकर्षक खरगोश जैसी है, बल्कि मेगा इवोल्यूशन से भी गुजर सकती है, जो इसे सुंदरता और शक्ति का अद्भुत संगम बनाती है। ये यान शियाओ के पिछले जन्म में उसके पसंदीदा पोकेमोन में से एक था। ब्रिल बाएं, लोपुन्नी दाएं। आखिर एक आकर्षक और प्यारी खरगोश जैसी पोकेमोन को पालतू जानवर के रूप में कौन मना कर सकता है? कुत्ते के सिर वाला इमोजी। लोड्सबेरी का प्रभाव फाइटिंग टाइप हमलों से होने वाले नुकसान को आधा करना है। अधिकांश नॉर्मल टाइप पोकेमोन इसे पसंद करते हैं और ये लोपुन्नी परिवार का मुख्य भोजन भी है। कीटनाशक स्प्रे छिड़कने के बाद यान शियाओ धीरे धीरे शाश्वत वन में और गहराई तक चला गया। उसने अपना सामान रखने में जल्दबाजी नहीं की। खरगोश ज्यादातर निशाचर होते हैं, इसलिए उसने डेरा डालने के लिए एक उपयुक्त जगह खोजने की योजना बनाई। आखिरकार इतने सारे जंगली पोकेमोन में से एक उपयुक्त पोकेमोन चुनना काफी समय लेगा। प्रीवियस अध्याय 11 सिन्नो में आगमन। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, बुक्स और लिटरेचर, बुक, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमटेल V0.81 यानामी एन लोगो, टोमेटोमटेल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 12 हनाड़ी घुंघराले कान। जैसे ही शाम ढली, यान शियाओ ने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे चारा रखा और फिर लंबे इंतजार में जुट गया। खरगोश के पेड़ के ठूंठ से टकराने का इंतजार उसकी स्थिति का सटीक वर्णन था। धीरे धीरे जंगल में सरसराहट की आवाजें गूंजने लगी और कई पोकेमोन भोजन की तलाश में निकल पड़े। यान शियाओ ने अपने मिल्टन को अपने पास बैठा लिया और कुछ हद तक राहत महसूस की। जंगली वातावरण अनिश्चित था, किसी भी क्षण ग्याराडोस या जायंट वाइन प्रकट हो सकते थे, इसलिए सावधानी आवश्यक थी। जल्द ही यान शियाओ के चारे ने अपने पहले शिकारियों को आकर्षित किया। वर्मबल का एक समूह। अपने छोटे आकार के कारण वे सूर्यास्त के बाद ही खाने के लिए पत्ते ढूंढ पाते थे। यान शियाओ के चारे के पास से गुजरते हुए उन्होंने काफी मात्रा में पत्ते खा लिए। सौभाग्य से वर्मबल की भूख ज्यादा नहीं थी और नुकसान भी ज्यादा नहीं हुआ। यान शियाओ थोड़ा चिढ़कर वहां थोड़ा और चारा रख दिया। फिर वह इंतजार करने लगा। इसके बाद अर्थ निंजा, नॉकआउल और मरकक्रो जैसे पोकेमोन एक एक करके प्रकट हुए और यान शियाओ के सारे एनर्जी क्यूब्स लूट लिए गए। सबसे अजीब तो मरकक्रो था, उसने न सिर्फ खाना खाया बल्कि पेट छीनने की कोशिश भी की। यान शियाओ ने मिल्टन को आइस बीम का इस्तेमाल करके उसे वहीं खत्म करने का आदेश दिया। एक हल्की शाम की हवा चली, घटा हुआ चांद घूम गया और आधी रात करीब आ गई। हाँ, यान शियाओ ने जम्हा ली, ऐसा लग रहा था कि आज रात कुछ नहीं लूटा जाएगा। लेकिन जैसे ही वह सोने के लिए अपना सामान समेटने वाला था, उसकी नजर के सामने छोटे खरगोशों का एक झुंड दिखाई दिया। भूरी त्वचा, मक्खन जैसे पीले रंग के बाल, लंबे कान, एक मुड़ा हुआ और दूसरा लंबा, जिनके सिरे मुलायम बालों से ढके हुए थे, बेहद प्यारे लग रहे थे। म्याऊं म्याऊं, घुंघराले कानों वाले पोकेमोन एक खास क्रम में आगे उछले, सब मिलकर सारा सामान उठा ले गए और फिर हर एक अपने अपने बिल में कुछ न कुछ ले गया। इसमें स्वाभाविक रूप से वे एनर्जी क्यूब्स भी शामिल थे जो यान शियाओ ने वहां रखे थे। अंधेरे में छिपकर यान शियाओ ने एक एक करके हर खरगोश को परखा और विकल्पों की भरमार देखकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया। अंततः उसने समूह के नेता को चुना, जो समूह में सबसे प्रतिभाशाली भी था। घुंघराले कान वाला खरगोश लव 21 मध्यम। विशेषता, बच निकलना, जंगली जीवन में जीवित रहने का उत्कृष्ट अनुभव रखता है, अनुभव के बल पर पीछा करने वालों से बच निकलने में सक्षम है और गति में कुछ वृद्धि प्राप्त करता है। प्रतिभा 301, अधिकतम नस्लीय मूल्य 350। कौशल, स्प्लैश, आधिपत्य प्राप्त, त्वरित हमला सीखा हुआ, डबल किक सीखा हुआ, हाइब्रिड सीखा हुआ।
विवरण: एक अत्यंत प्रतिभाशाली घुंघराले कान वाला खरगोश जो बचने की अनूठी समझ रखता है। ये रात में अपने साथियों को भोजन की तलाश में ले जाता है। जैसे ही यान शियाओ खरगोशों को रोकने के लिए उनके पास पहुंचने ही वाली थी, एक लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति प्रकट हुआ। ये भी एक घुंघराले कान वाला खरगोश था, लेकिन यह अपने साथियों के साथ नहीं चल रहा था और इसकी चाल उनकी जितनी फुर्तीली नहीं थी, बल्कि कुछ अनाड़ी सी लग रही थी। ये गन का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंचा जहां यान शियाओ ने ऊर्जा के घन रखे थे और सौभाग्य से डिब्बे में एक आखिरी घन बचा था। म्याऊं, उसने खुशी से म्याऊं किया, फिर सावधानी से ऊर्जा घन को उठाकर ले गया। इसकी बनावट के कारण यान शियाओ बातचीत शुरू करने का सबसे अच्छा मौका चूक गया। बाकी घुंघराले कान वाले जीव बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। सिर हिलाते हुए यान शियाओ ऊर्जा घनों का डिब्बा रखने के लिए आगे बढ़ा, कल फिर से चारा लगाने के इरादे से। लेकिन घुंघराले कानों वाला खरगोश वापस आ गया, छोटे छोटे कदमों से उछलता हुआ आया और यान शियाओ के हाथ में रखे डिब्बे को देखने लगा। म्याऊं, उसके प्यारे छोटे पंजे ऊपर उठे हुए थे, मानो वह देखना चाहता हो कि अंदर खाने के लिए कुछ और है या नहीं। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, खा लो। उस नन्हे से खरगोश की उत्सुक आंखों को देखकर यान शियाओ मना नहीं कर सका। उसने कुछ और ऊर्जा घन डिब्बे में डाले और डिब्बा उसके सामने रख दिया। म्याऊं, नन्हे से खरगोश ने आज्ञाकारी होकर उसे प्रणाम किया, फिर डिब्बा उठाया और घर जाने की तैयारी करने लगा। अरे, मेरा डिब्बा यहीं छोड़ दो, यान शियाओ ने पुकारा। म्याऊं, नन्हा खरगोश उलझन में मुड़ा। उसे यान शियाओ की बात समझ नहीं आई, इसलिए उसने फिर से प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ गया। अचानक वह एक शाखा से टकराकर मुंह के बल गिर पड़ा। नर्म और बेजान होने के कारण उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसका एक ऊर्जा क्यूब जमीन पर गिर गया। म्याऊं, नन्हे खरगोश की आंखों में तुरंत आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला, धूल से सने ऊर्जा क्यूब को चाटकर साफ किया और वापस रख दिया। उसकी अनाड़ीपन अजीब तरह से मनमोहक लग रही थी। यान शियाओ को यह अजीब लगा। आमतौर पर जंगली पोकेमोन की भोजन को देखते ही पहली प्रतिक्रिया उसे खाना नहीं होती, ताकि वह चोरी न हो जाए। लेकिन ये फिजल अजीब व्यवहार कर रहा था, मानो वह जानबूझकर किसी के लिए भोजन बचा रहा हो। सिर हिलाते हुए यान शियाओ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने के लिए अपने तंबू में वापस चला गया। अगले कुछ दिनों तक यान शियाओ ने यही किया। अपने अनुभव के आधार पर उसने कुछ ऐसी सुगंधें भी मिला दी जो दूसरे पोकेमोन को नापसंद थी, जिससे अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके। अफसोस की बात यह थी कि जिस पहले फिजल से उसका सामना हुआ, वह दोबारा नहीं दिखा। सौभाग्य से एटर्नावन में फिजल की अच्छी खासी संख्या है। यान शियाओ ने कम से कम दर्जनों फिजल देखे थे। वह इतना असमंजस में था कि यह तय नहीं कर पा रहा था कि किसे चुने। हालांकि हर आधी रात को वह अनाड़ी फिजल यान शियाओ के घर खाना मांगने आता था। कुछ समय बाद यान शियाओ को वह याद आ गया। आज हमेशा की तरह यान शियाओ सोने से पहले उस छोटे से जीव के आने का इंतजार कर रहा था। जल्द ही आधी रात हो गई, लेकिन वह छोटा खरगोश नहीं आया। यान शियाओ ने बाहें चढ़ाकर उस दिशा में देखा जहां वह आमतौर पर दिखाई देता था। कुछ देर बाद वह परिचित आकृति दिखाई दी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हो गया हो। उसकी आंखों में चमकते आंसू भरे थे। म्याऊं, नन्हा खरगोश यान शियाओ को देखते ही उसकी बाहों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें बहने लगीं। क्या हुआ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? म्याऊं म्याऊं म्याऊं, नन्हा खरगोश सिर हिलाता रहा और रोता रहा। यान शियाओ बस उसके छोटे से सिर को धीरे से सहलाता रहा और उसे शांत करता रहा। काफी देर बाद रोना धीरे धीरे कम हुआ और कलियर यान शियाओ की बाहों में सो गया। उसकी लंबी पलकें अभी भी आंसुओं से चमक रही थी, जो उसे बेहद प्यारा बना रही थी। यान शियाओ उसे देखता रहा और सोच में डूब गया। उसकी अनाड़ी हरकतों के कारण यान शियाओ ने उसे कभी अपना पहला पोकेमोन बनाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे अनजाने में ही उन दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया हो। ठीक है, मैं तुम्हें आज रात अपने आलीशान तंबू में सोने दूंगा। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिस्टम फंक्शन को सक्रिय किया। घुंघराले कानों वाली मादा खरगोश लेवल 12 शुरुआती विशेषता: अनाड़ी स्वाभाविक रूप से तालमेल की कमी, बेहद अनाड़ी दिखती है, पकड़ी हुई वस्तुओं का कोई असर नहीं होगा। प्रतिभा 281, अधिकतम नस्लीय मूल्य 350, मित्रता 120। कौशल: पावर पंच सीखा, शेकिंग डांस सीखा, मिमिक सीखा, बास स्ट्रोक सीखा, ग्राउंड आइट सीखा, स्लैप प्रशिक्षित, स्लैश जंप प्रशिक्षित। विवरण: असाधारण प्रतिभा वाली एक घुंघराले कानों वाली खरगोश जिसे पिछली पीढ़ियों से कई कौशल विरासत में मिले हैं। हालांकि अपने अनोखे अनाड़ी स्वभाव के कारण कोई भी इसके साथ खेलना पसंद नहीं करता। ये खरगोश अपना खाना अपनी बूढ़ी दादी लंबे कान वाली खरगोश के पास ले जाता था, जिसके कारण इसका विकास रुक गया और इसकी प्रतिभा पर गंभीर असर पड़ा। और आज इसकी दादी इसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। प्रीवियस अध्याय 12, अनाड़ी घुंघराले कान। नेक्स्ट सेटिंग्स: टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक क्लब किट, फैंकी ऐप सब्सक्रिप्शन, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, बुक डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026, टोमेटोम टेल V0.81, यानामी एन लोगो, टोमेटोम टेल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 13, पोकेमोन चक्र गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ चुप हो गया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि यह छोटा सा जीव हमेशा अकेले ही बाहर चला जाता है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि यह हमेशा अपना खाना साथ ले जाता है, वहीं नहीं खाता। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इतने दिनों बाद भी यह इतना कमजोर और नाजुक है। क्या मुझे इसे अंदर ले आना चाहिए? यान शियाओ हिचकिचाया। कलियर की कौशल क्षमता वाकई लुभावनी है। भले ही इसकी प्रतिभा प्रभावित हुई हो, फिर भी इसके पास लगभग 300 अंक हैं, जो आमतौर पर एक अच्छा विकल्प है। लेकिन लंबे कान वाले खरगोश परिवार की खासियत गति है, और कलियर अपने अनाड़ी स्वभाव के कारण खास तेज नहीं है, बल्कि थोड़ा अनाड़ी है। म्याऊं, जब यान शियाओ हिचकिचा रहा था, कलियर ने नींद में हल्की सी सिसकी भरी और गेंद की तरह सिकुड़कर यान शियाओ के और करीब आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसकी उपस्थिति को भांप लिया हो और आश्वस्त भाव दिखाते हुए अपना छोटा सा चेहरा धीरे से उसकी छाती पर रगड़ा और सोने के लिए एक आरामदायक स्थिति ढूंढ ली। यान शियाओ उसे खाली निगाहों से देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराई। किसी के भरोसे का यह एहसास बुरा नहीं था। शुभ रात्रि, कलियर। नर्म मुलायम फर को सहलाते हुए यान शियाओ ने खुद को कंबल से ढक लिया। अगली सुबह यान शियाओ ने अपनी आंखें खोली तो उसे गुदगुदी और गर्माहट का एहसास हुआ और उसकी नजरें बड़ी चमकदार काली आंखों पर पड़ी। म्याऊं, कलियर ने प्यारी सी म्याऊं की और अपनी गुलाबी जीभ निकालकर यान शियाओ के गाल को चाटा। हाँ हाँ, गुदगुदी हो रही है, बस करो। यान शियाओ ने उस छोटे से खरगोश को उठाया, उसके चेहरे से लार पोंछी और फिर कलियर को गंभीरता से देखा। म्याऊं, छोटे खरगोश ने अपना सिर झुकाया, हमेशा की तरह मुस्कुराया और फिर अपना छोटा सा पंजा आगे बढ़ाया। ओह, भूखा है, ये लो। यान शियाओ ने एक शारीरिक हमले की ऊर्जा का घन और एक गति की ऊर्जा का घन निकाला और उन्हें उसके पंजे में रख दिया। म्याऊं म्याऊं, कलियर का मूड अचानक खराब हो गया, दोनों कान नीचे लटक गए, वह बहुत उदास लग रहा था। क्या तुम्हें दादी की याद आ रही है? म्याऊं, कलियर ने सिर हिलाया, मानो यान शियाओ की बात समझ गया हो। उसे देखकर यान शियाओ को शियाओ क्यान की याद आ गई। एक बार वह उसकी बाहों में सिमट कर रोई थी, अपने दादाजी को याद कर रही थी। कलियर के सिर को सहलाते हुए यान शियाओ ने धीरे से कहा, दादी नहीं चाहती कि तुम इस वजह से खाना छोड़ दो। कलियर को अभी भी उदास देखकर यान शियाओ ने आगे कहा, दरअसल सिन्हो ग्रैंडमास्टर द्वारा बनाई गई दुनिया में पोकेमोन मरने के बाद सचमुच नहीं जाते, बल्कि वे नदी के साथ बहकर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं।
म्याऊं। कली के कान तुरंत खड़े हो गए। बिल्कुल सच है, यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह उस छोटे से जीव का मतलब समझ गया था। कहा जाता है कि मरे हुए लोग और उनके पोकेमोन आत्माओं की दुनिया में जाते हैं और तुम्हारी दादी भी उनमें से एक है। म्याऊं। कली और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। यान शियाओ उसे पकड़े हुए खड़ा हो गया और दूर धुंधली सी दिख रही सीधी आकृति की ओर इशारा किया। माउंट कोरोनेट तस्वीर में आरसीएस गेम की महिला मुख्य किरदार की छोटी सी तस्वीर है। यही है माउंट कोरोनेट का शिखर, सिन्हों की सबसे ऊंची चोटी। बिना ताकत के वहां पहुंचना नामुमकिन है। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। कली यान शियाओ की बाहों से नीचे कूद गया, जोर से पैर पटके और अपने दोनों कानों को मूर्ति की तरह कई बार हिलाया, मानो कह रहा हो, मैं कमाल का हूं। यान शियाओ की आंखों में शरारत भरी चमक थी। तुम अभी काफी नहीं हो, तुम्हें इसे कम से कम पहले हराना तो पड़ेगा ही। जैसे ही उसने ये कहा, उसने मिल्टन को छोड़ दिया, जिससे शक्तिशाली आभा निकल रही थी। नन्हे खरगोश को देखते ही वो डर गया और यान शियाओ के पीछे छिपकर उसकी पतलून से चिपक गया। मून। नन्हे जीव का डर देखकर मिल्टन ने उसे एक गिलास दूध दिया, लेकिन नन्हे खरगोश ने उसे अनदेखा कर दिया। अपनी कमजोरी को भांपकर वो उदास होकर सिर झुकाए जमीन पर बैठ गया। तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो? म्याऊं। उसने अपने कान फिर से खड़े किए और उन उम्मीद भरी आंखों से नजरें मिलाईं। यान शियाओ ने एक लग्जरी बॉल निकाली और उसके सामने रख दी। मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो, भले ही तुम थोड़ी अनाड़ी हो। फिर भी मुझे उम्मीद है कि कड़ी मेहनत से हम अपने साझा लक्ष्य हासिल कर लेंगे। म्याऊं। छोटा खरगोश हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति इतना विरोधाभासी क्यों है। ये देखकर यान शियाओ ने आगे कहा, शायद इस जंगल में मेरे पास बेहतर विकल्प होते, लेकिन मेरी नज़र में तुम्हारी आज़ादी, ताकत और दयालुता ऐसे गुण हैं जो दूसरे कलीयर्स में नहीं है। मैं भी लंबे समय तक अकेला रहा, जब तक कि कोई मुझे घर नहीं ले गया। अब मैं तुम्हें भी घर ले जाना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? कलीयर ने अपना सिर झुकाया और यान शियाओ की आंखों में देखा। उसकी बड़ी काली आंखें तारों की रोशनी से चमक रही थीं और आंसुओं से दमक रही थीं। मिमी। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ पुष्टि कर ली हो। मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए उसका छोटा हाथ लग्जरी बॉल पर सटीक रूप से दबा, जो लाल प्रकाश की किरण में बदल गया और उसके अंदर समा गया। स्नैप। बीप बीप बीप। थम। एक विशेष ध्वनि गूंजी और पोकेबॉल का कंपन शांत हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ इस दृश्य को निश्चिंत होकर देखती रही। उसके दिल की गहराई से एक अभूतपूर्व, संतुष्टिदायक और लंबे समय से प्रतीक्षित आनंद की अनुभूति उमड़ पड़ी। वह नीचे झुकी, लग्जरी बॉल को उठाया, उसे ऊपर उठाया और अंत में अपने खून में बसे नारे को जोर से कहा, पोकेमोन के डेज। बचपन में टीवी के सामने अनगिनत बार चिल्लाना, किशोरावस्था में वीडियो गेम पर अथक रोमांच और वयस्क होने पर हर बार इस संगीत को सुनकर लाल हो जाने वाली आंखें, ये सब इस संतुष्टि के क्षण में परिणत हुए। इस दुनिया में कई वर्षों तक रहने के बाद भी यान शियाओ को उस पल में एक वास्तविकता का एहसास हुआ जब उसके पास वास्तव में उसका अपना पोकेमोन था। डिंग। मुख्य क्वेस्ट यात्रा पर निकलना पूरी हो गई है। बधाई हो होस्ट, पोकेमोन मास्टर बनने की राह पर आपने एक ठोस कदम बढ़ा दिया है। आपको एक शुरुआती उपहार पैक मिला है। डिंग। होस्ट को बिलो की स्वीकृति मिल गई है, आपको 5 मास्टर पॉइंट्स मिले हैं। सिस्टम की सूचना ने यान शियाओ को वास्तविकता में वापस ला दिया। अपने हाथ में अभी भी गर्म लग्जरी बॉल को देखते हुए यान शियाओ मुस्कुराया। इस जीवन में वह निश्चित रूप से अपना सपना पूरा करेगा। डिंग। शुरुआती उपहार पैक खोलें और पोकेमोन भाषा निपुणता कौशल पुस्तक और मास्टर ड्रीम बॉक्स प्राप्त करें। सिस्टम का पोकेमोन प्रशिक्षण फंक्शन अब उपलब्ध है। पोकेमोन भाषा निपुणता कौशल पुस्तक, इसमें दुनिया भर की सभी पोकेमोन प्रजातियों की प्रमाणिक बोलियां हैं। उपयोग के बाद आप किसी भी पोकेमोन से संवाद कर सकते हैं। यदि आपका अभिनय अच्छा है तो वे आपको अपने ही अजीब दिखने वाले समकक्षों में से एक समझ सकते हैं। मास्टर ड्रीम बॉक्स, यह आपको अपने पोकेमोन को स्वप्नलोक में ले जाकर नकली लड़ाइयों और विशेष प्रशिक्षण देने की सुविधा देता है, जिससे मेजबान और उसके साथियों दोनों के युद्ध कौशल में लगातार सुधार होता है। दोनों वस्तुओं की जांच करने के बाद यान शियाओ काफी संतुष्ट था। मास्टर ट्रेनिंग सिस्टम से जैसी उम्मीद थी, ये सिर्फ पोकेमोन को प्रशिक्षित ही नहीं करता था, बल्कि प्रशिक्षक की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नकली लड़ाइयां भी करवा सकता था। उसने कौशल पुस्तिका का उपयोग करने के लिए ताली बजाई, फिर सिस्टम का पोकेमोन पैनल खोला। वह देखना चाहता था कि सिस्टम के प्रशिक्षण कार्य कैसे काम करते हैं। लग्जरी बॉल प्रीवियस अध्याय 13 पोकेमोन चक्र गए। नेक्स्ट। सेटिंग्स। टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर बुक मार्केटिंग सर्विसेज ई बुक रीडर डिवाइस बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म बुक थीम मर्चेंडाइज डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोन टील 0.81 यानामी एन लोगो टोमेटोन टील एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 14 सिस्टम की विचित्र संवर्धन योजना वंदराले कान वाली लड़की लेवल 12 शुरुआती ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण अच्छी प्रतिभा लेकिन सुधार की काफी गुंजाइश प्रशिक्षकों द्वारा अत्यधिक स्वीकार्यता जिससे घनिष्ठता बढ़ती है और तेजी से विकास होता है विरासत में मिली भरपूर कौशल लेकिन कम दक्षता केवल नकारात्मक गुण सारांश एक अनाड़ी खरगोश जैसे कान वाली लड़की पालतू जानवर और बिस्तर गर्म करने वाली के रूप में रखने के लिए एकदम सही लेकिन एक पूर्ण विकसित योद्धा बनने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। यान शियाओ ये खरगोश जैसे कानों वाली लड़की क्या होती है और बिस्तर गर्म करने वाली ये सिस्टम क्या ऐसे प्यारे खरगोशों का जुनून सवार है। डिंग निदान पूरा हो गया, कृपया प्रशिक्षण योजना बनाने की पुष्टि करें। यान शियाओ ने अपने होंठ से कुड़े, क्या ये स्पष्ट नहीं है? पुष्टि करें। डिंग 50,000 एलायंस कॉइन खर्च हुए, कल ही इसके लिए एक अल्पकालिक प्रशिक्षण योजना तैयार की गई है, कृपया देखें। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे बाप रे, इस सुविधा के लिए पैसे क्यों लगते हैं? डिंग विशेष सूचना, इस साधना योजना के पहले संस्करण पर 50% की छूट है, अगली बार कीमत मूल कीमत पर वापस आ जाएगी। यान शियाओ मैं उसने अपने बैंक कार्ड पर नजर डाली और अचानक उसे अपने पिछले जीवन का एक विज्ञापन नारा याद आ गया। सिस्टम अरे आपका बैंक कार्ड? यान शियाओ नहीं, यह आपका बैंक कार्ड है। धिक्कार है, मैं देखना चाहता था कि आखिर यह योजना इतनी महंगी क्यों है। गुस्से से भरा हुआ यान शियाओ ने साधना योजना खोली। कली इस प्रारंभिक साधना योजना आय गुण संशोधन। सबसे पहले निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से लचक बढ़ाने के लिए अनाड़ीपन के गुण को कमजोर करें और समाप्त करें, फिर सुरक्षात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए अन्य श्रेष्ठ गुणों को जानबूझकर विकसित करें। एक अनाड़ीपन का निवारण, पेट की कसरत, लंबी दूरी की दौड़, स्प्रिंटिंग, तैराकी, नृत्य और हैंडस्टैंड जैसी दैनिक गतिविधियां अपनी क्षमता के अनुसार वजन बढ़ाते हुए अनाड़ीपन के प्रभाव को प्रभावी ढंग से दूर कर सकती हैं। 2 अनुशंसित गुण प्रतिस्थापन। 1 गति बढ़ाने का गुण, शरीर को लगातार उत्तेजित करके युद्ध में प्रतिबारी गति को एक स्तर बढ़ाता है। प्रशिक्षण विधि, भारित प्रशिक्षण के साथ मैराथन गति लक्ष्य निर्धारित करना, चट्टानों पर मुख पतन की तरह प्रक्षेप्य का उपयोग करके लगातार आगे बढ़ना और एक समान त्वरण प्राप्त करना। बी योग शक्ति गुण, योग आसनों के माध्यम से शक्ति बढ़ाता है, आक्रमण शक्ति को दोगुना करता है। प्रशिक्षण विधि, योग के प्रति प्रेम विकसित करें, दैनिक योग अभ्यास और योग वीडियो देखकर कौशल और आसन सीखें और उनका नियमित रूप से अभ्यास करें। सी स्नाइपर गुण, विरोधियों की कमजोरियों को सटीक रूप से पहचानने के लिए तीक्ष्ण दृष्टि विकसित करता है, जिससे महत्वपूर्ण प्रहारों की शक्ति 50% बढ़ जाती है।
प्रशिक्षण विधि क्रॉसफायर डाउनलोड करें और अपने पोकेमोन को स्नाइपर राइफल से लगातार 20 किल करने का लक्ष्य प्राप्त करने दें। डी मजबूत छाती की मांसपेशियां विशेषता रक्षा कम नहीं होती। प्रशिक्षण विधि अधिक दूध पिएं और अधिक पपीता खाएं और प्रशिक्षक को लगातार बालू को दबाने और मालिश करने के लिए कहें। यह विधि खरगोश के कान वाली लड़की के आकर्षण को प्रभावी ढंग से बढ़ाती है। ए रोएदार क्षमता संपर्क हमलों से आधा नुकसान होता है लेकिन अग्नि प्रकार के हमलों से दोगुना नुकसान होता है। प्रशिक्षण विधि आपसे फर न काटें और इसे 6 महीने तक बनाए रखने के लिए ओवरलॉर्ड शैम्पू का उपयोग करें। डॉट 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 दो मूव पूल का विस्तार एजेस अत्यधिक मीठी धारावाहिक देखें और नायिका के व्यवहार की नकल करें। विद्युत चुंबकीय तरंग वैकल्पिक अनिवार्य भौतिकी की पाठ्यपुस्तक खोलें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम सीखें और अभ्यास पूरा करें। डॉट 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 पहला भाग पढ़ने के बाद यान शियाओ चुप हो गई। ये सब क्या बकवास है, सिर्फ पहले 2 भाग ही समझ में आए, बाकी सब तो बिल्कुल बेतुका था। घुंघराले कान वाले छोटे हाथों से क्रॉसफायर खेलने और उसे स्नाइप करने का क्या मतलब है, और क्या वो 20 किल स्ट्रीक सच है? और तो और क्या आपको यकीन है कि ये तरीका छाती की मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए है? ये तो साफ तौर पर स्तन बढ़ाने के लिए है। और फिर ये बाबांग शैम्पू टीवी सीरियल। सबसे अजीब बात तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। यान शियाओ खुद अपने पिछले जन्म में इसे समझ नहीं पाई थी और अब वो चाहती है कि उसके पोकेमोन इसे सीखें। क्या मजाक कर रहे हो? यान शियाओ घास पर लेट गई, आसमान की ओर देखती रही, एकदम निराश। इस तरह की विचित्र प्रणाली सचमुच थका देने वाली थी। हालांकि दूसरी ओर अगर अनाड़ीपन को गति या योग शक्ति से बदल दिया जाए तो ब्रिलियन के लिए यह बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। यान शियाओ सोच में पड़ गया और आगे बढ़ने लगा। 2 स्नेह विकास प्रशिक्षक के कार्यों के माध्यम से पोकेमोन की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। जहां कोई आवश्यकता नहीं है वहां आवश्यकताएं उत्पन्न करना और निरंतर नवाचार के माध्यम से पोकेमोन की अपेक्षाओं से कहीं अधिक करना। पुनश्च पोकेमोन अद्भुत जीव हैं, वे लोगों की भावनाओं को भलीभांति महसूस कर सकते हैं। आत्मीयता विकसित करने का रहस्य यह है कि पहले आप स्वयं को पोकेमोन के अनुकूल बना लें। 3 कौशल विकास दैनिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल दक्षता में प्रभावी ढंग से सुधार करना और कौशल भंडार का विस्तार करना। एक कौशल दक्षता में सुधार वेग डांस लीग ऑफ लेजेंड्स डाउनलोड करें, ब्रिलियंट को अल्केमिस्ट सिंगे को नियंत्रित करने दें और वेग डांस दक्षता में प्रभावी ढंग से सुधार करने के लिए 5 विरोधियों को सफलतापूर्वक मार दें। कांपना है या नहीं कांपना, यही सवाल है। बेहतर मुक्केबाजी वन पंच मैन मंगा देखना और साइटामा की मुक्केबाजी तकनीकों की नकल करना मुक्केबाजी के सभी कौशलों में दक्षता को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है। नोट इससे गंजापन हो सकता है, सावधानी से प्रयोग करें। नकल लीग ऑफ लेजेंड्स डाउनलोड करें और कलियर को हीरो निको को नियंत्रित करने दें, उसे जितना हो सके उतने अलग अलग रूपों में बदलने से दक्षता में प्रभावी ढंग से सुधार हो सकता है। निको इसे पहनकर देखो, वाह मुझे ये बहुत पसंद है। बास्केटबॉल शॉट स्लैम डंक देखना और रुकावा कायदे की शूटिंग मुद्रा सीखना दक्षता में प्रभावी ढंग से सुधार कर सकता है। बेवकूफ कब तक इतना तनाव में रहोगे, बीच में आना बंद करो। गोल आंखें अपने प्रशिक्षक को हर दिन एक प्यारी सी निगाह से देखने की आदत डालें। डॉट 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 यान शियाओ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? क्या ये तरीके भरोसेमंद हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल बेतुके हैं। यान शियाओ को लगा जैसे वो पागल हो रहा हो। वो जुआन को लॉल में रैंक वाले गेम खेलते हुए कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाया। डिंग कृपया सिस्टम की पेशेवरता पर सवाल न उठाएं। ओह आखिरकार बोल ही दिया है ना, जल्दी करो और मेरे पैसे वापस करो। होस्ट इसकी जांच कर सकता है, अगर ट्रेनिंग प्लान अप्रभावी साबित होता है तो 10 गुना पैसा वापस कर दिया जाएगा। यान शियाओ हैरान रह गया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो होस्ट को देखकर अवाक रह गया हो। यान शियाओ को शक हुआ, उसने बाद में जुआन से इसे आजमाने की योजना बनाई। लॉल के एक गेम में नीचे स्क्रॉल करते हुए उसे एक आखिरी ट्रेनिंग प्लान मिला। इफ प्रतिभा संवर्धन आप उच्च स्तर के विरोधियों के विरुद्ध युद्धों के माध्यम से यादृच्छिक रूप से एक प्रतिभा विशेषता मान प्राप्त कर सकते हैं, जिसे संवर्धन पृष्ठ पर प्रतिभा को बेहतर बनाने के लिए आवंटित किया जा सकता है। एक प्रतिभा अंक वर्तमान में विशेष आक्रमण प्रतिभा में 1 अंक है। 2 नस्लीय प्रतिभा को पार करना ये फंक्शन अभी सक्षम नहीं है। अरे वाह, ये वास्तव में प्रतिभा मान बढ़ा सकता है। यान शियाओ ने अति सक्रिय वानर को हराने पर एक विशेष आक्रमण प्रतिभा अंक प्राप्त किया था, लेकिन प्रतिभा संवर्धन सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उसे यह नहीं मिला था। उसने सोचा था कि सिस्टम ने इसे मिलिटेंट में स्वचालित रूप से जोड़ दिया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अंकों को मैन्युअल रूप से आवंटित कर सकता है। दूसरे शब्दों में वह अधिकतम गति और अधिकतम शारीरिक आक्रमण के साथ एक विशेषीकृत लोरहॉर्न का संवर्धन कर सकता है। अब देखते हैं कि यह लीग ऑफ लेजेंड्स में काम आएगा या नहीं। यान शियाओ ने पोकेबॉल पकड़ी और एक पल में ही बम्बलबी को एक आभासी दुनिया में पहुंचा दिया। यहाँ का साज सज्जा किसी आलीशान गेमिंग रूम जैसा था, जिसमें लगातार बदलती रोशनी, भविष्यवादी कंप्यूटर केस, विशाल घुमावदार स्क्रीन, चमकदार धातु के कीबोर्ड और माउस और बेहद आरामदायक गेमिंग कुर्सियां थीं। पास में ही स्नैक्स और ड्रिंक काउंटर भी थे, जहां आप खाते पीते खेल सकते थे। गेमिंग के दीवाने यान शियाओ ने कहा, ये तो सचमुच एक सपना सच हो गया। नोट आखिरी पंक्ति एक अलग असंबंधित टिप्पणी प्रतीत होती है। वानहुआ तोंगली निको प्रीवियस अध्याय 14 सिस्टम की विचित्र संवर्धन योजना। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर बुक्स रैप और हिप हॉप बुक्स और लिटरेचर बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म नॉवल राइटिंग कोर्सेज डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटॉन टेल 0.81 यानामी एनालोगो टोमेटॉन टेल एवटार गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 15 गुरु का स्वप्न बॉक्स। डिंग मास्टर का ड्रीम बॉक्स खुल गया। आप प्रशिक्षण कार्यक्रम से एक विशेष प्रशिक्षण विधि या सिमुलेटेड युद्ध चुन सकते हैं। शुल्क 10,000 एलायंस कॉइन प्रति घंटा। यान शियाओ सचमुच मैं बहुत जल्दी खुश हो गया। ये सिस्टम बिल्कुल उस दुष्ट पूंजीपति जैसा है। सौभाग्य से यान शियाओ के पास अभी भी काफी बचत है। वह पहले 2 घंटे इसे आजमा कर देखेगा। कंप्यूटर डेस्क पर बैठे यान शियाओ को अपने पिछले जीवन में इंटरनेट कैफे जाने का एक भूला हुआ एहसास हुआ, जैसे उसने खाने पीने में कुछ पैसे बचाए हों और फिर इंटरनेट कैफे गया हो। मैनेजर मुझे 2 घंटे के लिए एक कंप्यूटर दे दीजिए। म्याऊं गेमिंग कुर्सी पर बैठा क्लियर अपने सामने अजीब आकार की मशीन को कुछ उलझन से देख रहा था। घुंघराले कान वाले, अब से तुम्हें ध्यान से देखना और सीखना होगा। यान शियाओ ने अपनी कुर्सी ठीक की, उसे डेस्क के पास धकेला, लीग ऑफ लेजेंड्स का चयन किया और उसे खोला। फिर माउस और कीबोर्ड उसके इस्तेमाल के हिसाब से एक मोड में बदल गए। बटन इतने बड़े थे कि उसकी कंफर्टेबली उंगलियां भी उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकती थी। मिमी स्क्रीन देखकर कलीएज बहुत उत्सुक हो गया। चलो पहले निको को आजमाते हैं। यान शियाओ के मार्गदर्शन में कलीएज ने निको को नियंत्रित करना शुरू किया और उसे कई रूपों में बदला, मिनियन हीरो आदि, लेकिन बस इतना ही। जाहिर है निको के घूमने फिरने की वजह से खेल हार गया। धिक्कार है, ये निको कैसी नौसिखिया है। मैं कीबोर्ड पर चावल बिखेर दूं तो कुनकुन तुमसे बेहतर खेलेगा।
सच में ऐसा लगता है जैसे वो कोई अभिनेत्री हो। तुम पागल हो गए हो, मैचमेकिंग में अभिनेता कहाँ से मिलते हैं। बेस में धमाका होते ही उसके साथियों ने हमेशा की तरह एक दूसरे पर दोषारोपण और शिकायत करना शुरू कर दिया, जबकि यान शियाओ शरारती हंसी हंस रहा था। आखिरकार कलियर के लिए उसके आदेश समझना पहले से ही मुश्किल था और कौशल का उपयोग करना तो बस बेतरतीब बटन दबाना था। उनके जीतने का कोई चांस ही नहीं था। यान शियाओ ने सोडा की बोतल खोली और गटक ली। उसे मानना ही पड़ा, खेल में पोकेमोन को गाइड करना वाकई थका देने वाला काम था। तभी उसके कान में एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई। डिंग, कलियर ने ट्रेनिंग पूरी कर ली है और उसकी नकल करने की क्षमता मास्टर हो गई है। छी, यान शियाओ ने अपना सोडा थूक दिया। ये सच में काम कर गया। उसने समय देखा, सिर्फ 30 मिनट ही बीते थे। इसका मतलब है कि उसने कलियर की क्षमता बढ़ाने के लिए सिर्फ 5000 युआन खर्च किए। क्या ये इतना आसान था? हाँ, सिस्टम होने का मतलब है कि आप जो चाहें कर सकते हैं। यान शियाओ बहुत उत्साहित हुआ और उसने तुरंत छोटे खरगोश को एक सफेद खरगोश की कैंडी देकर पुरस्कृत किया। मिमी, धन्यवाद यान शियाओ। हालांकि उसे पता नहीं था कि वह इतना खुश क्यों था। कलियर्स ने कहा कि सफेद खरगोश की कैंडी स्वादिष्ट थी। फिर यान शियाओ ने कलियर्स को निको की नकल करने का प्रयास करने को कहा। उसकी नकल करने की क्षमता में फिर से सुधार हुआ, लेकिन वह महारत के स्तर तक नहीं पहुंची थी। ऐसा लग रहा था कि उसे और अभ्यास की आवश्यकता है। एक राउंड के बाद 1 घंटा बीत गया और सिस्टम की सूचना फिर से सुनाई दी। डिंग, होस्ट ने स्वप्नलोक में पूरा 1 घंटा बिताया है। आज के लिए 1 घंटे का अनुभव समय शेष है। इसकी भी समय सीमा है। यान शियाओ ने मुंह बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंटरनेट कैफे में बैठा हो और बताया जा रहा हो कि बैलेंस खत्म हो गया है। कलियर्स को उठाकर यान शियाओ अगले कमरे में चला गया। यह एक विशाल प्रशिक्षण मैदान है, प्रशिक्षण और लड़ाइयों के लिए समर्पित क्षेत्र। सिस्टम, नकली लड़ाई शुरू करो। डिंग, नकली लड़ाई का अभ्यास शुरू। शुरुआती चुनौती स्तर से स्वचालित रूप से मिलान, यादृच्छिक प्रतिद्वंद्वी। मिलान पूरा हुआ। लड़ाई का प्रतिद्वंद्वी, रेटेटा लेवल 14। लड़ाई शुरू। अगले ही पल युद्ध के मैदान में एक छोटा बैंगनी चूहा प्रकट हुआ, जिसके पीछे एक रहस्यमय काली परछाई थी, जो शायद उसका प्रशिक्षक था। रेंगना, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। म्याऊं, नन्हा खरगोश अपनी ताकत बढ़ाने की चाहत को नहीं भूला था और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। रेटेटा, वेदनकारी चीख। विरोधी प्रशिक्षक ने पहला हमला किया। वेदनकारी चीख प्रतिद्वंद्वी के रक्षा स्तर को 2 कम करता है। रेटेटा ने अपने दांत पीसना शुरू कर दिया, जिससे एक तीखी और चुभने वाली आवाज निकली। सिस्टम का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी के मूव पूल को देखकर यान शियाओ ने भौहें चढ़ाई। फिर मिमिक। म्याऊं, नन्हा खरगोश अपनी आवाज दबाते हुए एक तीखी चीख भी निकाल बैठा। हालांकि इस तीखी आवाज में एक तरह की प्यारी सी मिठास थी। दोनों के शरीर में एक चमक दिखाई दी जो रक्षा में कमी का संकेत दे रही थी। यान शियाओ घबरा गया। विरोधी के पास एक भयानक कॉम्बो था। फिली, शेक डांस का इस्तेमाल करो। शेक डांस एक अजीबोगरीब नृत्य करता है जिससे आसपास के सभी पोकेमोन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। म्याऊं, नन्हा खरगोश कुछ लड़खड़ाते कदमों से झूम उठा। रेटेटा, क्विक अटैक का इस्तेमाल करके उसे रोको। राउंड आई का इस्तेमाल करके उसे बाधित करो। यान शियाओ ने तेजी से बोलते हुए लगभग एक ही समय में विरोधी के साथ आदेश दिए। क्विक अटैक और राउंड आई दोनों ही प्राथमिकता वाले मूव हैं। अंदर यह है कि एक के लिए दौड़कर जाना पड़ता है, जबकि दूसरे के लिए केवल दृश्य उत्तेजना का उपयोग करके विरोधी के हमले को एक स्तर कम करना होता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल पहले किया जा सकता है। इसके अलावा क्यानली के अनुसार वास्तविक लड़ाइयों में राउंड आइज, हाउस और पियर्सिंग साउंड जैसे हमले प्रतिद्वंद्वी की लय को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए यान शियाओ को उम्मीद थी कि राउंड आइज प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण लय को प्रभावी ढंग से बिगाड़ सकता है। हालांकि वह अनाड़ी छोटा खरगोश समय पर अपने लड़खड़ाते नृत्य से संभल नहीं पाया और ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। फिर भी उसने यान शियाओ के आदेश का पूरी निष्ठा से पालन किया और फ्लैश डैश के बीच में ही एक प्यारी सी नजर डाली। रेटेटा के शरीर पर एक प्रकाश चमका जो आक्रमण शक्ति में कमी का संकेत था, और फ्लैश ने सफलतापूर्वक वार किया, जिससे कलियर दूर जा गिरा। कलियर, इमिटेशन का प्रयोग करो। शार्पनिंग का प्रयोग करो। शार्पनिंग अपने नुकीले पंजों और दांतों को तेज करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अगला हमला किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर लगे। शैडो ट्रेन ने लय पर मजबूत नियंत्रण बनाए रखा। यान शियाओ को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया, लेकिन यान शियाओ ने पहले ही आदेश दे दिया था। इस बार इसने रेटेटा के क्विक अटैक की नकल की। वूश। खरगोश पहले से ही काफी तेज था और क्विक अटैक से मिली ताकत से इसने सीधे अभ्यास को रोक दिया। बस ऐसे ही ट्रेजर प्रतिद्वंद्वी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और उसने तुरंत अपना तुरुप का पता निकाल दिया। ट्रेजर नॉर्मल टाइप का अल्टीमेट मूव पावर 140। इसे बाकी 3 मूव्स इस्तेमाल करने के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा मौका पहले ही हाथ से निकल चुका है। बताओ, इसे जमीन पर पटक देता है, खेल खत्म। म्याऊं, नन्हे खरगोश ने जबरदस्त लड़ाई के हुनर का प्रदर्शन किया। नन्हे रेटेटा को उसके कानों के बीच से पकड़कर हवा में उछाला और फिर एक जोरदार मुक्के से पटक दिया। नन्हा रेटेटा गिर पड़ा, उठने में असमर्थ। डिंग, उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सफल चुनौती। शारीरिक आक्रमण प्रतिभा का आइकन प्राप्त हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह रहस्यमयी आकृति चुप रही, मानो इस परिणाम को स्वीकार न कर पा रही हो। अरे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पहले एक तेज हमला करता और फिर काटता, यानी लड़ने का एक ज्यादा जोरदार तरीका, क्योंकि नन्हा रेटेटा उच्च स्तर का है। दूसरा तेज हमला करने से एक ही बार में मारने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन इससे मुझे सांस लेने का मौका भी मिल जाता है। या शायद बेहतर होता अगर तुमने शुरू में ही तेज हमला न किया होता। प्रीवियस अध्याय 15 गुरु का स्वप्न बॉक्स। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन, रैंडम नॉवल जनरेटर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोन 0.81। यानामी एन लोगो टोमेटोन टील। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 16 दूसरा लक्ष्य। टिप्पणी करने के बाद यान शियाओ मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी नज़र में मिमिक कौशल का सामरिक महत्व किसी भी अन्य कौशल से कहीं अधिक था। यह खिलाड़ी की युद्ध में लचीलेपन को कई गुना बढ़ा देगा। विरोधी के मूव पूल को देखे बिना ही यान शियाओ ने पियर्सिंग साउंड, शार्पनिंग और ट्रेजर के संयोजन की भयानक वन हिट किल प्रणाली को पहचान लिया था। यदि विरोधी इसका सफलतापूर्वक उपयोग कर लेता तो बम्बलबी के लिए 2 जीवन भी पर्याप्त नहीं होते। इसलिए शेकिंग डांस केवल एक चलावा था। इसका उद्देश्य मिमिक का उपयोग करके विरोधी के इंटर कौशल को बाहर निकालना और उनकी आक्रमण लय को बाधित करना था। और एक बार आमने सामने की लड़ाई में बम्बलबी अपने समृद्ध फाइटिंग टाइप मूवसेट के साथ नॉर्मल टाइप रेटेटा पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। यही यान शियाओ का विजय का सूत्र था। म्याऊं, छोटा खरगोश खुशी से यान शियाओ की बाहों में कूद गया, बहुत उत्साहित लग रहा था। यह पहली बार था जब इसने किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को सफलतापूर्वक हराया था। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर छोटे खरगोश को शारीरिक आक्रमण की प्रतिभा सौंपी और अनुकरण युद्ध का अगला दौर शुरू किया। सिनो लीग मुख्यालय, एलिट 4 आवासीय क्षेत्र। अग्नि प्रकार के एलिट 4 सदस्य दाये अपने बिखरे बालों को सहलाते हुए जागे। वे उठे, अपने लिए एक गिलास पानी डाला, आंगन में गए, आकाश की ओर देखा और उदास होकर आह भरी।
अरे इतनी सुबह सुबह हाँ क्यों भर रहे हो? दाई मुड़े और देखा कि मनोप्रकार के एलिट फोर सदस्य वसों पड़ोसी आंगन में एक कुर्सी पर धूप सेक रहे हैं। कुछ नहीं, बस एक अजीब सपना देखा। सच में बहुत निराशाजनक है। दाई ने अपने लाल बालों को फिर से खुजलाया। ओह क्या बात है दाई, क्या तुमने सपने में देखा कि सिंडाकुल ने तुम्हें बुरी तरह हरा दिया? हाँ हाँ हाँ। दाई ने मुंह बनाया। अगर सिंडाकुल होता तो ठीक था, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे एक मामूली आदमी ने धोखा दे दिया। धिक्कार है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बुद्धि पूरी तरह चूर चूर हो गई हो। सच में ये सारे रणनीतिकार गंदे दिमाग वाले हैं। डॉट 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 डॉट। 3 और सिमुलेशन किए गए। जिन प्रशिक्षकों से मुकाबला हुआ वे सभी अपेक्षाकृत औसत दर्जे के थे, इसलिए पहले वाले का तनाव खत्म हो गया। उनमें से केवल एक मुकाबला उच्च स्तर के प्रशिक्षक के साथ था, जिससे उसे गति प्रतिभा अंक मिला, जिसे उसने अपने बम्बलबी को दे दिया। जब यान शियाओ जागा तो सुबह के 10 बज चुके थे। उसने बम्बलबी को बाहर निकाला, उसे 2 एनर्जी क्यूब खिलाए और फिर जाने के लिए अपना टेंट समेटा। रिंग रिंग, फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी देखकर यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ फोन उठाया। गुलाबी बालों और गुलाबी आंखों वाली एक लड़की धीरे धीरे स्क्रीन पर दिखाई दी। उसकी उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति ने यान शियाओ की मुस्कान को और भी चौड़ा कर दिया। तुमने अचानक मुझे क्यों फोन किया? अरे मैं बस ये देखना चाहती थी कि कहीं तुम काम में ढिलाई तो नहीं कर रही हो। वैसे भी मैं बिना किसी वजह के तुम्हें फोन कर सकती हूँ क्या? शियाओक्सी ने थोड़ा शर्मिंदा होकर बहाना बनाया। बिल्कुल कर सकती हो, एकदम सही समय है। चलो मैं तुम्हें अपना पहला पोकेमॉन दिखाती हूँ। यान शियाओ मुस्कुराए और छोटे खरगोश को स्क्रीन पर दिखाया। वाह ये कलियर है, कितना प्यारा है। शियाओक्सी की आंखें चमक उठी। उसे प्यारे प्यारे छोटे जीव सबसे ज्यादा पसंद थे। नाना यान शियाओ, मुझे अपना कलियर क्यों नहीं दे देती? इतने प्यारे बच्चे के साथ दुश्मन बिना कुछ किए ही हार मान लेगा। ये सुनकर नन्हा खरगोश अपने नन्हे पंजों से यान शियाओ की बांह से कसकर चिपक गया। म्याऊं। नहीं। यान शियाओ मुस्कुराया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। शियाओ के ने भौहें चढ़ा ली। उसकी आवाज में ईर्ष्या का भाव था। अरे यान शियाओ, तुमने बम्बलबी को सिर्फ किसी गंदी इच्छा को पूरा करने के लिए तो नहीं पाला। मैंने सुना है कि सिनों में किसी ने गादेवर से शादी कर ली है। यान शियाओ के होंठ फड़फड़ाए। क्या मैं भी वैसा ही इंसान हूँ? हम कौन जाने। छोटी लड़की ने अपनी बाहें मोड़ ली। उसकी बाहों का घुमाव बेहद आकर्षक था। यान शियाओ का कंधा फड़क उठा और उसे देखते हुए वह अचानक गंभीर हो गया। चिंता मत करो, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं किससे शादी करूंगा। क्या तुमने कैसे तय किया? शियाओ के ने झट से पूछा। हालांकि यान शियाओ ने घबराकर फोन काट दिया था। उफ। यान शियाओ ने एक लंबी सांस ली और आखिरकार खुद को शांत किया। इस बारे में बात करते करते उसका गुस्सा फूटने ही वाला था। डिंग, एक नया मुख्य मिशन जारी किया गया है। कृपया मिशन पैनल देखें। मुख्य मिशन, दूसरा सदस्य। मिशन की आवश्यकताएं, एक दूसरा उपयुक्त साथी पोकेमॉन खोजें और उसे पकड़ें। इनाम, एक यादृच्छिक रूप से प्राप्त होने वाली वस्तु। आ रहा है। यान शियाओ मुस्कुराया। बिना वस्तुओं के पोकेमॉन की लड़ाई नीरस होती है। वह पहले से ही तरह तरह की अजीब वस्तुओं की कल्पना कर रहा था। आमतौर पर नकारात्मक वस्तुओं के साथ भी बम्बलबी का उपयोग किया जा सकता है। आखिरकार क्लमजी क्षमता का मूल्य नकारात्मक वस्तुओं से अप्रभावित रहने और फिर स्वैप चाल का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी की वस्तु से अदला बदली करने में निहित है। हालांकि इस दुनिया में लड़ाई एनीमे जैसी ही है। मेगास्टोन के अलावा ऐसा लगता है कि उसके पास कोई और होल्ड आइटम नहीं है और बम्बलबी को स्वैप मूव विरासत में नहीं मिलता, इसलिए यह अजीबोगरीब रणनीति असंभव है। अपना सामान पैक करने के बाद यान शियाओ ने कलियर को अपने कंधे पर टांगा, अपनी नोटबुक निकाली और अपने अगले लक्ष्य की योजना बनाने लगा। शियाओक्सी द्वारा दिया गया हवाई जहाज का टिकट कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला था, जो यान शियाओ के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उसने सिनो क्षेत्र में लीग सम्मेलन में भाग लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन इसे उसे अपने इच्छित लक्ष्यों को पहले पकड़ने के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाने से नहीं रोका जा सकता था। कैसा रहेगा अलोला जाकर उर्शिफू को पकड़ना? एनिमे के सर्वशक्तिमान उर्शिफू के बारे में सोचते हुए जोड़ने और गोता लगाने में सक्षम है, यान शियाओ उत्साह से भर गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया। वह शायद उर्शिफू की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा नॉर्मल फाइटिंग टाइप का कॉम्बिनेशन मेगा बनियाई जैसा ही था, जो टीम के संतुलन के लिहाज से अच्छा विकल्प नहीं था। उसने कुछ और विकल्पों पर विचार किया, लेकिन कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। स्नोलैक्स शक्तिशाली है, लेकिन उसकी भूमिका स्लेकिंग जैसी ही है, जिसे हम भविष्य में प्रशिक्षित करेंगे, और उसका लालची स्वभाव इसके लिए बहुत ज्यादा है। ज़ोरोक केवल प्राचीन काल में ही पाया जा सकता है, यानी आपको सेलेबी या डायलगा से मदद मांगनी पड़ेगी। अगर हम उसे ढूंढ भी लेते हैं तो वह हैश नहीं है। नायक के पास मौजूद सुरक्षा कवच के बिना किसी पौराणिक पोकेमॉन को मदद के लिए राजी करना मुश्किल होगा। अर्बेनबोन एक अच्छा विकल्प है, ये सिनो में पाया जाता है, लेकिन इसके अंतिम विकास और सारिन को विकसित होने के लिए एक विशेष वस्तु की आवश्यकता होती है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हम उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और सारिन से लेकर अम्ब्राउन तक इस परिवार के पोकेमॉन हर विकास के साथ बदसूरत होते जाते हैं। उनका रूप रंग कुछ खास नहीं है। उनकी ताकत तो स्लेकिंग जितनी भी नहीं है। छोड़ो, आसपास किसी खास हेयर स्टाइल वाले पोकेमॉन को पकड़ना बुरा नहीं होगा। यान शियाओ ने ऊपर उड़ते हुए स्टारडस्ट को खाली निगाहों से देखा, फिर से हिलाकर खुद से बुदबुदाया, लेकिन लगता है यहाँ बहुत सारे शारीरिक हमलावर हैं। तो मेगा पिक्स्यूट के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन अगर यह सिर्फ एक बार मेगा इवोल्यूशन कर सकता है तो ये बात मेल नहीं खाती। यान शियाओ ने अपनी नोटबुक में जल्दी से अपने पसंदीदा और शक्तिशाली नॉर्मल टाइप पोकेमॉन की सूची बनाई। आखिरकार उसे एक बेहतरीन पोकेमॉन सूझा। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, यान शियाओ की आंखें चमक उठती गई और उसने नोटबुक को जोर से बंद कर दिया। मैं तुम्हें चुनता हूँ। अगला पड़ाव, पाडिया, चलो चलें। मिकी और सोगेमिया, प्रीवियस, अध्याय 16, दूसरा लक्ष्य। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, ई बुक रीडर डिवाइस, बुक क्लब किट, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोन टील 0.81, यानामी एन लोगो, टोमेटोन टील, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश, अध्याय 17, पार्थिया में आगमन। पैरिया क्षेत्र 9वीं पीढ़ी के पोकेमॉन गेम पोकेमॉन सैफायर का मुख्य स्थान है और यह नवीनतम पोकेमॉन एनीमे पोकेमॉन होराइजन में भी दिखाया गया क्षेत्र है, जिसमें ऐश की यात्रा का अनुसरण किया गया है। यह विशाल क्षेत्र समुद्र से घिरा हुआ है और इसकी चारों दिशाओं में चारों मौसमों में अलग अलग भूदृश्य देखने को मिलते हैं। क्षेत्र का मध्य भाग ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और किंवदंती है कि इन पहाड़ों से घिरी एक गहरी घाटी में एक पौराणिक खजाना छिपा हुआ है, लेकिन कुछ ही लोग उस गड्ढे की तलहटी तक पहुंच पाए हैं। 200 साल पहले एक अभियान सबसे पहले पैरिया गड्ढे की तलहटी में स्थित सेक्टर 0 तक पहुंचा था। अभियान के अन्वेषक हाइडेगर ने अपने अवलोकन को बुक ऑफ सैफायर में दर्ज किया। दशकों पहले सेक्टर 0 में अन्वेषण केंद्र स्थापित किए जाने लगे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः प्रोफेसर और इनॉर्फोटू की पति पत्नी की टीम द्वारा इसकी तलहटी में प्रायोगिक अनुसंधान किया गया। 10 साल पहले उनके शोध में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली, जिससे पोकेमॉन को बेहतर बनाने की एक विशेष विधि टाइप क्रिस्टलीकरण की खोज हुई। यह एक ऐसी युद्ध प्रणाली है जो पोकेमॉन को क्रिस्टलीकृत होने देती है, जिससे उनका प्रकार अस्थायी रूप से बदल जाता है।
यान शियाओ ने अपने हाथों में पकड़ी किताब बंद कर दी और धीरे धीरे इस दुनिया और खेल के बीच के अंतर को समझने लगा। इस दुनिया में आने से पहले यान शियाओ ने पोकेमोन गेम का केवल पहला चरण ही पूरा किया था और DLC अभी तक जारी नहीं हुआ था, जिससे कई रहस्य अनसुलझे रह गए थे। इसके अलावा इस दुनिया की समय रेखा के अनुसार मुख्य कहानी की शुरुआत अभी काफी दूर थी, इसलिए वह यहाँ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। इस बार वह अपने पसंदीदा पोकेमोन को पकड़ने आया था और उसका गंतव्य डीप बर्ल टाउन था, जो अपने फूलों और कला के लिए प्रसिद्ध है। विमान से उतरने के बाद यान शियाओ अपनी साइकिल पर सवार होकर दक्षिण पूर्व दिशा में पाडिया की ओर चल पड़ा। मिकी, घुंघराले कानों वाला पोकेमोन यान शियाओ के कंधे पर बैठा बाहर के नजारों को देखते हुए खुशी से हंस रहा था। 2 दिन साथ बिताने के बाद नन्हा खरगोश काफी खुशमिजाज हो गया था और यान शियाओ की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली प्रशिक्षण योजना के तहत उसका स्तर और कौशल लगातार बेहतर हो रहा था। न सिर्फ उसका लेवल 2 बढ़ गया, बल्कि उसकी सभी स्किल्स भी महारत के स्तर तक पहुंच गई। उसकी प्रतिभा का मूल्य 300 के करीब पहुंच गया और यहाँ तक कि लॉ स्किल्स को इस्तेमाल करने में उसकी सटीकता में भी काफी सुधार हुआ। यान शियाओ ने मूल रूप से कलियर को योग सिखाने की योजना बनाई थी ताकि धीरे धीरे उसकी क्षमता योगा पावर में बदल जाए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे योग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह अपनी मजबूत छाती की मांसपेशियों को मजबूत करना चाहता था। उसने कारण बताया कि मिल्टन का मुंह दूध स्वादिष्ट था और उसे अपने मालिक द्वारा गले लगाए जाने और दबाए जाने में बहुत अच्छा लगता था। यान शियाओ इससे थक गया और उसे समझाना पड़ा और उसकी भावनाओं को जगाना पड़ा ताकि आखिरकार कलियर को उसकी स्पीड क्षमता के लिए प्रशिक्षण शुरू करने के लिए मना सके। एक खरगोश पोकेमोन होने के नाते कलियर को दौड़ने का गहरा जुनून है, इसलिए भारत मैराथन प्रशिक्षण उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ठीक है कलियर, अब प्रशिक्षण जारी रखने का समय है। म्याऊं, नन्हा खरगोश पलके झपकाते हुए यान शियाओ के कंधे से कूद गया और फिर घास के मैदान पर दौड़ने लगा। उसकी गति बार बार बदल रही थी, कभी धीमी तो कभी तेज और फिर तेज से धीमी। शियाओक्सी द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए वजन उसके पैरों में बंधे हुए थे, जिससे उसकी टांगों की मांसपेशियां मजबूत हो गई थी। ठीक है, मैं भी तेज दौड़ूंगा। शेनबो टाउन सबसे पहले पहुंचने पर इनाम के तौर पर मूमू फ्रेश मिल्क की एक बोतल मिलेगी। वाह, और इस तरह पाडिया मैदान पर एक इंसान और उसके पालतू जानवर के बीच एक दौड़ शुरू हुई। दोपहर की धूप बिग बॉयल कस्बे की सड़कों पर चमक रही थी। सड़क के दोनों ओर फूलों की क्यारियों में खिले सफेद फूल और हरी घास रोशनी और छाया को प्रतिबिंबित कर रहे थे। पक्षियों का चहचहाना और फूलों की सुगंध वसंत की जीवंतता को समेटे हुए थी। यहाँ के लोग प्रकृति और उसे पोषित करने वाले सूर्य का आदर करते हैं, इसलिए सूरजमुखी राक्षस के साथ दयालुता से व्यवहार किया जाता है। और आज इस शांत कस्बे ने साइकिल पर सवार एक लड़के का स्वागत किया। यान शियाओ ने अपनी साइकिल को अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलाया। चेन लगभग चिंगारी छोड़ रही थी क्योंकि कलियर उसके ठीक पीछे था। लगता है आज मैं जीत गया, यान शियाओ मुस्कुराया जब उसने देखा कि सड़क लगभग पहुंच चुकी है। म्याऊं, कलियर ने निराशा में अपना सिर नीचे कर लिया। मिल्टन के स्वादिष्ट दूध के बारे में सोचते हुए, खासकर एनर्जी क्यूब्स मिलाने और उन्हें भिगोने के बाद एक चाट और एक निवाला सचमुच अविस्मरणीय था। ये सोचते ही नन्हे खरगोश की बड़ी बड़ी काली आंखों में एक चुनौती भरी चमक आ गई। दौड़ अभी खत्म नहीं हुई थी, उसके पास अभी भी मौका था। लेकिन जैसे ही वह रफ्तार बढ़ाने वाला था, उसका पैर एक कंकड़ पर फिसल गया और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। म्याऊं, अपने मालिक को फिनिश लाइन पार करते देख उसने अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाया और अपने सिर और कानों को मुट्ठियों में बंद करके जमीन पर जोर से पटका। उसके शरीर पर एक सफेद रोशनी चमकी और अपनी उल्कापिंड जैसी पूंछ को घसीटते हुए वह पलक झपकते ही यान शियाओ से 2 कदम आगे निकल गया। चींची, यान शियाओ ने ब्रेक जोर से लगाए और जमीन पर पड़े घुंघराले कानों वाले खरगोश को बेहद उत्साहित होकर देखा। ये क्विक अटैक है। नन्हा खरगोश उठा, अपने कपड़े झाड़े और अपना छोटा सा पंजा आगे बढ़ाते हुए सिर हिलाया। म्याऊं म्याऊं, हे मुझे इनाम चाहिए। म्याऊं म्याऊं, ताज़ा दूध। ठीक है। यान शियाओ ने खुशी खुशी दूध की बोतल निकाली और साथ ही सिस्टम का इस्तेमाल करके नन्हे खरगोश की जानकारी जांची। क्रंची लेवल 14 शुरुआती क्षमता, अनाड़ीपन अंग धीरे धीरे अधिक फुर्तीले हो रहे हैं। अनाड़ीपन क्षमता का प्रभाव कमजोर हो रहा है। प्रतिभा 288, आधार कुल 350। मित्रता 138। सीखे हुए मूव्स, पावर पंच, शेक डांस, मिमिक, बैटन टॉस, ब्राउन आई, स्प्लैश। सीखे हुए मूव्स, क्विक अटैक। विवरण, एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली क्रंची जो प्रशिक्षण से आसानी से अपने वंश के मूव सीख सकती है। पॉप पॉप, नन्हे खरगोश ने बड़ी कुशलता से ढक्कन खोला और खुशी खुशी बोतल चाट ली। यान शियाओ को पहली बार सचमुच असाधारण प्रतिभा का अर्थ समझ आया। पिछले 2 दिनों से उसने कलियर को कॉमिक्स पढ़ने, एनीमे देखने या गेम खेलने पर ध्यान केंद्रित किया था ताकि उसकी कौशल क्षमता में सुधार हो सके बिना किसी प्रशिक्षण के। फिर भी उसने स्वतंत्र रूप से क्विक अटैक में महारत हासिल कर ली थी। शायद इसे ही प्रतिभा कहते हैं। यान शियाओ मुस्कुराया। पुनर्जन्म, मेरा पहला साथी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। सच कहूं तो ये काफी संतोषजनक है। तभी एक पीले हरे रंग का पोकेमोन नन्हे खरगोश के बगल में प्रकट हुआ। बोतल में मुंह दूध को खुशी से उछलते हुए देखकर उसने अपना मुंह खोला और एक शक्तिशाली चूषण बल से दूध को पतली धार में अपने मुंह में खींच लिया। मम, कलियर एक स्ट्रॉ निकालने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि बोतल खाली है। वह एक पल के लिए जम गया, सहज ही बोतल को पलटकर उसे खाली करने की कोशिश की, लेकिन एक बूंद भी नहीं बची। मिमी, छोटा सा जीव तुरंत रोने लगा, अपने बगल में खड़े अपराधी को देखता रहा जो अपना पेट थपथपा रहा था। उसके मुट्ठी के आकार के कान चमक रहे थे। यह एक सूरजमुखी राक्षस है। फुफकारो, घुंघराले कान वाले, रुको। यान शियाओ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बैंक 2 जोरदार मुक्के एक साथ पड़े, जिससे सूरजमुखी राक्षस हवा में उड़ गया। वह धड़ाम से एक पेड़ के तने पर गिरा और धीरे धीरे नीचे फिसल गया। मिमी, हम थूक दो। घुंघराले कान वाला पेड़ से नीचे कूद गया, सूरजमुखी राक्षस की ओर इशारा करते हुए प्यारी सी म्याऊं की। लंबे कान वाले खरगोशों का परिवार। प्रीवियस अध्याय 17, पार्थिया में आगमन। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ई-बुक रीडर डिवाइस, बुक क्लब किट, बुक्स और लिटरेचर, बुक्स, रैंडम नॉवल जनरेटर, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोम टील 0.81। यानामी एनालोगो, टोमेटोम टील, एवटार, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 18, गुरुजी मुझे मिल गया। यान शियाओ ने जल्दी से चारों ओर देखा, उस छोटे से जीव को उठाया और भागने की तैयारी करने लगा। आप जानते हैं, सनफ्लावर जो प्रकृति और सूर्य के प्रकाश का प्रतीक पोकेमोन है, डीप बॉयल टाउन में बहुत सम्मान रखता है। अगर स्थानीय लोगों को पता चल जाए कि किसी सनफ्लावर को पीटा जा रहा है तो निश्चित रूप से झगड़ा हो जाएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे मूल कहानी में ऐश और उसके दोस्तों को अजालिया टाउन में स्लोपोक की पूंछ पर पैर रखने के बाद निशाना बनाया गया था। म्याऊं, मुझे नीचे उतारो, मैं फिर से लड़ना चाहता हूँ। फिजल यान शियाओ की बाहों में चटपटाने लगा। प्यारे, मैं तुम्हें बाद में एक और बोतल दूंगा, चलो इस बारे से जाने देते हैं। इससे पहले कि यान शियाओ उस छोटे खरगोश को दिलासा दे पाता, बगल से एक आवाज आई, हम इस सनफ्लावर को चोट कैसे लगी? एक लंबा आदमी अजीब से सूट में वहां खड़ा था, उसकी कमर पर लताओं से बनी बेल्टी और बटन जिनको के पत्तों से बने थे, एक अजीबोगरीब कलात्मक शैली। ठीक है, इसे चोट कैसे लगी? यान शियाओ ने अनजान बनने का नाटक किया। हम अविश्वसनीय, सनफ्लावर जैसा खुशमिजाज पोकेमोन इतना दर्द भरा चेहरा कैसे बना सकता है?
जैसे कब्ज हो। वह आदमी उत्सुकता से जांच करने के लिए पास आया। जैसे ही वह पास पहुंचा, सनफ्लावर के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और दूध या सफेद तरल का एक पोखर उछलकर सीधे उसके चेहरे पर गिर गया। छी! उस आदमी ने पेट के अम्ल से मिले चिपचिपे पदार्थ को अपने चेहरे से पहुंचा और सनफ्लावर को खाली निगाहों से घूरने लगा। यानशियाओ और जुआन ने एक दूसरे को देखा और अपनी आंखों से यह पुष्टि कर ली कि वह आदमी चुपके से निकल जाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जैसे ही वे चुपचाप निकलने वाले थे, वह आदमी अचानक चिल्लाया, अद्भुत! ये सचमुच कला का एक नमूना है। यह अविश्वसनीय रूप से आधुनिक है। आप सहमत हैं? वह आदमी अचानक मुड़ा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उसकी मानसिक अस्थिरता का संकेत दे रहे थे। ओह हाँ हाँ, यानशियाओ ने जबरदस्ती जवाब दिया। लेकिन जब उसने उस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो वह रुक गया। फिर पूछा, आप कोशा तो नहीं है? कोशा, दीपपुल सिटी के जिम लीडर और पेडिला में घास प्रकार के पोकेमोन विशेषज्ञ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रकृति प्रेमी यह कलाकार इतना प्रसिद्ध होगा। कोशा ने बड़े सलीके से अपनी जैकेट की जेब से कलम निकाली। यहाँ मैं ऑटोग्राफ देने में कंजूसी नहीं करता, वैसे भी इसकी कोई खास कीमत नहीं है। यानशियाओ के होंठ फड़फड़ाए। दूसरे नजरिए से सोचने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लापरवाही से एक कागज उठाया और ऑटोग्राफ के लिए कोशा को देते हुए कहा, जिम लीडर कोशा, मैं दूर के कांटों से आया हूँ। मैं पास के ओलिविया जंगल में एक मिनीफॉक्स पकड़ना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कुछ अच्छी सलाह दे सकते हैं? उसके पिछले जीवन में पोकेमोन गेम ज्यादा पुराने नहीं थे और यानशियाओ मिनीफॉक्स की आदतों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए उसने स्थानीय लोगों पर भरोसा करने की योजना बनाई। यही उसका यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य था। मिनीफॉक्स यानशियाओ का दूसरा लक्ष्य था। बोलते बोलते उन्होंने कोशा के चेहरे के भावों को देखा और हिचकिचाते हुए कहा, दरअसल मेरे गृहनगर में आपके कई प्रशंसक हैं। हम हमेशा से मानते आए हैं कि प्रकृति और कला का मेल सबसे खूबसूरत चीज है। कोशा के होंठों पर अनियंत्रित मुस्कान आ गई। नौजवान, मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारा स्वाद तो लाजवाब है। घास प्रकार के पोकेमोन की बात हो तो कोशा को कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हुए उसने अपने घुंघराले बालों को खूबसूरती से झटका दिया और यानशियाओ को शरारती अंदाज में देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे कुछ रचनात्मक प्रेरणा दोगे और मैं तुम्हें ओलिविया वन का एक रहस्य बताऊंगा। डिंग, एक क्वेस्ट का पता चला। कृपया क्वेस्ट पैनल देखें। कोशा की रचनात्मक प्रेरणा कोशा को एक रचनात्मक सफलता पाने में मदद करें। पूरा करने पर आपको ओलिविया वन के टोटेम पोकेमोन का एक रहस्य मिलेगा। रचनात्मक प्रेरणा। यानशियाओ रुका और सोचने लगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने संकोच से कहा, क्या तुम हाइब्रिड तरीका आजमाओगे? क्या है? कोशा की दिलचस्पी बढ़ गई। उदाहरण के लिए उस सूरजमुखी राक्षस को देखो, तुम्हें क्या दिखता है? मुझे एक सूरजमुखी राक्षस दिखता है। नहीं नहीं नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। दरअसल सूरजमुखी राक्षस का असली नाम फैंटम थीफ किड है। क्योंकि यह अक्सर चेरी के पेड़ों के नीचे स्लैम डंक करता है, इसलिए कुछ लोग इसे सकुरागी हानामिची भी कहते हैं। और भी अजीब बात यह है कि सूरजमुखी राक्षस हमेशा आंखें सिकोड़ता है, इसलिए किसी ने भी उसकी आंखें नहीं देखी हैं। किंवदंती है कि वे कोनोहा के एक बुजुर्ग परिवार से हैं, जिन्हें अजीब सफेद आंखें विरासत में मिली हैं, इसलिए उनका नाम युगा है। कुल मिलाकर ये स्ट्रेंज फ्लावर युगा का उल्टा है, जिसका अर्थ है कि फैंटम थीफ किड ने सकुरागी हानामिची की बास्केटबॉल चुराई थी और 2.5 साल के अभ्यास के बाद युगा ने गेनी टू ब्यूटीफुल नामक सर्वोच्च तकनीक में महारत हासिल कर ली। तो किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए और यही बात कला पर भी लागू होती है। अब समझे। यानशियाओ बड़बड़ाता रहा, एक विचित्र कहानी करता रहा जो कुछ हद तक सामान्य लग रही थी लेकिन अंततः सारहीन थी। कोशा दंग रह गया। अपने सामने उस वाकपटू युवक को देखते हुए उसे अचानक अपने पीछे से एक तेज रोशनी निकलती हुई महसूस हुई और वह उत्साह से भर गया। यह क्या ये कला का सर्वोच्च स्तर हो सकता है? यानशियाओ के होंठ फड़फड़ाए। वास्तव में कलाकारों और पागलों को हमेशा एक समान माना जाता था, यहाँ तक कि उसकी बेतरतीब बड़बड़ाहट ने भी उसे प्रेरित किया। उसने गंभीरता का दिखावा करते हुए हल्के से खांसा। मैं सर्वोच्च स्तर का दावा करने की हिम्मत नहीं करता, मैं अभी उसे बहुत दूर हूँ। आखिरकार एक सच्चे गुरु को हमेशा एक शिष्य का हृदय रखना चाहिए। कोशा तुरंत प्रणाम करते हुए बोला, गुरुजी, मैं समझ गया। डिंग, मेजबान ने बहुसंस्कृतिवाद के माध्यम से कोसा की कलात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित किया है। मिशन पूरा हुआ। कोसा ने पीले कागज का एक बंडल निकाला और कहा, इसमें ओलिव वन के रहस्य हैं। गुरुजी, अपना ख्याल रखना। तुम्हें अभी और मेहनत करनी होगी। यानशियाओ ने मन ही मना भरी, अपना कंधा थपथपाया और जाने के लिए मुड़ गया। उसके पीछे कोसा को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, गुरुजी, 2.5 साल का अभ्यास क्यों? ये सवाल परीक्षा शुरू होने पर पूछना। यानशियाओ ने रहस्यमय ढंग से बोलना समाप्त किया और सड़क के अंत में गायब हो गया। कोसा को अपनी बाहों में सूरजमुखी राक्षस को घूरते हुए सोच में डूबे हुए छोड़ दिया। कोसा को अपने पीछे न आते देख यानशियाओ ने आखिरकार राहत की सांस ली। बड़ी बड़ी बातें करना कुछ समय के लिए तो मजेदार होता है और हर समय बड़ी बड़ी बातें करते रहना तो और भी ज्यादा मजेदार होता है। उसने अपना सिर हिलाया और पीले पड़ चुके जुबान कागज को खोला। उस पर एक विशाल पेड़ का चित्र बना था, लेकिन ये पेड़ अनोखा था। यह न केवल असामान्य रूप से लंबा था, बल्कि इसके तने से 2 मोटी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई थीं। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। यह ओलिविया जैसा क्यों दिख रहा है? जुबान कागज के कोने में लिखे एक अंश ने यानशियाओ का ध्यान खींचा। ओलिविया वन की उत्पत्ति वन के केंद्र में स्थित एक विशाल ओलिविया से हुई है। ऐसा लगता है कि यह अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में है और इसकी शक्ति सामान्य पोकेमोन से कहीं अधिक है। एक विशाल ओलिविया। यानशियाओ चौंक गया। उसके भीतर एक तीव्र इच्छा जागृत हुई। ऐसे विशेष पोकेमोन के बनने का कोई कारण जरूर होगा और इसके पीछे एक बड़ा अवसर छिपा है। ओलिविया एक नॉर्मल ग्रास टाइप पोकेमोन है जो स्पेशल अटैक पर केंद्रित एक टैंक पोकेमोन है और यानशियाओ के पिछले जन्म में उसकी पसंदीदा शरारती पोकेमोन थी और इसका प्रारंभिक रूप मिनीफॉक्स है। मिनीफॉक्स प्रीवियस अध्याय 18। गुरुजी, मुझे मिल गया। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक्स और लिटरेचर, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, रैप और हिप हॉप, बुक थीम मर्चेंडाइज, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमटेल V 0.81 यानामी एनालोगो टोमेटोमटेल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 19 ओलिविया वन। यानशियाओ ने सड़क किनारे की एक दुकान से नक्शा खरीदा और कलीज के साथ ओलिविया जंगल की ओर चल पड़ा। म्याऊं म्याऊं, वजन से बंधा छोटा खरगोश साइकिल पर उछल कूद कर रहा था, फुर्ती से दौड़ रहा था और इधर उधर भाग रहा था। यानशियाओ ने उसे यही काम सौंपा था, लगातार वाटर स्प्लैश और क्विक अटैक का इस्तेमाल करके अपनी गति को बदलना, ताकि उसका शरीर गति में होने वाले बदलावों के अनुकूल जल्दी ढल जाए और उसकी त्वरण क्षमता बढ़ जाए। सड़क पर चलते हुए यानशियाओ ने सिस्टम पैनल खोला। विशाल ओलिविया की ताकत शायद मिल्टेंग से भी ज्यादा थी, इसलिए वह अपने तुरुप के पत्ते बढ़ाना चाहता था। उसने अब तक 15 मास्टर पॉइंट्स जमा कर लिए थे और उसने डबल ड्रॉ के लिए 50,000 एलायंस कॉइंस और खर्च करने की योजना बनाई। डिंग, मास्टर ड्रॉ शुरू हो गया है। 2 ड्रॉ उपलब्ध हैं, बैलेंस कम है, कृपया रिचार्ज करें। यानशियाओ ने बिना किसी झिझक के रिचार्ज बटन पर क्लिक किया। डिंग, 50,000 एलायंस कॉइंस काटे गए, लॉटरी जारी है। लॉटरी पूरी हुई, आपको एक वाटर स्प्रे और एक सूदिंग बेल मिली।
वाटर स्प्रेयर एक स्प्रेयर जिसमें असीमित उच्च गुणवत्ता वाला मिनरल वाटर है, इसलिए अब माँ को पौधों को पानी देने के लिए पानी की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पानी की हर बूंद सख्त गुणवत्ता नियंत्रण से गुजरती है, पूरे 36 चरणों से गुजरकर पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हम पूरी ईमानदारी से वादा करते हैं कि हम पानी का उत्पादन नहीं करते, हम तो बस प्रकृति के वाहक हैं। टोमेटो वाटरवर्क्स कंपनी लिमिटेड। सूदिंग बेल एक होल्डिंग आइटम, इसे पोकेमोन के गले में लगाने से एक सुखद कुरकुरी आवाज निकलती है, जिससे पोकेमोन के साथ दोस्ती बढ़ती है। वाटर स्प्रेयर का उपयोग खेल में बेरी लगाने के लिए किया जाता है। असल में जब तक यान शियाओ जमीन का एक टुकड़ा नहीं खरीद लेता तब तक कि शायद ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन सूदिंग बेल कल ईयर के लिए एकदम सही है। आखिरकार बनी का विकास दुर्लभ मित्रता विकास है, और यही एक कारण है कि यान शियाओ बनी को कभी भी उसके पोकेबॉल में वापस नहीं रखता। अन्य कारणों की बात करें तो बनी इतना कोमल, प्यारा और दुलारा है। डिंगीलिंग अपने सिस्टम इन्वेंटरी से सुखदायक घंटी निकालते ही उसकी मधुर ध्वनि ने उसके बेचैन दिल को तुरंत शांत कर दिया, मानो कोमल हाथों से सहलाया जा रहा हो, जिससे उसे एक अनोखा सुकून मिला। हल्का पीला रंग इस पर खूब जंच रहा है। सोचते ही यान शियाओ ने बनी के हाथ में रखी वस्तु को सुखदायक घंटी से बदल दिया और घंटी सीधे बनी की गर्दन के नीचे आ गई, ताकि बिना रस्सी या किसी और चीज के भी वह गिर न जाए। ये सिस्टम द्वारा प्रदान किया गया एक सुविधाजनक कैरिंग फंक्शन है। म्याऊं बनी ने प्यारी सी म्याऊं के उसके कंधे पर कूद गया और उसके गाल पर एक चुंबन दिया। उसे घंटी बहुत पसंद आई। शाम को वे दोनों आखिरकार ओलिवा वन के मध्य क्षेत्र में पहुंच गए। यान शियाओ ने पहले ही गोल्डन की निरोधक स्प्रे छिड़क दिया था, लेकिन फिर भी आसपास सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। मिल्टन को छोड़ने के बाद उसे आखिरकार काफी राहत मिली। यहाँ के पोकेमोन इटर्नल फॉरेस्ट के पोकेमोन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ा। रास्ते में यान शियाओ को पारिया के कई अनोखे पोकेमोन मिले और दूर से उसे एक जोरवार भी दिखाई दिया। हालांकि उसने समय रहते पोकेबॉल फेंकी, लेकिन वह मथुरा में बदल गया और फुर्ती से उड़ गया। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। दुर्लभ पोकेमोन को देखकर भी मैं मौके का फायदा नहीं उठा पाता। खुद को संभालते हुए यान शियाओ ने जंगल के केंद्र की ओर देखा, जहाँ एक विशाल ऊंचा पेड़ खड़ा था। ढलते सूरज की रोशनी में अन्य पेड़ों से घिरा वह विशाल पेड़ गंभीर और रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। आसपास के पौधे घने और हरे भरे थे, मानो अनायास ही किसी चीज के चारों ओर इकट्ठा हो गए हों। बीच बीच में यान शियाओ को ट्रेवर, अग्रिक और कोमामोने जैसे पोकेमोन दूर की एक धारा से पानी लाते और पत्तियों से पेड़ की जड़ों को सींचते हुए दिखाई देते थे। ओलिवा लेवल 63 एलीट फॉर बिगिनर टोटेम मोड। विवरण: ओलिवा ने जंगल के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने जीवन का बलिदान देकर जंगल की समृद्धि सुनिश्चित की है, जिससे यहाँ के सभी पोकेमोन और पौधों का प्यार और सम्मान प्राप्त किया है। हालांकि हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण के कारण इसकी जड़ें सूख गई हैं और इसकी शाखाएं और पत्तियां मुरझा गई हैं। यान शियाओ ने भौहें चढ़ा ली, ये देखकर कि फूल और पौधे ओलिविया के चारों ओर इकट्ठा होकर उसे अपनी ऊर्जा बांट रहे थे और पोकेमोन भी ऐसा ही कर रहे थे। पर्यावरण प्रदूषण, ये कैसे हो सकता है? यान शियाओ जांच करने के लिए पास जाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक रैप्टर पास के पेड़ की चोटी से कूदकर नीचे आया और उसका रास्ता रोक दिया। रैप्टर: मनुष्य, कृपया दूर रहो। मुझे लगता है ओलिविया बीमार है, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। क्या मैं जाकर देख सकता हूं? यान शियाओ ने धीरे धीरे पास जाते हुए कहा। रैप्टर ने अपने पत्तों से बने पंखे को हिलाया और एक ऊर्जा का गोला यान शियाओ के पैरों पर फेंका, जिससे वह कुछ कदम पीछे हट गया। रैप्टर: यहाँ किसी का स्वागत नहीं है। यान शियाओ ने भौहें चढ़ा ली। लगता था कि पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मनुष्य ही थे। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं सफल हुआ तो अगली बार मुझे अंदर आने दें। यान शियाओ ने हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर दूर चला गया। उसके जाने के बाद स्मार्ट गोरिल्ला वापस पेड़ पर चढ़ गया और दूर तक देखने लगा। घुंघराले कानों वाला यान शियाओ ओलिविया के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। आश्चर्य की बात नहीं थी कि आसपास के पेड़ों पर कई तरह के रक्षक चिपके हुए थे, भूखे गिलहरी, बालों वाले ट्रोल, जाल मकड़ी इत्यादि। इसलिए यान शियाओ को कुछ भी नहीं मिला। पर्यावरण प्रदूषण, पौधों को प्रदूषित करने वाली एकमात्र चीज मिट्टी या पानी ही हो सकती है ना? तभी दूर से एक मशीनी भनभनाहट सुनाई दी। पास जाकर यान शियाओ ने दृश्य को स्पष्ट रूप से देखा। ये जंगल का एक नीचा इलाका था, जहां आसपास कुछ ही पेड़ थे। एक मशीन एक लंबी पाइप खींच रही थी, जिससे लगातार गंदा पानी और अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा था। गड्ढे के बीचों बीच सड़े हुए औद्योगिक कचरे का ढेर लगा हुआ था, जिसकी तीखी गंध से यान शियाओ का चेहरा सिकुड़ गया। इस जगह का इस्तेमाल कूड़े के ढेर के रूप में किया जाता रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये कई सालों से यहीं पड़ा है। यहाँ का भूजल और मिट्टी शायद दूषित है, लेकिन ओलिविया के कारण अभी तक विस्फोट नहीं हुआ है। यान शियाओ बहुत दुखी हुई। ओलिविया अकेले ही पर्यावरण को शुद्ध कर रही थी, लेकिन अंततः वर्षों के संचयी कटाव को सहन नहीं कर सकी। दूध की टंकी, बर्फीली किरण, बर्फीली रोशनी ने पूरे सीवेज डिस्चार्ज मशीन को घेर लिया, फिर तेजी से फैलकर कीचड़ के गड्ढे के एक बड़े हिस्से को ढक लिया। डिस्चार्ज रुकते देख यान शियाओ को थोड़ी राहत मिली और उसने सीवेज पाइप के उद्गम की दिशा में देखा। बर्फ प्रदूषण को केवल अस्थायी रूप से रोक सकती है, समस्या का समाधान उसके मूल कारण से ही करना होगा। यान शियाओ अपनी साइकिल पर सवार होकर चला गया और एक छोटा कोमल हरा जीव उस पेड़ के पीछे से झांका, जहां वह भी खड़ा था, और उसकी जाती हुई आकृति को खाली निगाहों से देखता रहा। शेंबो कस्बे के बाहरी इलाके में ताम के रासायनिक संयंत्र में हमेशा की तरह आसान ने कारखाने के द्वार बंद कर दिए। कारखाने के मालिक के रूप में वह प्रतिदिन संयंत्र का निरीक्षण करता था और हर कर्मचारी को समय पर घर जाने की बुरी आदत छोड़ने के लिए कहता था। कम से कम 2 घंटे का अतिरिक्त काम करना आम बात थी। जब भी वह श्रमिकों के शिकायत भरे लेकिन असहाय भाव देखता था, तो उसे विशेष रूप से संतुष्टि मिलती थी। शाम की हल्की हवा चल रही थी और वह एक अनजान धुन गुनगुना रहा था। आज ये हवा बहुत गर्म लग रही है। लगता है मेरा दिल ही गर्म है। लगता है आज रात मुझे जिनशा क्लब जाना पड़ेगा और कुछ लड़कियों से मिलकर थोड़ा सुकून पाना पड़ेगा। जैसे ही वह विचारों में डूबा हुआ था, उसके पीछे स्थित रासायनिक संयंत्र अचानक आग की लिपटों में गिर गया। धमाके की गूंज पूरे आकाश में सुनाई दी। गुआंगजियांग और जुआन ए प्रीवियस अध्याय 19 ओलिवा 1। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक क्लब किट, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, एजेंट इन्फिनिट सीरीज, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमटेल विशु 0.81, यानामी एन लोगो, टोमेटोमटेल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 20 द्वितीय सदस्य। अगली सुबह पोकेमोन सेंटर की लॉबी में यान शियाओ ने बम्बलबी के सामने 2 एनर्जी क्यूब्स और एक कप मोबाइल मिल्क रखा और उस नन्हे खरगोश ने उदारतापूर्वक उसे बगल में बैठे डरपोक से जीव की ओर बढ़ा दिया। यह एक हल्के हरे रंग का बीज जैसा दिखने वाला पोकेमोन था, जिसके हाथ नहीं थे और छोटे नुकीले शंकु के आकार के पैर थे। पीले बेर के ऊपर 3 पन्ना हरे पत्ते थे और उसकी छोटी आंखें और लहरदार घुमावदार मुंह से आसानी से धमकाने लायक बना रहे थे। मिनीफुल लेवल 10 शुरुआती क्षमता अर्ली बट नींद का समय 50% तक। टैलेंट 245 बेस मैक्स 260। मित्रता 100। सीखे हुए मूव्स स्वीट सेंट, ड्रेन, ग्रोथ, टैकल, रेजर लीफ, ड्रेन पावर, फोटोसिंथेसिस, फेयरवेल गिफ्ट, वेदर बॉल।
विवरण: ओलिविया फॉरेस्ट की कई वर्षों में सबसे प्रतिभाशाली बच्ची यान शियाओ द्वारा जंगल के संकट को हल करने के लिए धन्यवाद। वह स्वेच्छा से उसके साथ प्रशिक्षण लेने आई ताकि अपनी मां की तरह जंगल की रक्षक बन सके। मिनीफू के आंकड़े देखकर यान शियाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ड्रेन पावर प्रतिद्वंदी की आक्रमण शक्ति के बराबर एचपी कम करता है और प्रतिद्वंदी के आक्रमण स्तर को एक चरण कम कर देता है। यह मूव ओलिविया की रणनीति का मुख्य आधार है। ओलिविया फॉर्म में विकसित होने पर अर्ली बर्ड क्षमता सुसीड्स में बदल जाती है, जिससे हमला करने पर उपयोगकर्ता के नीचे घास का मैदान बन जाता है। इसी से एक मजबूत उपचार केंद्रित ओरिजिनल बिल्ड का विकास हुआ। लेफ्टओवर धारण करने पर यह पावर ड्रेन की तत्काल रिकवरी, लीची के लाइफ स्टील प्रभाव और घास के मैदान से निरंतर एचपी रिकवरी का लाभ उठाता है। संक्षेप में, यदि प्रतिद्वंदी ओरिजिनल को नॉकआउट नहीं कर सकता तो वह केवल उसके हमलों का उपयोग करने और उसके एचपी के समाप्त होने का इंतजार कर सकता है। इसके अलावा 120 से अधिक का इसका स्पेशल अटैक स्टेट से एक उत्कृष्ट स्पेशल अटैकर भी बनाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर अक्सर अचानक हमले किए जा सकते हैं। यान शियाओ विरोधियों को परेशान करने वाले एक मजबूत उपचार केंद्रित ओरिजिनल को प्रशिक्षित करने के लिए सिनों से पाडिया तक की लंबी यात्रा करके आया। टमाटर टीवी से ब्रेकिंग न्यूज: देर रात दी बॉयल टाउन में तान परिवार के रासायनिक संयंत्र में भीषण आग लग गई। विस्फोट में संयंत्र प्रबंधक की दुखद मृत्यु हो गई। अधिकारी जेनी की जांच के अनुसार संयंत्र में कर्मचारियों का शोषण और प्रदूषण मानकों का उल्लंघन जैसी गंभीर समस्याएं थीं। इसकी अवैध कमाई जब्त कर ली गई है और इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सुबह की खबर टेलीविजन पर प्रसारित हुई। पिछली रात की अपनी हरकतों को याद करते हुए यान शियाओ ने मिलिटेंट में 2 और एनर्जी क्यूब डाल दिए। एक जिम स्तर की शक्ति भी आम लोगों के लिए बहुत अधिक है। नहीं तो ड्रिल के साथ अकेले यान शियाओ के लिए इतने बड़े रासायनिक संयंत्र को जलाना संभव होता। जब यान शियाओ जंगल के भीतरी हिस्से में लौटा तो ओलिवनो अपनी नींद से जाग उठा। जंगल की ऊर्जा पर महारत हासिल होने के कारण वह यान शियाओ की हरकतों को भांप गया और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उसे ढेर सारी बेरें लाकर दी। समस्या का मूल कारण हल हो जाने पर ओलिवनो ने स्वयं को शुद्ध करके वन पर्यावरण में सुधार किया और घटना का सफलतापूर्वक समाधान हो गया। यान शियाओ ने जल प्रकीर्णक का उपयोग करके वन में पोकेमोन के लिए एक छोटा तालाब भी बनाया। जैसे ही वह ओलिवनो से एक मिनीफो को पालने के लिए खोजने में मदद मांगने वाला था, वह छोटा सा जीव स्वयं प्रकट हो गया। यान शियाओ को वह दृश्य आज भी स्पष्ट रूप से याद है। मिनो ट्रेनर, मैं आपका पोकेमोन बनना चाहती हूँ, ठीक है। उस छोटे से जीव की आंखों में दृढ़ निश्चय था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा झिझक भरा था, मानो उसे डर हो कि यान शियाओ मना कर देगा। उसने मीठी सुगंध भी छोड़ी। उसके गुणों को देखकर यान शियाओ को लगा कि खुशी अचानक कैसे आ गई। लगभग अधिकतम प्रतिभा, एक आदर्श गुण समूह और एक उपयोग क्षमता। उसने तुरंत लग्जरी बॉल फेंकी। यान शियाओ को जंगल की रक्षा करते देख मिमिफ ने कोई विरोध नहीं किया और यान शियाओ का दूसरा पोकेमोन बन गया। नाश्ते के बाद यान शियाओ ने मिमिफ को धूप सेंकने के लिए आंगन में छोड़ दिया। साथ ही ब्रिल के लिए नियमित भार प्रशिक्षण की व्यवस्था की और पोकेमोन सेंटर के कोने में स्थित एनर्जी क्यूब मिक्सर में चला गया। अब जब उसके पास 2 पोकेमोन थे तो खर्चे काफी बढ़ गए थे। वह इस सिस्टम का इस्तेमाल मिमिफ के लिए ट्रेनिंग प्लान बनाने, लॉटरी और अन्य चीजों के लिए भी करना चाहता था जिनके लिए पैसे की जरूरत थी। इसलिए उसे जल्दी से कुछ एनर्जी क्यूब्स बनाकर बेचने की जरूरत थी। ओलिविया ने उसे बहुत सारे फल दिए थे, इसलिए वह अपने दूसरे बच्चे के लिए और भी ज्यादा एनर्जी क्यूब्स बना सकता था। यान शियाओ ने बड़ी कुशलता से ऑरेंज बेरी, सैंडबेरी और अन्य फलों को ब्लेंडर में डाला। देखते ही देखते एक समान रंग के चमकते हुए एनर्जी क्यूब्स बाहर निकले। वह फल डालता रहा, ब्लेंड करता रहा और क्यूब्स निकालता रहा। धीरे धीरे यान शियाओ एक सटीक मशीन की तरह लगने लगा, जो लगातार फल डालने, ब्लेंड करने और क्यूब्स निकालने की क्रिया दोहराता रहा। जैसे जैसे वह ज्यादा ब्लेंड करता गया, उसकी हरकतें तेज होती गई और आखिरकार उसने 3 मिनट से भी कम समय में एक ब्लेंड पूरा कर लिया। यान शियाओ मानो एक अजीब अवस्था में पहुंच गया था। वह आसानी से फलों में से अशुद्धियों को ढूंढकर निकाल देता था और फलों को सही अनुपात में मिलाने में बहुत माहिर हो गया था। दोपहर होते होते जब उसने और फल डालने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे कुछ नहीं मिला। पता चला कि उसके बैग में रखे सारे फल खत्म हो चुके थे। अरे, लगता है मैं और भी कुशल हो गया हूँ। अपना सिर खुजाते हुए यान शियाओ ने फलों का आखिरी बैच निकाला। पहले जो बिल्कुल सफेद क्यूब थे वे अब जेली की तरह अर्धपारदर्शी, उछलते कूदते और गतिशील हो गए थे। अरे, ये क्या है? सहज ही यान शियाओ ने सिस्टम पैनल खोला। गॉर्जियस बेसिक एनर्जी क्यूब, एक उच्च शुद्धता वाला क्यूब जिसका प्रभाव एक सामान्य एनर्जी क्यूब से 5 गुना अधिक होता है। लेवल 20 से नीचे के पोकेमोन इसका सेवन करने पर अपनी ऊर्जा प्राप्ति को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये प्रभाव केवल पहले उपयोग पर ही होता है। अपने हाथ में मौजूद 2 गॉर्जियस एनर्जी क्यूब्स को देखकर यान शियाओ मुस्कुराया। उन्हें अपनी कारीगरी से इतनी बेहतरीन चीज बनने की उम्मीद नहीं थी। डिंगीलिंग, मधुर घंटी बजी और तेज सूंघने की शक्ति वाला एक छोटा खरगोश बाहर से दौड़कर आया और यान शियाओ की पैंट से लिप गया। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में लालसा भरी थी। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो ये तुम्हारे ब्रिल के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। म्याऊं, उत्साहित होकर छोटा खरगोश घंटी की आवाज के बीच फिर से अभ्यास करने के लिए बाहर भागा। मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए यान शियाओ पोकेमोन सेंटर के काउंटर पर गया और अपने बनाए हुए ऊर्जा क्यूब्स निकाले। नमस्ते नजजॉय महोदया, क्या ये पावर क्यूब्स पोकेमोन सेंटर में बेचे जा सकते हैं? हम गुलाबी बालों वाली लड़की ने उत्सुकता से उसके हाथ में रखे क्यूब को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। क्वालिटी तो काफी अच्छी है, पता नहीं कितने होंगे। लगभग 100 ऐसे ही, बस इतने ही। जॉय ने भौहें चढ़ाई, मानो थोड़ा निराश हो गया हो। यान शियाओ ने आंखें घुमाई। एक वैश्विक सुपर फैमिली से यही उम्मीद थी कि 100 एनर्जी क्यूब एक औसत पेन के लिए 1 महीने के लिए काफी होंगे। दरअसल कुछ ऐसे भी हैं जो अटैक, स्पीड वगैरह जैसी अलग अलग खूबियों को बढ़ाते हैं। ऐसे क्यूब कम है, हर एक के लगभग 50। यान शियाओ ने संभल कर कहा। जॉय की आंखें चमक उठी। सच में? मुझे दे दो, मुझे चाहिए। जॉय, प्रीवियस अध्याय 20, द्वितीय सदस्य। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुक शेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक थीम मर्चेंडाइज, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, बुक क्लब किट, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, बुक, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, रैप और हिप हॉप, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोम टीएल 0.81। यानामी अन्ना।